जब मैथ टीचर ये बोल ही रहे थे कि दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तभी मेरा कन्फेशन सिस्टम अवेकन हो गया। रुकी क्वेस्ट पॉपअप होते ही अंदर एक्साइटमेंट होने लगी। वेब नॉवेल्स वाला चीट पावर फाइनली मेरे पास आ ही गया था। एक स्ट्राइक में आसमान को दो हिस्सों में बांट देना। मेरी कल्टिवेशन कमबैक स्टोरी अभी से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन जैसे ही मैंने सिस्टम का दिया हुआ रुकी क्वेस्ट देखा, मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। मुझे 30 सेकंड्स के अंदर ऑपोजिट जेंडर के किसी इंसान को कन्फेस करना था, वरना मैं तुरंत मर जाता। मैंने अपनी शर्ट का कोना कस के पकड़ा और धीरे से बोला, कन्फेस कन्फेस। मैं किसको कन्फेस करूं? मैंने चेयर पीछे धकेल दी और खड़ा हो गया। इधर उधर देखने लगा। आवाज सुनते ही मेरे क्लासमेट्स चौंक कर उठ गए और मेरी तरफ देखने लगे। डिलन भी उनमें से एक था। उसने मेरा हाथ हिलाकर पूछा, जोना क्या कर रहा है? मैथ टीचर इतने गुस्से में थे कि उनकी मुट्ठियां भिज गईं और दांत पिसने लगे, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा दबाकर शांत आवाज में कहा, जोना तबीयत ठीक नहीं है क्या? कन्फेस। तब मैंने डिसाइड किया कि सबसे इम्पॉसिबल इंसान को ही कन्फेस करूंगा। टीचर की एक भी बात मेरे कान में नहीं गई और मैं अपने आप आगे बढ़ता रहा। मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे आता देख टीचर भी स्टन रह गए। मैं उस लड़की के सामने जाकर रुक गया जिसे मैंने चूज किया था और खुद को मेंटली प्रिपेयर किया। काउंटडाउन खत्म होने ही वाला था। तब मैंने कहा, सेरीना। सेरीना ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी बड़ी पानी जैसी आंखें मेरी आंखों से मिल गईं। मैंने हिम्मत जुटाई और बोला, मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हमारे आसपास के सारे क्लासमेट स्पीचलेस हो गए। तभी सिस्टम की आवाज आई, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने रुकी क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। रुकी रिवॉर्ड मिल गया है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसे ओपन करिए। सेरीना ने उल्टा पूछा, तुम्हें मेरे अंदर क्या पसंद है? उसका सवाल सुनते ही मैं ऑकवर्ड हो गया और शर्मा गया। मैं काफी देर तक हकलाता रहा, फिर किसी तरह बोल पाया, मुझे तुम्हारे गोरे पैर पसंद है। मैथ टीचर का पेशेंस फाइनली खत्म हो गया। उनकी माथे की नस उभर आई और वो जोर से गरजे, जोना अभी के अभी क्लास से बाहर निकल जाओ। शर्म से मैंने सर झुका लिया और बिना कुछ बोले क्लासरूम से बाहर निकल गया। टीचर गुस्से में बोले, सब लोग सेल्फ स्टडी करो। फिर वो दरवाजा जोर से बंद करके बाहर चले गए। क्लासरूम तुरंत शोर से भर गया। हर जगह बातें शुरू हो गईं। गोरे पैर? सेरीना ने हल्की सी हंसी निकाली। आज रात उसे पता चल ही जाएगा, मेरे पैर सिर्फ गोरे ही नहीं है, किक भी बहुत अच्छी मारते हैं। सेरीना के चेहरे की स्माइल धीरे धीरे सिनिस्टर हो गई। विंडो के बाहर धूप चमक रही थी और नीले आसमान में पंछी उड़ रहे थे। ऑफिस के अंदर मैथ टीचर की गुस्से भरी आवाज गूंज उठी, जोना क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं तुम क्लास में जो चाहे करोगे? पूरी क्लास के सामने लेसन की बीच किसी को कन्फेस कर दिया। क्या तुम्हें स्कूल रूल्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? मैंने सर झुका लिया। मेरे चेहरे पर शर्म साफ दिख रही थी और मैं अंदर ही अंदर करहा रहा था। मैं उन्हें ये तो बिल्कुल नहीं बता सकता था कि सिस्टम ने मुझे मजबूर किया था। अगर मैंने कन्फेस नहीं किया होता तो मैं मर जाता। काफी देर सोचने के बाद मैंने दांत भींच कर कहा, रीजन ये है कि मैं किसी के साथ डेट करना चाहता था। टीचर इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने अपना सीना पकड़ लिया और तेज सांसें लेने लगे। जोना, मैं समझता हूँ तुम्हारी एज के लड़कों में ऐसे टीनेज फीलिंग्स होना नॉर्मल बात है, लेकिन मेरी क्लास के बीच सबके सामने कन्फेस करना, क्या तुम मेरी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते? क्या तुम स्कूल के रूल्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करते? तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे फ्यूचर करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सीधा जवाब दिया, सर मुझे नहीं लगता मेरे ग्रेड्स कोई प्रॉब्लम है। टीचर खड़े हो गए और तुरंत बोले, और सरीना का क्या तुम्हें उसके ग्रेड्स खराब होने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले सीधा चेहरा बनाए रखा। उसने प्लेसमेंट एग्जाम में पूरे स्कूल में सेकंड रैंक ली थी। वो मुझसे बस थोड़ी सी ही पीछे थी। टीचर ने मुंह खोला, लेकिन उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। अंदर ही अंदर गाली देते हुए सोचा, डैम इट, तुम दोनों के ग्रेड्स इतने अच्छे क्यों हैं? आखिर में वो थक कर वापस चेयर पर बैठ गए। जो भी हो, जाकर सेरेना से अपॉलॉजी मांगो और 3000 वर्ड्स का सेल्फ क्रिटिसिज्म लिखो, और इस बारे में मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भी कॉल करूंगा। धूप तेज चमक रही थी और पेड़ों की परछाई जमीन पर पड़ी हुई थी। जब क्लास खत्म होने की बेल बजी, मैं वापस क्लासरूम गया और सीधा सेरेना की डेस्क के पास जाकर रुक गया। मैंने सिर झुकाकर सिंसियर टोन में कहा, आई एम सॉरी सेरेना, मैं पहले बहुत रेकलेस हो गया था, प्लीज इस बात को भूल जाओ। सेरेना हल्की सी मुस्कुराई और धीमी आवाज में बोली, इट्स फाइन जोना। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसने ठंडे अंदाज में सोचा, वैसे भी आज रात तुम गए। अपॉलॉजी के बाद मैं मुड़कर अपनी सीट पर वापस आ गया। डिलन तुरंत मेरे पास झुका और एक्साइटेड लेकिन धीमी आवाज में बोला, ब्रो, सबके सामने सेरेना को कन्फेस करना पागलपन था। क्लास ग्रुप चैट फट चुकी है, अब सब तुम्हें लेग ब्रो बुला रहे हैं। जैसे ही तुमने बोला कि सेरेना के पैर गोरे हैं, चैट कंप्लीटली वाइल्ड हो गई। तुम हम सबके रोल मॉडल बन गए हो। मेरा चेहरा तुरंत उतर गया। मेरी रेपुटेशन तो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। बस उम्मीद थी कि सिस्टम का रिवॉर्ड इस सब की भरपाई कर देगा। मैंने डेस्क पर हल्की सी उंगलियां टैप की और धीरे से बोला, ओपन रुकी रिवॉर्ड। मेरे सामने सिस्टम पैनल पॉपअप हो गया। कांग्रेचुलेशंस, आपको फायर आर्म्स मास्टरी मिला है। मैं कुछ देर के लिए बिल्कुल स्पीचलेस रह गया। वेट, इसका मैं करूंगा क्या? मेरा गोल्डन कोर कहाँ गया जो हेवंस को रूल करता? मेरी स्काई को स्प्लिट करने वाली स्वॉर्ड कहाँ गई? ये कोई कल्टिवेशन वर्ल्ड नहीं, एक पीसफुल सोसाइटी थी। क्या अब मैं गन लेकर पंछियों का शिकार करूंगा? हार न मानते हुए मैंने पूछा, सिस्टम, क्या मैं ये स्किल एक्सचेंज कर सकता हूँ? सिस्टम ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, नो। फिर भी मैं नहीं माना और पूछा, तो क्या तुम्हारे पास स्काई को स्प्लिट करने वाली स्वॉर्ड जैसी कोई स्किल है? सिस्टम ने सीधा जवाब दिया, नो। मैंने गहरी सांस छोड़ी और बेबसी से बोला, फिर मैं तुम्हारा होस्ट बनना कैसे बंद कर सकता हूँ? सिस्टम ने मैकेनिकल टोन में जवाब दिया, जब होस्ट मर जाता है सिस्टम ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है। ये सुनते ही मुझसे रहा नहीं गया और मैंने गाली दे दी, स्क्रू यू। हार मानकर मैंने एक और गहरी सांस ली। इस पूरी बात की वजह से सेरेना को काफी ट्रबल हुआ
हुआ था। किसी दिन उसे खाने पर ले जाकर प्रॉपरली अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। क्लास ओवर, सब लोग घर जा सकते हैं। जैसे ही टीचर ने ये कहा, मैंने अपना बैग उठाया और क्लासरूम से बाहर निकल गया। सेरेना ने मुझे जाते हुए देखा, फिर तुरंत अपने फोन पर एक मैसेज टाइप किया, सब लोग अपना गियर रेडी करो, प्लान के हिसाब से मूव करो। रात होते होते मैं अकेला रोड पर चल रहा था। मैं थकान से जम्हाई ले रहा था और नींद भरी आंखें मल रहा था। मैंने सोचा वो बेवकूफ सिस्टम मुझे गाली देने के बाद बिल्कुल चुप हो गया था। डेथ क्वेस्ट्स देने के अलावा उसका कोई काम नहीं था। अगर फायर आर्म्स मास्टरी की नॉलेज मेरे दिमाग में ना होती तो मुझे लगता है ये सब सिर्फ एक सपना था। अचानक किसी ने मेरे सिर पर काला हुड चढ़ा दिया और दो आदमियों ने मेरे दोनों हाथ पीछे से जोर से पकड़ लिए। मैंने पूरी ताकत से स्ट्रगल किया और चिल्लाया, तुम लोग क्या चाहते हो? ये लॉ वाली सोसाइटी है, अभी भी रुक सकते हो। मैं प्रिटेंड कर लूंगा कि मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है। तभी किसी ने मेरे पिछवाड़े पर जोर से थप्पड़ मारा और गाली देते हुए बोला, डैम ये लड़का चुप ही नहीं होता। दूसरा बोला, बकवास बंद करो और इसे जल्दी से यंग लेडी के सामने ले चलो। दो तगड़े ब्लैक सूट वाले आदमियों ने मुझे उठाकर कार में फेंक दिया और गाड़ी लेकर निकल गए। मैंने संभलते हुए धीरे से कहा, आराम से बात करते हैं, क्या सिर्फ एक किडनी लोगे? मुझे दर्द से बहुत डर लगता है। आदमी हंस पड़ा, सिर्फ एक सपना देख रहा है क्या? वहां पहुंचने दे, फिर यंग लेडी डिसाइड करेगी। कार जाकर वेल फैमिली मैंशन के बाहर रुक गई। बस्कट वाला आदमी मुझे कंधे पर उठाकर सीधा मैंशन के अंदर ले गया और अंदर पहुंचते ही मुझे फ्लोर पर फेंक दिया। उसने मेरे सिर से हुड हटा दिया और क्रिस्टल शैंडलियर की तेज रोशनी सीधा मेरी आंखों पर पड़ी। मैंने आंखें सिकोड़ी और कुछ देर बाद ही ठीक से देख पाया। मेरे सामने बैठे इंसान को देखकर मैं हैरान रह गया और उलझन भरी आवाज में बोला, सेरीना। सेरीना लेदर सोफा पर बैठी थी और उसके आसपास ब्लैक सूट पहने तगड़े आदमी खड़े थे। वो धीरे से उठी और मेरे पास आई, प्लेफुल टोन में बोली, जोना, तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं हो रही कि तुम यहाँ क्यों हो? वो एक पल के लिए रुकी, फिर उसकी स्माइल और गहरी हो गई। मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, मैं सेरीना हूँ, वेल फैमिली से, जांगडू सिटी की क्राइम फैमिलीज में से एक। मैं अंदर ही अंदर कराह उठा, जोना, तुम्हें कन्फेस करने के लिए और कोई नहीं मिला, सीधा क्राइम फैमिली की बेटी को चूज कर लिया। अगर पहले पता होता तो तुम्हारी जगह डिलन को ही बोल देता कि मुझे वो पसंद है। मैं हकलाते हुए बोला, वो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। सेरीना ने ठंडी हंसी के साथ मेरी तरफ देखा और एक कदम और पास आ गई। मिसअंडरस्टैंडिंग? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो गई। लोग तो ये तक बोल रहे हैं कि हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, जैसे चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हो। हाँ, आज आफ्टरनून तो तुम बहुत हिम्मत दिखा रहे थे ना, तब तो बहुत करेज था। मैं जल्दी से बोला, देखो आफ्टरनून में मैं थोड़ा इंपल्सिव हो गया था, लेकिन वो इसलिए। सेरीना ने बीच में ही रोक दिया, अभी भी हिम्मत है ये बोलने की कि तुम्हें मेरे पैर पसंद है? मैं अभी पूछ रही हूँ, मेरे पैर गोरे हैं या नहीं? अब बोलो, अब क्यों चुप हो? सेरीना मेरे सामने खड़ी होकर मुझे ऊपर से देखने लगी। तभी एक डिंग की आवाज सुनाई दी। होस्ट, एक क्वेस्ट ट्रिगर हुआ है, कृपया इस क्वेश्चन का ऑनेस्टली आंसर दीजिए वरना आपको पनिशमेंट मिलेगी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और तुरंत ठंडा पसीना आ गया। डिंग, मेरी जान खा गया है, अभी प्रॉब्लम क्रिएट मत कर। मुझे क्राइसिस में हेल्प नहीं चाहिए, बस और मुसीबत मत बढ़ा। सेरीना ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब क्यों नहीं बोल रहे? आज क्लास में तो बहुत बोल रहे थे। मेरा चेहरा सेब की तरह लाल हो गया। मैंने हिम्मत जुटाई और सब कुछ दाव पर लगा दिया। सेरीना, तुम्हारे पैर सच में बहुत गोरे और ब्यूटीफुल है, मुझे सच में तुम्हारे पैर पसंद है। सिस्टम की आवाज आई, रैंडम रिवॉर्ड ऑब्टेन हो गया, ड्रॉइंग रैंडम रिवॉर्ड। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको इंटरमीडिएट स्किल कॉम्बैट मास्टरी मिला है। सेरीना का चेहरा तुरंत लाल हो गया और आसपास खड़े तगड़े आदमी मुझे रिस्पेक्ट भरी नजरों से देखने लगे। बाल्डी ने तो सीधा थम्स अप भी दे दिया। मैं अंदर ही अंदर चिल्लाया, तुम लोग मुझे थम्स अप क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हारी क्राइम फैमिली हमेशा इतनी अजीब होती है? सेरीना गुस्से और शर्म से कांप उठी, उसकी आंखें गुस्से से भर गई। उसने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाकर कहा, इसे अभी बांधो, आज इसे अच्छा लेसन सिखाऊंगी। दो तगड़े ब्लैक सूट वाले आदमी तुरंत आए और मुझे मजबूती से बांध दिया। सेरीना गुस्से में मेरी तरफ आई और मुझे किक मारने के लिए पैर उठाया। आज देखती हूँ तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो पीछे की तरफ गिरने लगी। वो घबरा कर चिल्लाई, हेल्प। आसपास खड़े सब आदमी एक साथ चिल्लाए, मिस वेल संभलिए। जैसे ही वो टेबल के कोने से टकराने वाली थी, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं बंधा हुआ हूँ। मैंने रस्सी तोड़ दी, उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। खुद को संभालने के बाद मैंने पूछा, तुम ठीक हो? सेरीना शर्मा गई और धीमी आवाज में बोली, थैंक यू। ब्लैक सूट वाले आदमियों में से एक हैरानी से बोला, क्या स्पीड थी? मैं तो देख भी नहीं पाया कि उसने क्या किया। इसके रिफ्लेक्सेस अनबिलीवेबल हैं। दूसरा भी बोल उठा, पूरा सीन 2 सेकंड से भी कम में खत्म हो गया। ये रस्सी हमने बांधी थी और इसने बिना आवाज के खोल दी। ये लड़का कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। मैं अभी भी सेरीना को अपनी बाहों में पकड़े हुए था। हमारी आंखें एक दूसरे से मिली हुई थी और हम दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देख रहे थे। स्लिक ने हल्की सी खांसी करके पूछा, मिस वेल अब ठीक है? सेरीना होश में आई, जल्दी से मेरी बाहों से अलग हुई और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर नॉर्मल दिखने की कोशिश करने लगी। वेल, तुमने अभी मेरी जान बचाई है, इसलिए इस बार तुम्हें छोड़ देती हूँ। अब जाओ। मैं एक पल के लिए फ्रीज हो गया। स्लिक आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, किड, ज्यादा लकी मत समझ खुद को। जब मिस वेल बोल रही हैं जाओ तो सीधा चले जाओ, बेकार के अनरियलिस्टिक आइडियाज मत सोचना। मैं थोड़ा परेशान होकर अपना सर खुजाते हुए बोला, ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता। तुम लोग मुझे उठाकर इस बीच जंगल जैसी जगह ले आए हो, मुझे कैसे पता होगा ये जगह कहाँ है? मैं जाऊंगा भी तो किधर? मुझे वापस तुम लोग ही छोड़ोगे। आखिर में सेरीना ने थक कर आदमियों को मुझे घर छोड़ने का ऑर्डर दे दिया। सीरियसली, किसी को किडनैप करके बीच जंगल में छोड़ नहीं देते। और वो
हुड उसकी स्मेल से लग रहा था सालों से धोया ही नहीं गया। तुम क्राइम फैमिली वाले अपना काम भी कितना केयरलेस तरीके से करते हो। बल्डी ने दांत भींचकर धीमी आवाज में कहा, मेरा बहुत मन कर रहा है इस लड़के को यहीं खत्म कर दूं। स्लिक ने तुरंत उसे शांत करते हुए कहा, रहने दे, बस बर्दाश्त कर, मिस वेल ने मना किया है, इसे हाथ नहीं लगाना। बल्डी ने भौं चढ़ाई और धीमी आवाज में पूछा, कहीं मिस वेल को सच में इस लड़के में इंटरेस्ट नहीं आ गया? स्लिक ने तुरंत उसका मुंह हाथ से बंद कर दिया और गुस्से में बोला, अपना मुंह बंद रख, क्या ये बात हम जैसे लोग डिस्कस कर सकते हैं? घर पहुंचने के बाद मैं कार से उतरा और अंदर बैठे लोगों से बोला, राइड के लिए थैंक्स मिस वेल, कभी आपको खाना खिलाने ले जाऊंगा। इतना बोलकर मैं बिना पीछे देखे सीधा घर की तरफ भाग गया। सरीना कार में बैठी मुझे दूर जाते हुए देखती रही और धीरे से खुद से बोली, वैसे ये काफी लंबा है और इसका लुक भी थोड़ा मेरे टाइप का है। अगले ही पल वो होश में आई और अपने सर पर हाथ रख लिया। मैं ये क्या सोच रही हूँ? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे वो बेवकूफ पसंद आ गया हो। नो वे, बिल्कुल नो वे, मैं उस बेशरम इडियट को कभी पसंद नहीं कर सकती। वेल ग्रुप के अंदर वेल फैमिली का बड़ा बेटा मार्कस वेल सोफे पर आराम से बैठा लाइटर को बार बार खोल और बंद कर रहा था। उसके पीछे सूट और सनग्लासेस पहने कई बॉडीगार्ड्स सीधे खड़े थे। डॉयल घुटनों के बल जमीन पर बैठा था। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था और वो कांप रहा था। रोती हुई आवाज में बोला, यंग मास्टर वेल, प्लीज मुझ पर रहम कीजिए, मैंने बस एक पल की लापरवाही में इन्फॉर्मेशन लीक होने दी। मुझे नहीं पता था कि क्रॉस फैमिली इसी मौके का फायदा उठा लेगी। मार्कस बिना एक्सप्रेशन बदले लाइटर से खेलता रहा और शांत आवाज में बोला, डॉयल, तुम बहुत सालों से वेल फैमिली के साथ हो। मैं मानना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन हमारे 20 से ज्यादा आदमी मर गए। इसका हिसाब कैसे होगा? मैं उनके परिवारों को क्या जवाब दूं? डॉयल के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और वो और जोर से कांपने लगा। मार्कस ने उसकी तरफ देखा और भारी आवाज में बोला, अगर कोल को वक्त पर पता ना चलता तो मैं भी सीधा उस ट्रैप में चला जाता। बताओ इसका फैसला कैसे करें? मार्कस ने एक डैगर उठाकर डॉयल के सामने फ्लोर पर फेंक दिया। डॉयल का पूरा शरीर कांप उठा। वो विनती करते हुए बोला, यंग मास्टर, मेरी इतने सालों की लॉयल्टी का ख्याल कीजिए और मेरे परिवार को बख्श दीजिए। इस बार फैमिली को नुकसान पहुंचाने की गलती मेरी है। मैं अपनी जान देकर इसका बदला चुकाता हूँ। ये कहकर उसने डैगर उठाया और अपना गला काटने ही वाला था कि कोल ने बिजली की तरह रिएक्ट करके उसका हाथ पकड़ लिया। डॉयल एकदम रुक गया। कोल, तुम? कोल ने हाथ हिलाकर कहा, बस करो डॉयल। मार्कस हल्की सी हंसी हंसा और धीरे धीरे चलकर डॉयल के पास आया। सीधी आवाज में बोला, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुमने सच में फैमिली को बिट्रे किया है या नहीं। इन्फॉर्मेशन लीक क्रॉस फैमिली ने करवाई थी। तुम अभी भी हमारे ही आदमी हो। वेल फैमिली कभी अपने लोगों को धोखा नहीं देती। ये सुनते ही डॉयल की आंखों में आंसू आ गए। मार्कस की आवाज पहले से थोड़ी नर्म हो गई। डॉयल, थोड़ी देर में हॉस्पिटल चले जाना। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था। डॉयल की आवाज अभी भी आंसुओं से भरी हुई थी। वो बार बार बोलता रहा, कोई बात नहीं यंग मास्टर, मैं समझता हूँ, गलती मेरी थी, गलती मेरी थी, गलती मेरी ही थी। डॉयल के जाने के बाद कोल ने पूछा, क्रॉस फैमिली का क्या करना है? मार्कस ठंडी हंसी हंसा, इस कमीने जूलियन ने इस बार मुझे अच्छा ट्रैप किया है, इसका बदला तो देना ही पड़ेगा। कोल शांत आवाज में बोला, लेकिन अगर हम क्रॉस फैमिली से वॉर शुरू करते हैं तो क्या आपको नहीं लगता गेल फैमिली इसका फायदा उठा लेगी? मार्कस सोफा पर पीछे टिक गया और उसका चेहरा और गहरा हो गया। जंगडू सिटी की 3 बड़ी फैमिलीज में सिर्फ मेरी वेल फैमिली और गेल फैमिली ही टॉप पोजीशन के लिए असली कंपटीशन में है। क्रॉस फैमिली से अभी वॉर करना फायदेमंद नहीं है। मार्कस कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, ऐसा करते हैं, 1 महीने बाद तीनों फैमिलीज टॉप पोजीशन के लिए कम्पीट करेंगी, बदला तब लेंगे। फिलहाल लो प्रोफाइल रहते हैं। मैं जाकर फालर से भी उनकी ओपिनियन पूछ लेता हूँ। कोल ने सर हिला दिया। अंडरस्टूड, मार्कस ने आगे कहा, और साथ ही अपना टेरिटरी भी क्लीन कर दो। क्रॉस या गेल फैमिली का एक भी छोटा आदमी हमारे एरिया में नहीं दिखना चाहिए। इतने में मार्कस का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी और कॉल रिसीव की। हेलो मिस्टर ग्रेसन, मैं मार्कस बोल रहा हूँ, सरीना का बड़ा भाई। स्कूल में सरीना के साथ कुछ हुआ है। मार्कस की आवाज तुरंत सीरियस हो गई। उसका चेहरा अंधेरा पड़ गया और माथे की नस उभर आई। दांत भींचकर बोला, क्या? उसने तुरंत ऑर्डर दिया, कोल क्लीन अप अभी के लिए रोक दो, मेरे लिए किसी को ढूंढो। कोल ने हैरानी से पूछा, किसे? मार्कस ने दांत भींचकर जवाब दिया, जोना नाम का एक लड़का है, वो सरीना की क्लास में पढ़ता है। कोल ने सीधा सवाल किया, जिंदा या मरा हुआ? मार्कस का चेहरा सख्त था। जिंदा रखो और मेरे पास ले आओ। कोल ने सर हिलाकर हाँ कर दी। मार्कस इतना गुस्से में था कि उसके हाथ में पकड़ा लाइटर लगभग टूट ही गया। वेल फैमिली मैंशन के अंदर स्लिक और बॉल्डी मार्कस को जोना के बारे में रिपोर्ट दे रहे थे। मार्कस कुकिंग कर रहा था और ठंडी आवाज में बोला, तो तुम कह रहे हो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट ने पल भर में रस्सी तोड़ दी और उसके रिफ्लेक्सेस और रिएक्शन तुम दोनों से भी बेटर थे? दोनों ब्लैक सूट वाले आदमियों के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मार्कस ने अंदर ही अंदर सोचा, इंटरेस्टिंग, फिलहाल तो नहीं लगता कि उसका सरीना को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा है। हाँ, ये गेल या क्रॉस फैमिली की कोई स्कीम भी हो सकती है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। उसका बैकग्राउंड सिंपल है और ग्रेड्स भी अच्छे हैं। उसने स्टोव बंद किया और सोचते हुए बोला, तुम दोनों की बात सुनकर मुझे इस लड़के में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया है। उसने सूप का एक चम्मच चखा, फिर भौं चढ़ाकर बोला, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि शायद सरीना के दिल में उसके लिए फीलिंग्स आनी शुरू हो गई हैं। सरीना, डिनर रेडी है और तुम दोनों ने खाना खा लिया? नहीं खाया तो साथ में खा लो। स्लिक और बॉल्डी ने कहा कि वो पहले ही खा चुके हैं और वहां से चले गए। सरीना खाना खा रही थी। मार्कस ने कैजुअली पूछा, सरीना, आज किसी ने तुम्हें कन्फेस किया था? सरीना का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। इट्स फाइन बिग ब्रदर, मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया है। मार्कस ने अंदर ही अंदर सोचा, उसकी बाहों में शर्मा गई थी और बोल रही है सिर्फ समझा दिया। मार्कस ने बिल्कुल नॉर्मल टोन में कहा, इस वीकेंड उसे घर ले आना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सरीना एकदम फ्रीज हो गई। क्या मतलब?
मतलब उसे घर ले आना, मार्कस ने सीधा जवाब दिया। वो जोना, तुम्हारा भाई पहले उसे देख लेगा। अगर तुम्हारी फीलिंग सच में रियल है तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। सरीना का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। वो तुरंत खड़ी हो गई और मार्कस की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, क्या? बिल्कुल नहीं, कौन उसे पसंद करता है? ऐसी बातें मत बोलो बिग ब्रदर। मार्कस के चेहरे पर सब समझ जाने वाली स्माइल आ गई। वो जानबूझकर सरीना को टीज करते हुए बोला, तो फिर मैं कोल को बोल देता हूँ उसे खत्म कर दे। सरीना घबरा गई और तुरंत बोल पड़ी, हिम्मत मत करना। उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी उंगलियां बिना सोचे अपनी स्कर्ट का कोना कस के पकड़ चुकी थी और उसकी आवाज भी हल्की सी कांप रही थी। मेरा मतलब उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस मैटर से दूर ही रहो। मार्कस उसे आधी मुस्कान के साथ देखने लगा। वो पहले ही उसके दिल की बात समझ चुका था। सरीना उसकी नजरों से बच नहीं पाई। वो शर्म से हफ करते हुए सीधा ऊपर अपने रूम की तरफ भाग गई। मार्कस उसे जाते देखकर बेबसी से आवाज लगाने लगा, अरे पहले डिनर तो फिनिश कर लो। अगली सुबह अलार्म बजते ही मैंने बिना सोचे उसे बंद कर दिया। बस 5 मिनट और। अगले ही पल में झटके से उठ बैठा। क्रैप क्रैप क्रैप, आज फिर लेट हो जाऊंगा। सुबह 8 बजे की क्लासेस सच में बकवास होती हैं। मैं धीमी आवाज में गाली देते हुए जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगा। इतनी स्पीड से ब्रश किया कि टूथब्रश से धुआं निकलने वाला था। तभी मेरी नजर अपनी गर्दन के मसल्स पर पड़ी और मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया। क्या ये कॉम्बैट मास्टरी का इफेक्ट है? रेडी होते ही मैं घर से निकल गया। आज वेदर काफी क्लियर था। रास्ते में मैंने बंस का एक पैकेट खरीदा और स्कूल जाते जाते खाता रहा। तभी मेरी नजर एक गली में पड़ी जहाँ कुछ गुंडे किसी को मार रहे थे। मैंने अंदर ही अंदर जुबान क्लिक की। दुनिया सच में दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जैंगडू सिटी में भी अब ये सब होने लगा। ये सोचकर मैं मुड़कर चल दिया। दूसरों के मैटर में कभी इंटरफेयर ना करना मेरी लाइफ पॉलिसी थी। डिंग, होस्ट, एक क्वेस्ट ट्रिगर हुआ है। अपने क्लासमेट को बचाइए। इन गुंडों को अच्छा लेसन सिखाइए। क्वेस्ट कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड मिलेगा, फेल होने पर पनिशमेंट मिलेगी। मैंने बन का आखिरी बाइट खाया, हाथ झाड़े और सीधा उस गली की तरफ चल दिया। जस्टिस के लिए खड़ा होना भी मेरी लाइफ पॉलिसी है। ब्लीच ब्लॉन्ड गुंडे ने चश्मा पहने लड़के का कॉलर पकड़ रखा था। जल्दी कर, इतनी देर क्यों लगा रहा है? प्रोटेक्शन मनी लेना इतना मुश्किल क्यों बना रहा है? 2 दिन पहले तो आराम से पैसे दे दिए थे, आज बचने की कोशिश कर रहा है। चश्मा पहना लड़का डर के मारे कांप रहा था। मेरे पास सच में पैसे नहीं है, मैं अपना पूरा मंथली अलाउंस तुम्हें दे चुका हूँ। ब्लीच ब्लॉन्ड गुंडा हंस पड़ा और अपने दोनों साथियों को इशारा किया, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। दोनों तुरंत उस लड़के की तरफ बढ़ने लगे। मैं बन खाते खाते कैजुअली बोला, एक्सक्यूज मी, अगर तुम लोग इसे मारोगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्लीच ब्लॉन्ड गुंडे ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और गंदी सी स्माइल दी। मुझे तुम जैसे हीरो बनने वाले लड़के बहुत पसंद है, तुम लोगों को पीटना सबसे ज्यादा मजा देता है। ये बोलकर उसने मुझे मिडिल फिंगर दिखा दी। मैंने उससे आर्ग्यू करना जरूरी नहीं समझा और बस इतना बोला, जल्दी करो, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। गुंडा खुश होकर चिल्लाया, इसको पकड़ो। अगले ही पल मेरी तीनों से फाइट शुरू हो गई। मैंने बस कट वाले गुंडे की साइड में जोर का पंच मारा। वो दर्द से दोहरा होकर चिल्लाया, मेरी साइड। दूसरा ब्लैक हेड गुंडा रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि मैंने उसे किक मारकर जमीन पर गिरा दिया। वो अपना चेहरा पकड़कर चिल्लाया, भाई फेस पर मत मार। कुछ ही सेकंड्स में 2 लोग नीचे पड़ चुके थे। मैंने हाथ झाड़े और ब्लीच ब्लॉन्ड गुंडे की तरफ चल दिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो घबराकर पॉकेट से नाइफ निकालने लगा। रुक, पास मत आना। मैंने चश्मा वाले लड़के को उठाया और उसकी तरफ देखकर बोला, अगर मेरी जगह होते तो वो नाइफ वापस रख देता। प्रोटेक्शन मनी वसूलने पर ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन लॉकअप मिलेगा, लेकिन नाइफ निकाल दिया तो बात बिल्कुल अलग हो जाएगी। फिर मैंने चश्मा वाले लड़के की तरफ मुड़कर पूछा, इन लोगों ने तुमसे कितना प्रोटेक्शन मनी लिया है? वो कांपती हुई आवाज में बोला, 800। मैंने भौएं चढ़ाई और जानबूझकर जोर से बोला, क्या 5000? चश्मा वाला लड़का घबरा गया, नहीं 5000 नहीं, सिर्फ 800। मैंने उसकी बात इग्नोर कर दी और सीधा गुंडे की तरफ मुड़कर उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम लोगों में जरा सी भी शर्म नहीं है? वो बस एक स्टूडेंट है और तुमने उससे 5000 युआन प्रोटेक्शन मनी ले लिया। तुम जैसे गुंडों की कोई लिमिट नहीं होती क्या? गुंडे का चेहरा काला पड़ गया और उसने दांत भींच लिए। 5000 कुछ नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा 1000। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही जोर की किक मार दी। वो हवा में उछलकर दूर जा गिरा और उसके हाथ का नाइफ भी उड़कर अलग जा गिरा। मैंने उसकी छाती पर पैर रख दिया और ऊपर से देखते हुए बोला, क्या मतलब 5000? तुम जिस तरह बात कर रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही तुम्हें लूट रहा हूँ। गुंडा अंदर ही अंदर गाली देने लगा, अबे तू सच में मुझे ही लूट रहा है, लेकिन मुंह से फिर भी धमकी दी। सोच समझ कर काम कर भाई, हम जांगडू सिटी की क्रॉस फैमिली से हैं। मैंने उसकी बात इग्नोर कर दी और पैर और जोर से दबा दिया। दर्द से उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और वो चिल्लाया, रुको रुको रुको, मैं दे देता हूँ, मैं 5000 दे देता हूँ, मेरा मतलब वापस कर देता हूँ, सब पैसे वापस कर देता हूँ। जैसे ही उसने पैसे ट्रांसफर किए वो और उसके दोनों साथी घबराकर वहां से भाग गए। मैंने फोन पॉकेट में रखा और चश्मा पहने लड़के से बोला, ये 2000 तुम रख लो, बाकी को उनकी मेडिकल कॉम्पेंसेशन समझ लेना, मना मत करना। चश्मा वाले लड़के ने तुरंत झुककर मुझे थैंक यू बोला। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और वहां से चल दिया। डिंग, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है और एक रैंडम रिवॉर्ड ऑब्टेन किया है। मैंने हैरानी से पूछा, बीस्ट एम्पैथी? सिस्टम ने तुरंत एक्सप्लेन किया, सिंपल वर्ड्स में जानवर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया, बस इतना? सिस्टम ने सीधा जवाब दिया, बस इतना। मैं खुद को कंप्लेन करने से रोक नहीं पाया, कम ऑन, ये लो टियर स्किल बिल्कुल यूजलेस है, कॉम्बैट मास्टरी के आसपास भी नहीं। अब मुझे हर तरह की कॉम्बैट टेक्निक आती थी, लेकिन मेरी करंट बॉडी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि उन्हें परफेक्टली यूज कर सकूं। इतनी छोटी सी फाइट के बाद ही मेरी सांस फूल गई थी। मेरा स्टैमिना और बॉडी दोनों साथ नहीं दे रहे थे। तभी स्कूल की बेल बज गई और मेरा चेहरा उतर गया। ओ नो, अब तो गया। मैं पूरी स्पीड से स्कूल की तरफ दौड़ा। मैंने क्लासरूम का डोर जोर से खोला, एक हाथ डोर फ्रेम पर रखा और जोर जोर से सांस लेने लगा। टीचर ने इरिटेट होकर कहा, जाकर पीछे खड़े हो जाओ। मैंने नाक को हल्का सा रब किया और उदास चेहरे के साथ
साथ क्लासरूम के पीछे जाकर खड़ा हो गया। सरीना अपनी डेस्क पर झुककर ध्यान से लेक्चर सुन रही थी और नोट्स लिख रही थी। पता नहीं क्यों उसने अचानक सर उठाया और हमारी आंखें मिल गईं। हम दोनों एक साथ शर्मा गए। मैंने तुरंत नजर हटा ली, मेरे कान लाल हो गए और मैं जल्दी से बैक रो की तरफ चला गया। मैं धीरे से खुद से बोला, कॉम्बैट मास्टरी की जय हो, इसने मुझे खड़े खड़े सोने वाली गॉड लेवल स्किल भी दे दी थी। बेल बजते ही टीचर ने ठंडी आवाज में कहा, जोना मेरे साथ आओ। हॉलवे में टीचर रुक गए और बोले, सीरियसली जोना, एडवांस मैथ कंपटीशन आने वाली है, तुम ऐसे ही केयरलेस नहीं रह सकते। इस साल गोल्ड मेडल तुम्हें ही जीतना है। मैं तुरंत सीधा खड़ा हो गया और अपनी छाती ठोककर बोला, टेंशन मत लीजिए मिस्टर ग्रेसन, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, गोल्ड मेडल लेकर ही आऊंगा। फर्स्ट प्लेस मेरा ही होगा, मेरे अलावा और कौन। इतना बोलकर मैं वापस अपनी सीट पर गया और डेस्क पर सर रखकर सोने लगा। डिलन ने तुरंत मेरा कंधा हिला दिया, जोना अभी मत सो, कल सैटरडे है, मैंने इंटरनेट कैफे में लगातार 5 सीट्स बुक कर दी हैं, कल मना मत करना। मैंने एक आंख खोलकर कमजोर सी आवाज में कहा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं गहरी नींद में था कि अचानक किसी ने मेरी बाजू को हल्का सा छुआ। मैं नींद में ही आंखें खोलकर ऊपर देखा और सीधा सरीना की आंखों से नजर मिली। मेरे कान तुरंत लाल हो गए। हम दोनों बहुत पास खड़े थे। मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया और थोड़ी ऑकवर्ड आवाज में बोला, सरीना कुछ काम था। सरीना भी शर्मा गई और उसकी आवाज पहले से धीमी हो गई। सरीना धीमी आवाज में बोली, वो क्या तुम कल फ्री हो? मैंने तुरंत सर हिला दिया, हाँ मैं फ्री हूँ, कल मेरा कोई प्लान नहीं है, दोस्त की जिंदगी भर की खुशी सबसे पहले आती है। सरीना ने हल्की सी आवाज में कहा, तो कल मेरे साथ कहीं चलना? मैंने क्यूरियोसिटी से पूछा, कहाँ? उसने सर झुका लिया और इतनी धीमी आवाज में बोली कि मुश्किल से सुनाई दिया, मेरे घर। डिलन उस वक्त पानी पी रहा था। ये सुनते ही उसने मुंह का सारा पानी थूक दिया, फिर मेरी तरफ मुड़कर थम्स अप दिखाया। उसके चेहरे पर पूरी एडमिरेशन थी। भाई कमाल कर दिया। मैं अंदर ही अंदर बोला, भाई तुझे सिर्फ इतना सुनाई दिया कि वो मुझे घर बुला रही है, तुझे ये नहीं पता उसका घर क्राइम फैमिली का हेडक्वार्टर्स है, वहां जाना मतलब अपनी मौत को इन्वाइट करना। घबरा कर मैंने तुरंत बहाना बनाया, वो अभी याद आया, लगता है कल मेरा और डिलन का पहले से प्लान है ना डिलन? तमाशा देखने का शौकीन डिलन तुरंत साथ दे गया, जोना कल तो मेरा अपना ही काम है, किसी और दिन प्लान बना लेंगे। मैं अंदर ही अंदर उसे गाली देने लगा, साले डिलन तेरा गला दबा देना चाहिए। सरीना खिलखिलाकर मुस्कुराई, अच्छा तो कल मेरे मैसेज का वेट करना, मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगी। इतना बोलकर वो मुड़कर चली गई। मैं अंदर ही अंदर प्लानिंग करने लगा, कल सरीना को मना करने के लिए कोई अच्छा बहाना बनाना पड़ेगा। मैं क्राइम फैमिली के घर कदम रखने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर सकता। कॉम्बैट मास्टरी होने के बाद भी ऐसे लोगों के एरिया में घुसना सीधा सुसाइड है। हाँ बस यही ठीक रहेगा। कल बोल दूंगा कोई अर्जेंट काम आ गया। डिंग, होस्ट एक क्वेस्ट ट्रिगर हुआ है, सरीना से किया हुआ प्रॉमिस पूरा कीजिए, अपनी बात से पीछे मत हटिए। मेरी आंखें फट गईं। मैं पूरी तरह टूट चुका था। बस अब और नहीं, सब कुछ बर्बाद हो जाने दो। जिसे ये बकवास सिस्टम चाहिए वो ले जाए। ये सिस्टम सिर्फ मुझे टॉर्चर करके मारने के लिए बना है। बेल बजते ही मैं बिजली की तरह क्लासरूम से भाग निकला। जो ना रुको। सरीना कुछ ही कदमों में मेरे पास आ गई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कल अगर तुमने मुझे स्टैंड अप किया ना तो तुम गए। मैंने सर खुजाते हुए ऑकवर्ड हंसी के साथ कहा, टेंशन मत लो मिस वेल, आपको स्टैंड अप करना तो वैसे भी सुसाइड जैसा ही है। सरीना ने हल्की सी हाफ की, अच्छा है, कम से कम तुम्हें ये बात पता है। मैं उलझन में पूछ बैठा, वैसे मुझे तुम्हारे घर क्यों बुलाया जा रहा है? सरीना ने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, मुझे भी ठीक से नहीं पता, बस मेरे भाई तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने अपनी थोड़ी को छुआ और बोला, तुम्हारे भाई? उन्हें कोल्ड नूडल्स पसंद है क्या? पहली बार किसी के घर जा रहा हूँ, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। अगर उन्हें पसंद है तो कल उनके लिए भी एक ले आऊंगा। सरीना ने जोर से पैर पटका, बिल्कुल नहीं। मैंने मासूम चेहरा बनाया, ठीक है उनके लिए नहीं लाऊंगा। सरीना ने तुरंत जोड़ दिया, और तुम खुद भी कोल्ड नूडल्स नहीं खाओगे? मैंने दुखी चेहरा बना लिया, क्या अब मैं अपने लिए भी कोल्ड नूडल्स नहीं खा सकता? स्कूल गेट पर ड्राइवर पहले से कार के पास खड़ा था। हमें देखते ही उसने हल्का सा झुककर कहा, मिस वेल, यंग मिस्टर जोना। मैं बिना शर्माए उसके पास गया और बोला, वो अगर पॉसिबल हो तो मुझे भी लिफ्ट दे दीजिए, वैसे भी रास्ते में ही पड़ता है। सरीना ने कार का डोर खोला, मेरी तरफ देखा और बोली, मेरा घर तुम्हारे घर की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कौन सा रास्ते में पड़ता है? मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, आज क्लास जल्दी खत्म हो गई, मैं मिडिल स्ट्रीट जा रहा हूँ कोल्ड नूडल्स खाने। सरीना कार में बैठ गई और थोड़ी नखरे वाली आवाज में बोली, घर चलो। ड्राइवर ने तुरंत जवाब दिया, जी मिस वेल। कार धीरे धीरे स्कूल से दूर निकल गई। मिडिल स्ट्रीट के कोल्ड नूडल स्टॉल पर दुकानदार बड़े प्रैक्टिस वाले अंदाज में डो उलट पलट रहा था। खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि मुंह में पानी आ गया। मैं ऑर्डर देने ही वाला था कि फोन बज उठा। पापा का कॉल था, स्कूल से निकल गया बेटा। और सुन, जो हुआ वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या नहीं वो बात की बात है। लड़की ने हाँ बोली या नहीं? मैं एक पल के लिए अटक गया, शायद नहीं। पापा तुरंत बोले, शायद का क्या मतलब है? ऐसे ढीले मत पड़ना। इतना बोलकर उन्होंने बिना कुछ और कहे कॉल काट दिया। मैंने फोन पॉकेट में रखा और स्टॉल वाले को आवाज लगाई, एक डीलक्स जंबो कोल्ड नूडल्स देना प्लीज। स्टॉल वाले ने तुरंत जवाब दिया, अभी बनाता हूँ। वेट करते वक्त मैं सर झुकाकर फोन स्क्रॉल कर रहा था, तभी कोल स्टॉल के पास आया और कैजुअली बोला, मेरे लिए भी एक। जो ये ले रहा है वही? स्टॉल वाला बोला, ठीक है 1 मिनट। कोल ने धीमी आवाज में हल्की सी स्माइल के साथ कहा, हिलो मत, तुम्हारी पीठ पर गन लगी हुई है, गलत मूव किया तो गोली चल जाएगी। मैं एक पल के लिए जम गया, लेकिन आवाज को नॉर्मल रखते हुए पूछा, तुम कौन हो, वेल फैमिली या क्रॉस फैमिली? कोल ने हल्का सा भौं उठाया, तो तुमने पहचान लिया, मेरा नाम कोल है, मैं वेल फैमिली के लिए काम करता हूँ, लेकिन तुमने क्रॉस फैमिली का गेस कैसे लगाया? मैंने सीधा जवाब दिया, सुबह ही उनके कुछ लोगों की पिटाई करके आया हूँ। कोल ने सर हिला दिया, अच्छा इसलिए? मैंने उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा प्रवोक करते हुए कहा, यहाँ इतने सारे विटनेसेस हैं, तुम गोली चलाने की हिम्मत नहीं करोगे? कोल की आवाज बहुत धीमी थी, ट्राई करके देख लो। मेरे गले में सूखापन आ गया और मैंने बिना सोचे एक बार थूक निकल लिया। इतने में स्टॉल वाले ने 2 प्लेट्स तैयार करके रख दी, लो जी आपके कोल्ड नूडल्स रेडी हैं। कोल ने इशारा करते हुए कहा, दोनों इसे
पैसे दे दो, पैसे भी यही देगा। मैं अंदर ही अंदर गाली देने लगा। कमाल है, क्राइम फैमिली चलाते हो और एक कोल्ड नूडल्स के पैसे भी खुद नहीं दे सकते। कोल ने बिल्कुल सीरियस टोन में कहा, उधर लिख लेना। फिर बोला, भैया इन्हें पैक कर दोगे? स्टॉल वाला बोला, हाँ जी अभी करता हूँ। कुछ ही पल में उसने दोनों ऑर्डर्स पैक करके हमें दे दिए। कोल की गन अभी भी मेरी पीठ पर लगी हुई थी और मैं उसके साथ आराम से चल रहा था। कोल ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, आगे जो कॉर्नर है वहाँ राइट लेना, बार के अंदर जाना और सेकंड फ्लोर पर चढ़ना। फिर एंट्रेंस की तरफ थोड़ी हिलाकर बोला, हाँ यही जगह है, अंदर चलो। मैं और कोल बार के अंदर गए। एक स्टाफ मेंबर हमें रोकने ही वाला था। सॉरी सर, अभी बार ओपन नहीं हुआ। लेकिन कोल को पहचानते ही उसकी आवाज बदल गई। कोल? कोल ने हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं इसे सेकंड फ्लोर ले जा रहा हूँ। स्टाफ ने तुरंत सर झुका दिया। जी कोल। कोल की गन मेरी पीठ पर लगी हुई थी और मैं सीधा ऊपर चढ़ गया। हॉलवे क्रॉस करने के बाद वो एक रूम के सामने रुक गया और थोड़ी से इशारा किया कि दरवाजा खोलो। मैं कुछ पल रुका, फिर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कोल भी मेरे पीछे आया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने मेरे कंधे पर हल्का सा हाथ रखकर सोफा की तरफ इशारा किया, बैठ जाओ। वो खुद पहले सोफा पर बैठ गया और गन अभी भी शांति से मेरी तरफ ही तनी हुई थी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने कोल्ड नूडल्स टेबल पर रखे और सामने बैठ गया। मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा, ये पक्का पहले मिलिट्री में था और काफी टाइम तक रहा होगा। कोल ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा, तुम बिल्कुल भी डरे हुए नहीं लग रहे। मैंने आराम से अपने कोल्ड नूडल्स खोले और बोला, डरूं क्यों? तुम मुझे गोली नहीं मारोगे? कोल सोफा पर पीछे टिक गया। उसकी आंखों में इंटरेस्ट की चमक थी। अच्छा, इतना यकीन कैसे है कि मैं गोली नहीं मारूंगा? मैंने कोल्ड नूडल्स खाते खाते बोला, क्योंकि तुम्हारे पास मुझे मारने की कोई वजह ही नहीं है। अगर सच में मारना होता तो मुझे यहाँ लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधा वहीं खत्म कर देते। कोल हल्की सी हंसी हंसा और मतलब भरी आवाज में बोला। मैं आगे बोला, सीरियसली, पहली बात मैं स्कूल में अपनी ग्रेड का नंबर 1 स्टूडेंट हूँ। मेरे पास कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने का रियल चांस है। अगर मेरी सस्पिशियस डेथ हो गई तो स्कूल पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा और सच निकल कर ही रहेगा। दूसरी बात, मेरा वेल फैमिली के साथ कोई लाइफ एंड डेथ दुश्मनी भी नहीं है। तुम मेरे पास सरीना की वजह से आए हो, मतलब तुम सब कुछ पहले से जानते हो। कल मैंने तुम्हारी यंग लेडी की जान बचाई थी और कल ही उसके भाई मुझसे मिलना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, चाहे तुम्हें 100 जिंदगियां भी मिल जाएं, फिर भी तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगे। तीसरी बात, इस पूरी जगह पर सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं। अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो सबसे पहला सस्पेक्ट तुम होगे। इन तीनों बातों के बाद भी क्या तुम सच में ट्रिगर दबाओगे? मैं तो ये तक बेट लगा सकता हूँ कि उस गन में बुलेट्स भी नहीं है। कोल के हाथ की गन धीरे से नीचे आ गई। काली बैरल सीधा मेरी तरफ पॉइंट कर रही थी। मैं बिना डरे उसकी आंखों में देखता रहा। कोल कुछ सेकंड्स तक मुझे देखता रहा, फिर अचानक गन नीचे कर दी और जोर से हंस पड़ा। उसने फोन निकाला और बोला, सब कुछ सुन लिया ना? ये लड़का जरूरत से ज्यादा स्मार्ट है, मैं बस इतना ही टेस्ट कर सकता था। फोन की दूसरी तरफ मार्कस की सीधी आवाज आई, हाँ अच्छा काम किया। कॉल कट करने के बाद कोल आराम से सोफा पर पीछे टिक गया और अप्रूवल भरी आवाज में बोला, इतनी छोटी एज में इतना शार्प दिमाग, कोई सरप्राइज नहीं कि तुम सरीना के टेम्पर को हैंडल कर लेते हो। मैंने मुंह साफ किया और संभल कर पूछा, तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? कोल ने हाथ हिला दिया, अभी नहीं, थोड़ी देर बात करते हैं। मैंने सरीना को बचपन से बड़ा होते देखा है, मैं उसके लिए आधे भाई जैसा हूँ। मैंने गहरी सांस ली। हमारे बीच सच में कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर में कराह उठा। अगर पहले पता होता कि इतनी मुसीबत आएगी तो सिस्टम से ही मिट जाना बेहतर था। साला सिस्टम, सब तेरी वजह से हुआ। कोल खड़ा होते हुए बोला, किड, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर रहे हो क्या? वो मेरी तरफ बढ़ा। मैंने तुरंत रिएक्ट किया और एक क्लीन बैकफ्लिप मारकर उसकी रीच से बाहर निकल गया। कोल ने सिर हिलाकर तारीफ की, रिफ्लेक्सेस काफी फास्ट है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने कॉम्बैट मास्टरी यूज करके उसके पैर स्वीप कर दिए और वो सीधा जमीन पर गिर गया। कोल ने क्यूरियोसिटी से पूछा, ये फाइटिंग टेक्निक तुम्हें किसने सिखाई? मैंने हाथ झाड़े और थोड़ी ऊपर करके स्मग एक्सप्रेशन के साथ बोला, इंटरनेट से खुद सीखा। कोल सीधा पॉइंट पर आ गया, टेक्निक तुम्हारी सॉलिड है लेकिन स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी फिजिकल कंडीशन तुम्हारी फाइटिंग स्किल के लेवल की नहीं है, वही तुम्हें रोक रही है। टेक्निक चाहे कितनी भी अच्छी हो, स्ट्रेंथ के बिना सब हवा में बना महल है। मैंने हल्का सा भौं उठाया, देखते हैं। कोल ने हाथ हिला दिया और टोन नॉर्मल करते हुए बोला, ठीक है, वो किक तुम्हारी तरफ से बदला था, अब हिसाब बराबर, अब घर जाओ। मैंने सिर हिला दिया। बाहर निकलते वक्त मैंने आधे बचे कोल्ड नूडल्स डस्टबिन में फेंक दिए और जाने ही वाला था कि पीछे से कोल चिल्लाया, अरे वो मेरे कोल्ड नूडल्स थे। मैंने मुड़कर भी नहीं देखा, पैसे मैंने दिए थे। कोल ने सिर हिलाकर एक लंबी सांस छोड़ी और बात वहीं खत्म कर दी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, पहले वाला स्टाफ मेंबर सांस फूलते हुए दौड़ता आया, कोल, प्रॉब्लम हो गई, क्रॉस फैमिली का कोई यहाँ आया है। वो जूलियन है क्या? कोल का चेहरा बदल गया, जूलियन यहाँ क्यों आया? वो तुरंत नीचे की तरफ दौड़ा। मैंने उसे जाते देखा और हल्का सा सिर हिला दिया। कोल नीचे पहुंचते ही उसकी नजर बार पर बैठे एक पहचाने हुए आदमी पर पड़ी। जूलियन आराम से बार के सहारे बैठा था और हाथ में ग्लास को धीरे धीरे घुमा रहा था। जूलियन ने कोल की तरफ देखा और हल्की सी हफ की। कोल ने अंदर ही अंदर सोचा, जूलियन हमेशा से रेकलेस था, लेकिन सिर्फ एक आदमी के साथ वेल फैमिली की टेरिटरी में घुसाना, ये उसके लिए भी बहुत बोल्ड मूव था। जूलियन ने आसपास देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मुझे यहाँ की ड्रिंक्स काफी पसंद है और नाम भी बुरा नहीं है। कोल कुछ पल चुप रहा। जूलियन ने ग्लास उठाया, आराम से एक सिप ली और बोला, स्लम्बर नाइट मेरे टेस्ट के बिल्कुल हिसाब से है। कोल ने धीमी आवाज में पूछा, जूलियन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जूलियन ने बिना जल्दी किए जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस यहाँ से गुजर रहा था, सुना तुम यहाँ हो तो सोचा मिलता चलूं। कोल की नजर ठंडी हो गई और उसकी आवाज में साफ धमकी थी, मिलने आए हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहीं मार दूं? जूलियन के चेहरे पर कोई चेंज नहीं आया, वो बस हल्की सी हंसी हंसा। क्या तुम सच में मुझे मारोगे? 1 महीने बाद टॉप पोजीशन के लिए कंपटीशन है, ऐसे टाइम पर क्या तुम सच में क्रॉस फैमिली और वेल फैमिली के बीच ऑल आउट वॉर शुरू करना चाहोगे? जूलियन खड़ा हुआ और अपनी स्लीव से हल्की सी धूल झाड़ी, रिलैक्स, मैं स्पेशली एक टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। कोल ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। जूलियन ने
शांत आवाज में कहा। अगर बात ग्रे जोन की हो तब भी? कोल की आंखें हल्का सा सिकुड़ गईं। ग्रे जोन? जूलियन ने सिर हिला दिया। बिल्कुल, कल रात केल फैमिली और ग्रे जोन के लीडर की मीटिंग विंड पवेलियन टैवर्न में होने वाली है। कोल का दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा। अगर गेल फैमिली ये डील कर लेती तो वेल फैमिली बहुत बड़े डेंजर में पड़ जाती। उसने अपने इमोशंस दबा लिए और नॉर्मल टोन में पूछा, तुम इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसे ही दे रहे हो? मैं धीरे धीरे आंखें खोल रहा था और फोन से आती आवाज सुन रहा था। उठ गया या नहीं बेवकूफ जोना? मैं मुंह बनाकर बोला, उठ गया हूँ। वैसे ये निकनेम चेंज नहीं कर सकते? सिरीना ने इरिटेट होकर जवाब दिया। नहीं, 10 मिनट में अपनी सोसाइटी के गेट पर मिलो। कॉल कट होते ही मैंने लंबी सांस छोड़ी। इस यंग लेडी का टेम्पर सच में होपलेस है। मैं जल्दी से कपड़े बदलकर रेडी हुआ और बाहर निकल गया। मैं सोसाइटी के गेट पर सिरीना का वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी कार मेरे सामने आकर स्मूथली रुक गई। डोर खुला और सिरीना बाहर आई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और भौं चढ़ाकर बोली, तुम मेरे भाई से मिलने ये कपड़े पहनकर जा रहे हो? मैं हल्का सा हंसा। क्या प्रॉब्लम है? मैं स्टूडेंट ही तो हूँ। सिरीना ने बेबसी से सांस छोड़ी। बहुत सिंपल लग रहे हो, बिल्कुल भी पॉलिश्ड नहीं। छोड़ो, अब टाइम नहीं है, मेरे भाई को वेट नहीं करा सकते। इतना कहकर हम दोनों कार में बैठ गए। सिरीना अपनी उंगलियों से खेलते हुए बोली, मेरे भाई से मिलते वक्त सीरियस रहना, ठीक है? अगर वो तुम्हें डराने के लिए गन निकाल दे तो पैनिक मत करना। वो सच में शूट नहीं करेगा। हम बिना वजह लोगों को नहीं मारते और ना ही बुली करते हैं। अगर कुछ भी हो तो मेरा सिग्नल देखना। फिर उसे अचानक कुछ याद आया। और हाँ, एक और बात, अगर वो तुम्हें डिनर के लिए रुकने को बोले तो जो भी हो हाँ मत कहना। मैंने हाथ बढ़ाकर सिरीना के सर पर हल्का सा हाथ रखा और उसे शांत करते हुए बोला, ठीक है मिस वेल, वैसे मेरे भाई से मिलने से ज्यादा टेंशन तुम्हें क्यों हो रही है? सिरीना फिर भी टेंशन में थी। बस कोई बेवकूफी मत बोलना। मेरा भाई, मैंने बीच में ही कैजुअली कहा, रिलैक्स, सब ठीक होगा। तुम्हारा भाई मुझे खा थोड़ी ना जाएगा। बात करते करते कार वेल फैमिली मैंशन पहुंच गई। एंट्रेंस पर ब्लैक सूट पहने तगड़े आदमियों की पूरी लाइन खड़ी थी। सबके चेहरे बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस थे और एकदम सीधे खड़े थे। उनमें से एक धीरे से बोला, ये कौन है? स्टूडेंट जैसा लग रहा है। मिस वेल के साथ क्यों आया है? दूसरे की आंखें बड़ी हो गईं। उसने तुरंत उसका मुंह ढक दिया और धीमी आवाज में बोला, असली बात तो मैचिंग आउटफिट्स हैं। हमारी छोटी शैतान का बॉयफ्रेंड भी बन गया। एक और आदमी ने पास वाले को कोहनी मारी और हंसी रोक कर बोला, हो गया काम तमाम। दूसरा एक्साइटमेंट से बोला, किसी ने वेल फैमिली का सबसे कीमती खजाना उड़ा लिया। कार का डोर खुला। मैं और सिरीना बाहर उतरे और सीधा एंट्रेंस की तरफ चल दिए। दोनों तरफ खड़े ब्लैक सूट वाले आदमियों ने एक साथ झुककर रिस्पेक्ट दिया। लिविंग रूम के अंदर मार्कस फोन पर बैठा हुआ था। ओल्ड वे वाली साइड पर थोड़ा और काम करो, मार्केट दोबारा खुलवाओ। जैसे ही मैं और सिरीना अंदर गए, मार्कस तुरंत खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर जेंटल स्माइल थी और आवाज भी नरम थी। सिरीना आ गई और यही जोना होगा। मैं आगे बढ़कर पोलाइटली उससे हैंडशेक किया। हेलो यंग मास्टर वेल। मैंने भी अंदर ही अंदर एक बार थूक निगल लिया और सोचा, ये देखने में कितना जेंटल लगता है, लेकिन ऐसे लोग ही सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। इसकी स्माइल के पीछे जरूर कोई रूथलेस साइड छुपी हुई है। मैं अभी यही सब सोच ही रहा था कि अचानक सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी, कांग्रेचुलेशंस, आपको स्किल चीप शॉट मिल गई है। मेरे होठों पर हल्की सी झटक आई। मैंने हवा में ही भौं चढ़ा दी और अंदर ही अंदर बुदबुदाया, इस स्किल का मैं करूंगा क्या? जब मैंने सिस्टम का डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो अंदर ही अंदर गाली निकल गई। बिल्कुल गार्बेज स्किल, इतनी घटिया और चीप ट्रिक। इस सिस्टम के इंटेंशन सच में बहुत टेढ़े हैं। मार्कस ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तो तुम ही जो ना हो। मैंने दोबारा हाथ बढ़ाया और रिस्पेक्ट के साथ बोला, हेलो यंग मास्टर वेल। मार्कस मुस्कुराया और आराम से बोला, यंग मास्टर वेल बहुत फॉर्मल लगता है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मुझे सिर्फ मार्कस बुला सकते हो। मैं भी मुस्कुराया और बोला, ठीक है फिर, मैं फॉर्मेलिटीज नहीं करूंगा मार्कस। किसी ने हमें बैठने के लिए सीट दिखा दी। मार्कस ने रिलैक्स टोन में कहा, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया क्योंकि सरीना तुम्हारी बात बहुत करती रहती है, इसलिए सोचा तुमसे मिल ही लूं। सरीना के कान तुरंत लाल हो गए और वो झट से बोली, बिग ब्रदर आप क्या बोल रहे हो? मैं इसकी बात बार बार नहीं करती। मार्कस ने शांत आवाज में कहा, बड़े लोग बात कर रहे हैं, बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। मार्कस ने कॉफी का कप टेबल पर रखा और इंटरेस्ट भरी टोन में बोला, जोना सुना है तुम्हें चेस पसंद है? मेरे स्टडी रूम में बोर्ड रखा है, चलो 2 राउंड खेलते हैं। सरीना की आंखें बड़ी हो गईं। वो अंदर ही अंदर सोचने लगी, जोना को चेस पसंद है? मुझे तो ये भी नहीं पता था। मैं खड़ा हुआ और मार्कस के साथ स्टडी रूम की तरफ चल दिया। सरीना भी टेंशन में हमारे पीछे आ गई। मार्कस डोर पर रुक गया और उसका रास्ता रोक दिया। तुम कहाँ आ रही हो? सोफा पर बैठकर कॉफी पियो, मैं और जोना बस 2 गेम खेलेंगे। इतना बोलकर उसने सीधा डोर बंद कर दिया। सरीना ने नाराज होकर दरवाजे को हल्की सी किक मारी। सीरियसली बिग ब्रदर? स्टडी रूम में मैं और मार्कस सोफा के सामने चेस बोर्ड लेकर बैठ गए। मार्कस ने ब्लैक पीस बोर्ड पर रखा और हल्की सी सांस छोड़ी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सरीना के सामने करना आसान नहीं होता। मैंने भी व्हाइट पीस चल दिया और सर हिलाकर बोला, मैं समझ सकता हूँ। चेस बोर्ड पर हम दोनों एक के बाद एक मूव्स चलने लगे। मार्कस ने शांत आवाज में कहा, कर बार में जो कुछ हुआ कोल ने मुझे सब बता दिया। जूलियन को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो जरूर तुमसे बदला लेने आएगा। मैंने एक और व्हाइट पीस चल दिया और बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोला, मैंने उससे पहले ही बोल दिया है, अगर बदला लेने आया तो उसका दिमाग ही बाहर निकाल दूंगा। मार्कस हल्की सी हंसी हंसा और मेरी तरफ देखा। ये अलग बात है कि तुम्हारे पास वैसी स्ट्रेंथ है या नहीं, लेकिन मुझे क्यूरियोसिटी है, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स और गन्स के बारे में इतनी नॉलेज? मैंने सीधा जवाब दिया, ये बात मैं कोल को भी बता चुका हूँ, सब इंटरनेट से खुद सीखा। मार्कस ने हल्का सा सर हिला दिया। उसके होठों पर बहुत हल्की सी स्माइल थी। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात
बात नहीं, वैसे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ पल रुककर मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं बस तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने सर उठाया। क्या? मार्कस ने सीधा मेरी आंखों में देखा। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन उसमें बहुत वजन था। क्या तुम सच में दिल से सरीना को पसंद करते हो? उसके हाथ चेस बोर्ड पर ही थे जब वो आगे बोला, तुम उसके लिए क्लियरली स्पेशल हो। वेल फैमिली का हर इंसान ये देख सकता है। उसके दिल में तुम्हारी जगह अलग है, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स है। जवाब देने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। मुझे झूठ और सच पहचानने की आदत है। मैंने एक और व्हाइट पीस बोर्ड पर रखा, कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता कि सरीना के लिए मेरी फीलिंग्स क्या है। उस दिन जो एक्सीडेंटल कन्फेशन हुआ था, उसके बाद से ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच कोई कनेक्शन बन गया हो जो टूट ही नहीं रहा। जब वो गुस्सा होती है ना, पता नहीं क्यों मुझे वो थोड़ा क्यूट लगता है। जब मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़ा था, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। अगर कभी कोई उसके साथ गलत करे या उसे बुली करे तो शायद मुझे कल बार में जितना गुस्सा आया था उससे भी ज्यादा गुस्सा आएगा। उसका चेहरा बिना वजह बार बार मेरे दिमाग में आ जाता है। क्लास में नैप से उठते ही बिना सोचे मेरी नजर उसकी सीट की तरफ चली जाती है। और जिस दिन मैंने पहले ही दोस्त के साथ इंटरनेट कैफे जाकर गेम खेलने का प्लान बना लिया था, उस दिन भी जैसे ही उसने मुझे बुलाया, मैंने एक सेकंड की भी हेजिटेशन नहीं की और अपने दोस्त का प्लान कैंसिल कर दिया। मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसे किसी को पसंद करना कहते हैं या नहीं, लेकिन अगर ये सब फीलिंग्स किसी को पसंद करना होती हैं तो हाँ, शायद मुझे सरीना पसंद है। मार्कस के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसकी आंखों में सेटिस्फैक्शन साफ दिख रहा था। ये सब तुमने सरीना को कभी बताया? मैंने सर हिला दिया। नहीं। मार्कस ने एक और चेस पीस चल दिया और टॉपिक बदल दिया। वेल फैमिली के बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है? मैंने कुछ पल सोचा। सच कहूँ तो अच्छे तरीके से अलग। मैंने क्राइम फैमिली को जिस तरह इमेजिन किया था, आप लोग वैसे बिल्कुल नहीं हो। मार्कस ने भौं उठाई। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से क्राइम फैमिली कैसी होती है? मैंने जवाब दिया, ऑनेस्टली स्ट्रिक्ट हायरार्की, रूथलेस मेथड्स और कमजोर लोगों को बुली करना। लेकिन वेल फैमिली में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। सच बोलूं तो आप लोग क्राइम फैमिली जैसा फील ही नहीं करते। मार्कस हंस पड़ा। तुम गलत नहीं हो, बाहर वाले भी हमारे बारे में कुछ ऐसा ही कहते हैं। हम खुद को क्राइम फैमिली बोलते हैं लेकिन वैसे बिहेव ही नहीं करते। मार्कस कुर्सी पर पीछे टिक गया और यादों में खोई हुई आवाज में बोला, इसकी वजह मेरे फादर हैं। बहुत साल पहले उनका एक पावरफुल फैमिली से झगड़ा हो गया था और उनकी जान खतरे में आ गई थी। खुद को बचाने के लिए उन्हें धीरे धीरे अपनी पावर बिल्ड करनी पड़ी, लेकिन जैसे जैसे एनिमीज बढ़ते गए वैसे वैसे उन्हें और रूथलेस मेथड्स यूज करने पड़े। धीरे धीरे सब लोगों ने वेल फैमिली को क्राइम फैमिली कहना शुरू कर दिया। मैंने अंदर ही अंदर लंबी सांस भरी। काश अभी सिस्टम मुझे कोई अजीब सी मास्टरी स्किल दे देता ताकि मार्कस की इतनी हैवी बातों से थोड़ा ध्यान हट जाए। मार्कस ने पूछा, आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? मैंने कंधे उचका दिए। पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मैं तो बस पहले की तरह एक पीसफुल और नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। मार्कस हल्की सी हंसी हंसा। उसकी आवाज में उस इंसान की समझ थी जिसने दुनिया बहुत देखी हो। चाहे तुम पहले किसी भी वजह से अपनी एबिलिटीज छुपा रहे थे, जिस पल जूलियन की नजर तुम पर पड़ी उसी पल तुम्हारी पीसफुल लाइफ खत्म हो गई। चाहे तुम जूलियन को मार भी दो, इस सच में कोई चेंज नहीं आएगा। ये सुनते ही मेरी आंखें हल्की सी हिल गईं। मार्कस धीरे से खड़ा हुआ और मेरी तरफ देखते हुए बोला, तो तुम मुझे मना कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि वेल फैमिली तुम्हारी दुश्मन बन सकती है? मैं भी खड़ा हो गया और शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोला, मैं किसी भी फैमिली को ज्वाइन नहीं करूंगा, और वैसे भी अगर मैं आपकी प्रोटेक्शन एक्सेप्ट करूंगा तो वो मेरे लिए जंजीर जैसी होगी। मार्कस ने आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। वेल फैमिली अलग है, हम तुमसे बदले में कुछ नहीं मांगेंगे। मैंने सर हिला दिया। मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ जो पूरी फ्रीडम चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा फ्यूचर मेरे अपने हाथ में हो, किसी और की पावर के कंट्रोल में नहीं। वेल फैमिली ज्वाइन न करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपका दुश्मन बनना चाहता हूँ। मैं बस ज्वाइन नहीं करना चाहता, बस इतनी सी बात है। और जहाँ तक सरीना की बात है, हमारे बीच जो भी होगा नेचुरली होगा। मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ और उसकी केयर करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरीना है, ना कि इसलिए कि वो वेल फैमिली से बिलोंग करती है। मार्कस कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर अचानक उसने हाथ बढ़ाकर मेरे कंधे पर थपकी दी। उसकी आंखों में साफ एडमिरेशन थी। उसी वक्त दरवाजे पर 3 हल्की नॉक सुनाई दी। मार्कस ने उधर देखा और शांत आवाज में बोला, अंदर आओ। दरवाजा खुला और कोल अंदर आ गया। दरवाजे के बाहर सरीना छुपकर खड़ी थी और अंदर झांक रही थी। कोल अंदर आया और शांत आवाज में बोला, टाइम हो गया। गैरेथ केल ऑलरेडी विंड पेविलियन टैवर्न पहुंच चुका है और क्रॉस फैमिली के लोग भी मूव कर चुके हैं। मार्कस ने सर हिलाकर मेरी तरफ देखा। थोड़ी देर में मुझे तुमसे काम चाहिए, हमारे साथ एक जगह चलना होगा। मैंने आंखें झपकाई। कहाँ? मार्कस ने सीधा जवाब दिया, विंड पेविलियन टैवर्न। आज रात क्रॉस फैमिली और गेल फैमिली दोनों वहाँ होंगे। सरीना तुरंत घबरा कर बोली, बिग ब्रदर, अगर फैमिली का मैटर है तो मैं चलूंगी, लेकिन जोना को क्यों ले जा रहे हो? मैंने कुछ पल सोचा और सर हिला दिया। ठीक है, लेकिन रीजन बताना पड़ेगा। मार्कस के चेहरे पर साफ खुशी दिखने लगी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, कार में सब एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर सरीना की तरफ मुड़कर मुस्कुराया। ठीक है सरीना, टेंशन मत लो, हम तुम्हारे छोटे बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं करेंगे। सब लोग एक के बाद एक बाहर निकले और कॉन्वॉय धीरे धीरे वेल फैमिली मैंशन से निकल गया। कुछ देर बाद कॉन्वॉय विंड पेविलियन टैवर्न के बाहर आकर रुक गया। हेडलाइट्स की रोशनी सामने की बिल्डिंग पर पड़ रही थी। एंट्रेंस पर ब्लैक सूट पहने तगड़े आदमियों की भीड़ पहले से खड़ी थी। कॉन्वॉय देखते ही सब एक साथ आगे बढ़ गए। मार्कस ने उन्हें हल्का सा सर हिलाकर ग्रीट किया। आज का मैटर तुम सब पर डिपेंड करता है। सबने एक साथ जवाब दिया। ऐसा मत कहिए यंग मास्टर। मार्कस ने सीधा ऑर्डर दिया, चलो। और पूरा ग्रुप एक साथ विंड पेविलियन टैवर्न के अंदर चला गया। मार्कस ने अंदर ही अंदर सोचा, अब असली शो शुरू होने वाला है। मैंने धीरे से खुद से बोला, आज वेल फैमिली सिर्फ चैंगडू सिटी को हिलाने नहीं, शायद पूरा पावर बैलेंस ही उलट देने वाली है।
विंड पेविलियन टैवर्न के अंदर ग्लासेस टकरा रहे थे और हर तरफ चीयर्स की आवाज गूंज रही थी। जूलियन आराम से अपना ग्लास घुमा रहा था और पास बैठे आदमी से धीमी आवाज में बोला, चलो अगर वो बुढ़ा गैरेट नहीं आया तो ठीक है, लेकिन वो निकम्मा प्रेस्टन कहाँ मर गया? इसी वक्त प्रेस्टन की नजर जूलियन पर पड़ी और उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। जूलियन, वो गुस्से में उसकी तरफ चल दिया। जूलियन आराम से मुड़कर उसकी तरफ देखा और होठों पर हल्की सी स्माइल लेकर बोला, अरे वाह, जिसका नाम लो वही हाजिर। प्रेस्टन ने मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किया और धीमी आवाज में बोला, जूलियन, ये गेल फैमिली की गैदरिंग है, क्रॉस फैमिली का यहाँ क्या काम? जूलियन ने बिल्कुल आराम से जवाब दिया, तुम्हारा बुढ़ा कहाँ है और ग्रे जोन वाले कब आ रहे हैं? मैं तो काफी देर से उनका वेट कर रहा हूँ। प्रेस्टन की आंखें तुरंत सख्त हो गईं। क्या तुम्हें ग्रे जोन के बारे में कैसे पता चला? किसने बताया? इसी वक्त मार्कस अपने लोगों के साथ बैंक्वेट हॉल में एंटर हुआ और पूरे हॉल की नजर एक साथ उस पर टिक गई। क्रॉस फैमिली के एक बॉडीगार्ड ने धीमी आवाज में कहा, देखो जरा, वेल फैमिली भी आ गई। आज रात जैंगडू सिटी की तीनों बड़ी फैमिलीज एक ही जगह हैं। लगता है आज की मीटिंग के बाद इस शहर का पावर बैलेंस बदलने वाला है। जुइगन की नजर मुझ पर पड़ी और उसका चेहरा तुरंत अंधेरा पड़ गया। दांत भींचकर बोला, ये यहाँ क्यों है? कोल ने तो कहा था ये वेल फैमिली के साथ नहीं है। कल की बात अभी तक जूलियन के दिमाग से निकली ही नहीं थी। बस कट वाला आदमी हैरानी से बोला, बॉस किसकी बात कर रहे हो? जूलियन ने मेरी तरफ इशारा किया। वो प्लैड शर्ट वाला लड़का, वही है जिसने कल स्कारफेस को एक ही मूव में गिरा दिया था। स्पाइकी हेड आदमी हैरान रह गया। क्या? मैंने सरीना के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और उसे छोटा सा सिग्नल दिया कि रिलैक्स रहे। उसके बाद मैं और सरीना एक टेबल पर जाकर बैठ गए और खाना खाने लगे। सरीना ने धीमी आवाज में कहा, खाना जितना चाहे खाओ लेकिन मैनर्स मत भूलना। जूलियन धीरे धीरे चलते हुए हमारी टेबल तक आया। उसके चेहरे पर वही बदमाश वाली स्माइल थी। लिटिल सिस्टर सरीना, काफी टाइम हो गया। फिर उसकी नजर मेरी तरफ गई और उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। ये लड़का पहले कभी नहीं देखा। सरीना, इंट्रोड्यूस नहीं करोगी? सरीना का चेहरा हल्का सा सफेद पड़ गया और उसने बिना सोचे मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। मैंने चिकन लेग टेबल पर रख दिया और बिल्कुल सीधी आवाज में बोला, मिस्टर क्रॉस, आप जैसे बड़े आदमी की मेमोरी काफी वीक लगती है। लोगों को इतनी जल्दी भूल जाते हो। मिली हुई तो कल ही थी बार में, इतनी जल्दी भूल भी गए? मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसकी तरफ गन वाला जेस्चर बनाया। मेरे होठों पर बस हल्की सी स्माइल थी। जूलियन के चेहरे से स्माइल तुरंत गायब हो गई। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आया। उसका चेहरा अंधेरा पड़ चुका था और आवाज भी पहले से ज्यादा ठंडी हो गई। जंगडू सिटी में आज तक किसी ने मेरी इतनी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम सच में क्रॉस फैमिली के साथ लाइफ एंड डेथ फाइट चाहते हो? मैंने आराम से अपनी तरफ इशारा किया। अब देख लो, किसी ने तो कर ही दी, बाकी तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखना, वो बुलेट अभी भी मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखी है। मैं बिना मुड़े ही शांत आवाज में बोला, अच्छी तरह सोच लेना मिस्टर क्रॉस। जूलियन इतना गुस्से में था कि उसकी सांसें तेज चलने लगी। स्पाइकी हेड आदमी उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, बॉस बोलिए तो आज रात ही लोग जमा करके इसे खत्म कर देते हैं। जूलियन ने कुछ देर सिर झुकाकर सोचा, फिर बोला, मेरे ऑर्डर के बिना फिलहाल इसे छोड़ दो। क्रॉस फैमिली का कोई भी आदमी जोना या सरीना को हाथ नहीं लगाएगा। किसी को अपनी मर्जी से कुछ करने की इजाजत नहीं है। स्पाइकी हेड आदमी ने तुरंत सिर हिला दिया, जी बॉस। मैं और सरीना एक शांत हॉलवे में आ गए। अचानक उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से घूरते हुए बोली, जोना सच सच बताओ, कल तुम्हारी उस जूलियन से मुलाकात हुई ही कैसे? तुमने उससे ऐसा क्या कर दिया कि बात लाइफ एंड डेथ तक पहुंच गई? और ये जो अभी तुमने गन वाला जेस्चर बनाया, उस बुलेट वाली बात का क्या मतलब था? मैंने हाथ बढ़ाकर उसका मुंह हल्की सी देर के लिए बंद कर दिया ताकि वो एक सांस में बोलना बंद करे। वो तुरंत मेरा हाथ हटाने लगी, फिर दोनों हाथ कमर पर रखकर गुस्से में बोली, जोना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मुंह बंद करने की? और सुनो, आज के बाद जूलियन से दूर रहना। अगर कोई असली दुश्मनी है तो मैं अपने भाई से बात करूंगी। देखते हैं वो तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं। मैं मुस्कुराकर सिर हिला दिया। तभी मेरी नजर तेज हो गई और मैंने धीमी आवाज में कहा, वो आ गया। गैरेथ गेल धीरे धीरे अंदर आया। उसके कदम बिल्कुल स्टेबल थे और उसकी प्रेजेंस बहुत हैवी थी। जूलियन अंदर ही अंदर बोला, ये बुढ़ा अभी भी बैल जैसा मजबूत है। लगता है कुछ साल और आराम से जी रहेगा, लेकिन जिस दिन ये निकम्मा प्रेस्टन गेल फैमिली संभालेगा, उस दिन से उनकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। शायद पूरी फैमिली ही गिर जाए। गैरेथ अपने लोगों के साथ बैंक्वेट हॉल के बीच तक आया। प्रेस्टन तुरंत उसके पास पहुंच गया और जल्दी से बोला, फादर, क्रॉस और वेल फैमिली को किसी तरह रेन फैमिली के बारे में पता चल गया है। अब क्या करें? क्या उन्हें यहीं से निकाल दें? गैरेथ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने गाली दी। पूरी जिंदगी में इतनी रेपुटेशन बनाई और बेटा इतना बेवकूफ निकला। वो तुरंत प्रेस्टन पर गरजा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। फिर गैरेथ डेमियन रेन की तरफ मुड़कर पोलाइट टोन में बोला, माफी चाहता हूँ मिस्टर रेन, मेरा बेटा अभी सिचुएशन को पूरी तरह नहीं समझता। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। डेमियन हल्की सी मुस्कुराया और शांत आवाज में बोला, आपके बेटे की एज भले ही कम हो, लेकिन उसमें प्रेजेंस है। मुझे यकीन है एक दिन बहुत केपेबल बनेगा। गैरेथ हल्की सी सूखी हंसी हंसा, आप उसकी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं मिस्टर रेन। अगर मेरा बेटा वाकई इतना केपेबल होता जितना आप कह रहे हैं, तो मुझे आज भी फैमिली बिजनेस की हर छोटी बड़ी बात खुद नहीं देखनी पड़ती। डेमियन रेन बैंक्वेट हॉल के बीच में खड़ा हुआ। उसने सब तरफ नजर डाली और ऊंची आवाज में बोला, गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम डेमियन रेन है। मैं ग्रे जोन की रेन फैमिली से हूँ। सबसे पहले गेल फैमिली का शुक्रिया जिन्होंने हमें ये जगह दी, और क्रॉस फैमिली और वेल फैमिली के हेड से भी मैं माफी चाहता हूँ कि आप सबको इस तरीके से यहाँ बुलाया। ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि अगर मैंने तीनों फैमिलीज को एक साथ ऑफिशियली इन्वाइट किया होता तो ज्यादा चांसेस थे कि आप लोग आने से मना कर देते। इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे ये परफेक्ट ना सही, लेकिन ये तरीका यूज करना ही पड़ा। जूलियन ने आराम से कहा, आप बहुत हम्बल है
मिस्टर एन, ग्रे जोन का इन्विटेशन मिलना हमारे लिए इज्जत की बात है, हम मना कैसे कर सकते थे। फिर उसकी टोन बदल गई और उसकी नजर थोड़ी गहरी हो गई। लेकिन इतनी मेहनत करके ये मीटिंग अरेंज करने का असली रीजन क्या है? डेमियन हल्की सी मुस्कुराया, वो बिल्कुल रिलैक्स लग रहा था। जब क्रॉस फैमिली ने इतना सीधा सवाल पूछ ही लिया है तो मैं भी घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, सीधी बात करता हूँ। रेन फैमिली की जड़ ग्रे जोन में बहुत गहरी है, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस की वजह से हम अब जैंगडू सिटी में शिफ्ट होने का प्लान बना रहे हैं। इतना सुनते ही पूरे हॉल में हल्की हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। ग्रे जोन की लीडिंग फैमिली जैंगडू सिटी में शिफ्ट हो रही है। ये खबर जैंगडू सिटी का पूरा पावर बैलेंस हिला देने के लिए काफी थी। ग्रे जोन की रेन फैमिली किसी बाहर से आने वाले ड्रैगन जैसी थी, जिसका मुकाबला यहाँ की कोई लोकल फैमिली नहीं कर सकती थी। इसी वक्त मार्कस ने बात शुरू की। मिस्टर रेन, जैंगडू सिटी की सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर रेन फैमिली यहाँ शिफ्ट होती है तो बहुत सी पार्टीज आपको अपनी साइड करने की कोशिश करेंगी। मैं जानना चाहता हूँ कि रेन फैमिली उन सब ऑफर्स को कैसे हैंडल करेगी। डेमियन ने शांत आवाज में जवाब दिया, इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, रेन फैमिली पूरी तरह इंडिपेंडेंट रहेगी। हम आप लोगों की किसी राइवलरी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसमें गैरेथ फैमिली भी शामिल है, चाहे गैरेथ और मेरी पुरानी दोस्ती ही क्यों ना हो। मैं आप क्राइम फैमिलीज के रूल्स अच्छी तरह जानता हूँ। एक बार किसी एक फैमिली का साथ दे दिया तो फिर हमेशा के लिए उसी से बंधना पड़ता है। मैं आज सबके सामने प्रॉमिस करता हूँ, जब तक कोई रेन फैमिली को प्रोवोक नहीं करेगा तब तक हम भी किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ये सुनते ही हॉल में मौजूद कई लोगों ने चैन की सांस ली। तभी मार्कस ने बिल्कुल सही वक्त पर दोबारा बात शुरू की। उसकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें बहुत वजन था। मिस्टर रेन, जब आपने रेन फैमिली की न्यूट्रल पोजीशन इतनी क्लियरली बता दी है तो वेल फैमिली की तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कोई मुश्किल काम नहीं, बस आप जैसे इंसान के लिए एक छोटी सी बात। डेमियन ने हल्का सा सिर हिला दिया। इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, हेड ऑफ द वेल फैमिली, जो कहना है सीधा कहिए। मार्कस ने ऊंची आवाज में कहा, बहुत शुक्रिया। वेल फैमिली के लोग तुरंत आगे बढ़े। अगले ही पल ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड्स की पूरी लाइन बाहर आ गई। सबके सीने पर वेल फैमिली का एम्बलम लगा हुआ था और उनसे खतरनाक प्रेशर निकल रहा था। जूलियन का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने अंदर ही अंदर दांत भींच लिए। क्या मार्कस सच में ये करने वाला है? ये आदमी सच में पागल है। मार्कस ने धीरे धीरे अपने हाथ की गन उठाई। काली बैरल सीधा गैरेथ की तरफ पॉइंट हो गई। अगले ही सेकंड वेल फैमिली के सारे बॉडीगार्ड्स ने भी अपनी गन्स एक साथ गेल फैमिली की तरफ तान दी। प्रेस्टन की आंखें लाल हो गई और माथे की नस उभर आई। वो गुस्से से चिल्लाया, मार्कस, ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्रॉस फैमिली के बॉडीगार्ड्स भी तुरंत उठने लगे, लेकिन वेल फैमिली उनसे पहले ही मूव कर चुकी थी। उन्होंने गेल फैमिली को पूरी तरह घेर लिया था। मार्कस के होंठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसकी उंगली धीरे धीरे ट्रिगर पर कसने लगी। जूलियन की आंखें सिकुड़ गई और उसका दिमाग तेज रफ्तार से चलने लगा। मार्कस सच में गेल फैमिली के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर रहा है। हॉल में किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये क्राइम फैमिली का ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। ये सीधा ऑल इन जा रहा है, लाइफ एंड डेथ बैटल। गैरेथ का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। वो मार्कस को घूरते हुए एक एक शब्द दबाकर बोला, मार्कस, तुम सच में पागल हो गए हो और एंड्रयू वेल भी शायद पागल हो गया है जिसने तुम्हें ये सब करने दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि इसका क्या मतलब है? गैरेथ का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भिज गई थी कि नसें उभर आई थी। फिर भी उसने किसी तरह अपना सारा गुस्सा अंदर दबा लिया। पूरा हॉल इतना शांत हो गया था कि अगर सुई भी गिरती तो आवाज सुनाई दे जाती। मार्कस की आवाज डरावनी हद तक शांत थी। बिल्कुल पता है, इसीलिए मैंने मिस्टर रेन से ये फेवर मांगा था। वो डेमियन की तरफ मुड़ा और हल्का सा सर झुकाया। मिस्टर रेन, ग्रे जोन की लीडिंग फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं चाहता हूँ कि आप इस डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के विटनेस बने। आज के बाद वेल फैमिली और गेल फैमिली के बीच कभी समझौता नहीं होगा। ये लाइफ एंड डेथ वॉर है। 1 महीने के अंदर चाहे जो भी प्राइस देनी पड़े, हम दोनों में से एक फैमिली जरूर खत्म होगी। डेमियन ने शांत तरीके से सर हिला दिया। समझ गया। ग्रे जोन की लीडिंग फैमिली रेन फैमिली की तरफ से मैं वेल फैमिली की गेल फैमिली के खिलाफ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर का ऑफिशियल विटनेस बनता हूँ। टाइवर्न आने से पहले कार में मार्कस ने मुझे अपना पूरा प्लान समझाया था। थोड़ी देर बाद टाइवर्न में मैं गेल फैमिली के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करूंगा। वॉर शुरू होते ही दोनों फैमिलीज तब तक लड़ेंगी जब तक एक साइड पूरी तरह खत्म ना हो जाए। इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं होता। इसीलिए अगले 1 महीने तक मुझे तुमसे एक काम चाहिए, सरीना की हिफाजत करना। मैंने सब कुछ बहुत सोच समझ कर प्लान किया है, लेकिन एक्सीडेंट्स कभी भी हो सकते हैं। जोना, तुम मेरी हिडन कार्ड हो। फ्लैशबैक खत्म हुआ और मार्कस की आवाज दोबारा ठंडी हो गई। ओल्ड गैरेथ, एक बात और बता देता हूँ, अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरी बहन। वो मेरी इकलौती वीकनेस है। अगर तुम सरीना को गिरा दो तो गेल फैमिली जीत जाएगी, वरना मुझे पूरा यकीन है कि मैं आधे महीने के अंदर गेल फैमिली को मिटा दूंगा। मैंने धीरे से सरीना का हाथ पकड़ लिया और बिना कुछ बोले उसे सिग्नल दिया कि डरने की जरूरत नहीं है। मार्कस के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। बस मेरी बात खत्म, अब हम चलते हैं, सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर लो। इतना कहकर मार्कस अपने लोगों के साथ वहां से निकल गया। टाइवर्न से बाहर आते वक्त कोल मार्कस के पास झुककर धीमी आवाज में बोला, गैरेथ ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हमने गेल फैमिली के हर स्ट्रॉन्ग होल्ड का सीक्रेट मैप बना लिया है और उनमें से कुछ जगहों पर तो हम चुपचाप कब्जा भी कर चुके हैं। जब सही वक्त आएगा उसे ऐसा सरप्राइज मिलेगा जिसका उसने कभी सोचा नहीं होगा। सरीना ने टेंशन भरी आवाज में पूछा, बिग ब्रदर, आपको सच में इतना कॉन्फिडेंस है? मार्कस ने हाथ बढ़ाकर प्यार से सरीना के गाल को छुआ और नरम आवाज में बोला, टेंशन मत लो सरीना, क्या मैंने कभी कोई काम बिना कॉन्फिडेंस के किया है? सरीना ने फिर पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? आपने अभी खुद कहा था कि मैं ही आपकी वीकनेस हूँ। मार्कस ने उसे तसल्ली दी, फिक्र मत करो सरीना, जैसे पहले नॉर्मल लाइफ जीती थी वैसे ही जीना, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। गेल फैमिली को भूल जाओ, वो जूलियन भी अब तुम्हारे एक बाल को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। मार्कस
अंदर ही अंदर सोच रहा था, मुझे पूरा यकीन है वो लोग ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। अगर वो मेरे ट्रैप में आ गए तो उनकी पूरी फैमिली का एंड हो जाएगा। इतने में सरीना के पेट से जोर की घर्र की आवाज आई। मार्कस ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ, तुमने पहले कुछ खाया नहीं था? मैंने शर्माते हुए सर खुजाया। तो कुछ खाने चलते हैं? मार्कस ने हाथ हिलाकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, पहले हम लोग चलते हैं। जोना, मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। इतना बोलकर उसने मेरे जवाब का वेट भी नहीं किया और अपने लोगों के साथ वहां से चला गया। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और अंदर ही अंदर सोचने लगा, ये मार्कस सच में थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा पागल है। अपनी बहन को इतनी आसानी से मेरे भरोसे छोड़ गया। अगर मेरे दिल में जरा सा भी बुरा इरादा होता तो पूरी वेल फैमिली बर्बाद हो सकती थी। अभी कुछ देर पहले ही तो उसने कहा था कि सरीना उसकी इकलौती वीकनेस है और अब वही वीकनेस उसने मुझे सौंप दी। इससे ज्यादा ट्रस्ट कोई किसी पर नहीं कर सकता। उसी वक्त सरीना अपने फोन में रेस्टोरेंट्स देख रही थी और धीरे धीरे बोल रही थी कि क्या खाया जाए। मैं चुपचाप उसके पीछे गया। स्क्रीन की तरफ उंगली करके धीमी आवाज में बोला, ये हॉटपॉट वाली जगह काफी अच्छी लग रही है। यहीं से बस कुछ 100 मीटर्स दूर है और पूरी 5 स्टार रेटिंग है। सरीना एकदम चौंक गई। उसका हाथ कांप गया और फोन उसके हाथ से छूट गया। मैंने पल भर में फोन पकड़ लिया। सरीना 1 सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गई। वो तुरंत मुड़कर मुझे डांटने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि हम दोनों कितने पास खड़े हैं, उसके कान तुरंत लाल हो गए। उसका दिल एक धड़कन के लिए रुक सा गया और उसके सारे ख्याल एक पल में बिखर गए। उसने पहले कभी ध्यान ही क्यों नहीं दिया था कि जोना इतना हैंडसम था। मैं भी थोड़ा एम्बैरस होकर नजर हटा ली और हल्की सी खांसी करके बोला, बस एक अच्छी हॉटपॉट वाली जगह देख रहा था। सरीना के कान अभी भी लाल थे। वो हकलाते हुए बोली, तो चलते हैं। मैंने बिल्कुल नेचुरली सरीना का हाथ पकड़ लिया, जैसे ये सबसे नॉर्मल बात हो। यहाँ काफी भीड़ है, मैं नहीं चाहता तुम कहीं खो जाओ। डिंग, अर्जेंट सिस्टम अलर्ट, एस रैंक क्वेस्ट ट्रिगर्ड, जांगडू टर्मोइल, एस रैंक क्वेस्ट डिटेल्स। वेल फैमिली और गेल फैमिली के बीच शुरू होने वाली वॉर में वेल फैमिली को फाइनल विक्ट्री दिलाइए। क्वेस्ट कंप्लीट करने पर एक रैंडम एस रैंक स्किल मिलेगी। फेलियर पर सिस्टम होस्ट को एलिमिनेट कर देगा। सीन बदलकर एक पुरानी और टूटी फूटी बिल्डिंग में आ गया। जूलियन सोफा पर आराम से बैठा हुआ था और एक कॉइन को बार बार हवा में उछाल रहा था। साइलस केड उसे देख रहा था। कॉइन सीधा वापस जूलियन के हाथ में आ गिरा। साइलस एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाया और आगे बढ़कर बोला, वेल और गेल फैमिली अब एक दूसरे को खत्म करने वाली है। ये हमारे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। जूलियन ने धीरे से उसकी तरफ देखा और आराम से बोला, साइलस, पता है मार्कस ने मेरी आंखों के सामने गेल फैमिली के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करने की हिम्मत क्यों की? साइलस कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी नजर तेज हो गई। क्या मार्कस वाकई इतना डेंजरस है कि एक साथ गेल फैमिली से लड़ते हुए हम पर भी नजर रख सकता है? जूलियन हल्की सी हंसी हंसा। उसकी आवाज में मजाक और तंज दोनों मिले हुए थे। तुमने ये सोच लिया? बस इसी बात से पता चल गया कि तुम उससे पहले ही हार चुके हो। उसने अपने हाथ में पकड़े सिल्वर कॉइन को उंगली से हल्का सा घुमाया। लेकिन मैंने तुम्हें इतने टाइम से छुपा कर रखा है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारा यूज किया जाए। साइलस का चेहरा सीरियस हो गया। मुझे क्या करना होगा? जूलियन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ठंडी सी खौफनाक फीलिंग थी। मार्कस की बहन सरीना पर नजर रखो। किसी को भी तुम्हारी प्रेजेंस का पता नहीं चलना चाहिए। कर लोगे? साइलस ने बिना 1 सेकंड सोचे जवाब दिया, कर लूंगा। जब तक मैं खुद एक्शन नहीं लेता किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं वहां था। सबको बस एक ऑर्डिनरी इंसान ही दिखेगा। जूलियन हल्की सी मुस्कुराया। अच्छा, सरीना की हर मूवमेंट पर नजर रखो और उसकी लोकेशन अनोनिमसली गैरेट तक पहुंचाते रहना। साइलस हैरान रह गया। गेल फैमिली को इन्फॉर्मेशन? क्यों? जूलियन खड़ा हो गया। उसकी आवाज में हल्की सी मजाक वाली ठंडक थी। गैरेट सरीना पर सीधा अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे लगेगा ये मार्कस का ट्रैप है। लेकिन जब कोई इंसान पूरी तरह कॉर्नर में आ जाता है तो ट्रैप पता होने के बाद भी गैम्बल करता है। हमें बस उस वक्त उसे हल्का सा धक्का देना है जब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा होगा। गैरेट का मार्कस से हारना तो तय है और सरीना ही मार्कस की इकलौती वीकनेस है। अगर हम गैरेट को सरीना की लोकेशन दे दें तो क्या तुम्हें लगता है एक डेस्परेट गैरेट उस पर मूव नहीं करेगा? जूलियन ने वाइन ग्लास धीरे धीरे घुमाया और स्मग एक्सप्रेशन के साथ हंसी। मेरे ऑर्डर के बिना क्रॉस फैमिली का कोई भी आदमी सरीना को हाथ नहीं लगाएगा। और हाँ, उसके साथ जो लड़का है जोना, उससे भी संभल कर रहना। वही है जिसने स्कारफेस को हरा दिया था। साइलस ने सिर हिला दिया। समझ गया। जूलियन ने हाथ हिलाकर कहा, जाओ, काम साफ तरीके से करना। न गैरेट को पता चलना चाहिए और न मार्कस को। दोनों में से कोई भी अंडर एस्टिमेट करने लायक नहीं है। साइलस ने और कुछ नहीं पूछा। वो सिर्फ इतना बोला, अंडरस्टूड, टेंशन मत लीजिए, और वहां से चला गया। जूलियन धीरे से खुद से बोला, जांगडू सिटी की 3 बड़ी फैमिलीज में गेल और वेल दोनों अपना वक्त देख चुकी हैं। क्रॉस फैमिली बस बैठकर तमाशा नहीं देखेगी। मार्कस, बस इंतजार करो। अगली सुबह मैं बैग पीठ पर लटकाए और बन खाते हुए स्कूल की तरफ चल रहा था। मैं चलते चलते अचानक रुक गया। वियर्ड, मेरा बैग अचानक इतना हैवी क्यों लग रहा है? मैंने मुड़कर अपने बैग की तरफ देखा। तभी उस फूले हुए बैग के अंदर से एक छोटी सी म्याओ की आवाज आई। मैं एकदम चौंक गया। फिर अंदर से हल्की सी दबी हुई आवाज सुनाई दी, मैं हैवी नहीं हूँ। मैंने बैग की जिप खोली और हाथ अंदर डालकर देखने लगा। अगले ही पल मैंने एक छोटी सी सफेद बिल्ली बाहर निकाली। वो लकी थी। मैं लंबी सांस लेकर बोला, तो इसके अंदर आई कैसे? लकी ने लगातार 3 बार म्याओ किया, जिसका मतलब था मुझे भूख लगी है। मैंने लकी को वापस बैग में बिठा दिया। उसने अपना सिर बाहर निकाला। मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराया। पहले उसके चेहरे पर खुशी आ गई, फिर तुरंत उदासी छा गई।
गई। मैं हल्की सी हंसी हंसा और पूछा, अभी भी भूख लगी है? लकी ने मेरी तरफ देखा और एक म्याऊं किया, जिसका मतलब था अब नहीं। लेकिन उसका बेचारा सा चेहरा देखकर मैंने बेबसी से सांस छोड़ दी। जंगडू यूनिवर्सिटी के गेट पर सरीना बस के पास हाथ कमर पर रखकर गुस्से में मेरा वेट कर रही थी। मैं बैग पीठ पर लटकाए हुए सांस फुलाते फुलाते उसके पास दौड़ा। सरीना ने मुझे देखा और थोड़ी नाराज आवाज में बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं इतना हाफ रहा था कि तुरंत जवाब नहीं दे पाया। सांस नॉर्मल होने के बाद हल्का सा मुस्कुराकर बोला, टाइम पर तो आ ही गया ना। सरीना ने बस मुझे एक नजर देखा। मैं अंदर ही अंदर बुदबुदाया। सब उस बेवकूफ लकी की वजह से हुआ। जैसे ही मैंने उसके बारे में सोचा, लकी ने बैग के अंदर से एक म्याऊं कर दिया, जैसे उसे पता चल गया हो कि मैं ही उसे ब्लेम कर रहा हूँ। उसके बाद मैं और सरीना साथ में बस में चढ़ गए। बस के अंदर डिलन ने मुझे हाथ हिलाकर बुलाया। मैं उसके पास गया और धीमी आवाज में पूछा, मियाँ के साथ क्या सीन चल रहा है? कोई प्रोग्रेस हुई? डिलन ने भी धीमी आवाज में जवाब दिया, अभी ट्राई कर रहा हूँ। उसके बाद मैं और सरीना बस के पीछे जाकर साथ में बैठ गए। सरीना जैसे ही सीट पर बैठी, वो सीधा मेरे कंधे पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। उसके होंठों के कोने पर हल्की सी स्माइल थी। मेरा दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरा चेहरा भी लाल हो गया। वो क्लियरली अपनी हंसी रोक रही थी, लेकिन सोने का ड्रामा करती रही। मैं कुछ पल झिझका, फिर धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके सिर के बाल हल्का सा बिगाड़ दिए। बस अम्यूजमेंट पार्क के बाहर आकर रुक गई। सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। मैं इधर उधर देखते हुए सोचने लगा, आज तो काफी भीड़ है। ये सोच ही रहा था कि मेरी नजर टिकट काउंटर पर पड़ी और मेरी आंखें एकदम बड़ी हो गई। वहाँ कोल खड़ा था। उसने टिकट चेकर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और सिर झुकाकर टिकट्स चेक कर रहा था। मैं अंदर ही अंदर हैरान रह गया। वेल फैमिली वॉर की प्रिपरेशन कर रही है और ये बंदा यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। कुछ ही देर में हमारी बारी आ गई। मैं और सरीना धीरे धीरे काउंटर के पास गए। कोल ने बिना सिर उठाए 2 कमेमोरेटिव टिकट स्टब्स आगे बढ़ा दिए। जब किसी ने टिकट्स नहीं ली, तब उसने सिर उठाया। अगले ही पल हम तीनों की नजर एक दूसरे से मिली। कोल एकदम फ्रीज हो गया, हैरानी से बोला, एक मिनट, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं और सरीना उसकी तरफ ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखते रहे। मेरे होठों पर हल्की सी झटक आई। भाई, यहाँ स्ट्रेंजर कौन लग रहा है? जरा खुद सोच। कोल ने अपने हाथ में पकड़े टिकट स्टब्स की तरफ देखा और एक सेकंड बाद उसे समझ आया। वो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। हॉन्टेड हाउस के बाहर डिलन और मियाँ बेंच पर बैठे मेरा और सरीना का वेट कर रहे थे। मुझे सरीना को बाहों में उठाए आता देख डिलन घबरा गया। जोना, सरीना को क्या हुआ? मैंने नीचे उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, ये ज्यादा एक्साइट हो गई थी। ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से बेहोश हो गई। इतने में सरीना की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। वो थोड़ी कंफ्यूज सी इधर उधर देखने लगी। फिर उसने महसूस किया कि वो अभी भी मेरी बाहों में है। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और वो जल्दी से बोली, मुझे नीचे उतारो। बेंच के पास लकी बैठी हुई थी। उसने अपना छोटा सा सिर ऊपर उठाया हुआ था और बिना पलक झपकाए बेंच पर बैठे साइलस को देख रही थी, जो आराम से कुछ खा रहा था। साइलस ने भौं चढ़ाकर इरिटेट होते हुए कहा, ये आवारा बिल्ली कहाँ से आ गई? मेरे काम में प्रॉब्लम मत क्रिएट कर। लकी ने सिर टेढ़ा किया और उसकी तरफ देखकर एक म्याऊं कर दिया। मैंने लकी की आंखों में देखा। उसकी नजर बिल्कुल ऐसी थी जैसे कह रही हो, ये बैड गाय है। साइलस ने उसे भगाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन लकी पलटकर बिजली की तरह भागी और सीधा मेरी तरफ दौड़ आई। साइलस ने भौं सिकोड़कर अंदर ही अंदर सोचा, क्या ये इनकी बिल्ली है? लकी ने पिछले पैरों से जोर लगाया और सीधा सरीना की बाहों में छलांग लगा दी। सरीना ने रिफ्लेक्स से उसे पकड़ लिया। मैंने हल्की सी सांस छोड़ी। मेरी नजर अब भी साइलस पर ही टिकी हुई थी। मेरा चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया और मैंने धीमी आवाज में कहा, इसका टारगेट सरीना है। मैं झुककर लकी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, गुड जॉब, घर जाकर तुझे ड्राइड फिश खिलाऊंगा। लकी खुशी से सरीना की बाहों से कूदकर नीचे आई और मेरे पैर से आकर प्यार से रगड़ने लगी। मैं और सरीना फेरिस व्हील के सामने साथ खड़े थे। उसने हाथ उठाकर धीरे धीरे घूमते फेरिस व्हील की तरफ इशारा किया। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थीं। वो मेरी तरफ मुड़कर हल्की सी मुस्कुराई और बोली, जोना, फेरिस व्हील में चलेंगे? मैं उसकी चमकती हुई आंखों में देखता रहा। मैं मना ही नहीं कर सका और सिर हिला दिया। हाँ चलो। सरीना खुशी खुशी मेरा हाथ पकड़कर फेरिस व्हील की तरफ ले गई। शाम का सूरज पूरे आसमान को नारंगी रंग में रंग रहा था। बहुत खूबसूरत नजारा था। मैं और सरीना कैबिन के ऑपोजिट साइड्स पर बैठे थे। मैं बाहर का व्यू देख रहा था, जबकि सरीना पूरे टाइम बस मुझे ही देख रही थी। फिर उसने नजर झुका ली और अपनी गोद में बैठी लकी को प्यार से सहलाने लगी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके फर पर चल रही थी, जैसे वो हिम्मत जुटा रही हो। जैसे ही फेरिस व्हील सबसे ऊपर पहुंची, उसने आखिरकार धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, जोना। मेरी आवाज हल्की सी अटक गई। हाँ क्या हुआ? सरीना ने सिर झुकाए रखा। उसकी उंगलियां लकी के फर को घुमाती रहीं। उसका चेहरा इतना लाल हो चुका था जैसे अभी फट जाएगा। बहुत हिम्मत जुटाकर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? फेरिस व्हील धीरे धीरे घूमती रही। बाहर सूरज ढल रहा था। मेरी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हम दोनों कुछ नहीं बोले, लेकिन दोनों के चेहरे पूरी तरह लाल हो चुके थे। सरीना घबराकर जल्दी जल्दी बोली, गलत मत समझना, मैं बस पूछ रही हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इतना भी खुश मत हो जाना। मैंने बिना एक सेकंड सोचे मजबूत आवाज में जवाब दिया, हाँ करता हूँ। सरीना बिल्कुल जम गई। उसका मुंह खुला रह गया, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। वो बस मुझे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखती रह गई। मैं उठकर उसके पास गया और धीरे से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मैं उसकी तरफ देखते हुए बिना सोचे मुस्कुराया। लकी हमारे बीच से निकलकर एक कोने में चली गई और दोनों पंजों से अपनी आंखें ढक ली। उसका पूरा एक्सप्रेशन बस एक ही बात कह रहा था, मैं कुछ नहीं देख रही। सरीना अभी भी शॉक में थी। बहुत धीमी आवाज में बोली, क्या तुमने अभी क्या कहा? मैंने उसे और
पास खींच लिया और प्यार भरी आवाज में कहा, मैंने कहा मुझे तुम पसंद हो। ये सुनते ही सरीना की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे बहुत दिनों से रोक कर रखी हुई फीलिंग्स एक ही पल में बाहर आ गई हों। मैंने उसे और जोर से गले लगा लिया और हम दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को पकड़े रहे। रोते हुए उसने पूछा, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? मैंने उसे प्यार से तसल्ली देते हुए कहा, नहीं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जिंदगी भर कभी सिलेंट्रो नहीं खाऊंगा। फेरिस व्हील धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। राइड खत्म होने वाली थी। सरीना आंसुओं के बीच हंस पड़ी। तुम वैसे भी सिलेंट्रो नहीं खाते। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी आंख के कोने से आंसू साफ किए। उसकी मुस्कुराहट को देखते हुए धीमी आवाज में बोला, कभी कभी खा लेता हूँ। अब सरीना पूरी तरह शांत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने नखरे वाले अंदाज में कहा, अगर कभी मुझसे झूठ बोला ना तो तुम गए। मैंने उसकी तरफ प्यार से देखा, अपना माथा उसके माथे से लगाया और धीरे से कहा, डील। सरीना ने कुछ नहीं कहा, बस उसके होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में खुशी और गहरी हो गई। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सीरियस टोन में कहा, सरीना, इस बार मैं तुम्हें प्रॉपरली कन्फेस करना चाहता हूँ। एक हफ्ते बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। सरीना अपनी स्माइल रोक नहीं पाई। सच कहूँ, तुम बिना बोले भी मुझे फील हो जाता है। मैं हल्की सी हंसी हंसा और उसके थोड़ा और करीब झुक गया। तुम सच में चाहते हो कि बाद में मैं सबको बताऊं कि तुम ही थे जो मेरे पीछे पड़े थे? सरीना ने ब्लिंक किया, फिर बात समझ गई और मुझे हल्का सा पीछे धक्का दिया। क्या मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी? मैंने अभी तक तुम्हारे साथ रहने के लिए हाँ भी नहीं बोली है और एक वीक बाद में हाँ बोलूंगी या नहीं ये भी अभी डिसाइड नहीं हुआ। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुम कैसा बिहेव करते हो। लकी ने बिल्कुल सही टाइम पर एक मियाओ की, जैसे सरीना की साइड ले रही हो। साफ मतलब था, बिल्कुल सही। सरीना और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों ही थोड़ा सरप्राइज हो गए थे। सरीना का फेस और भी रेड हो गया और उसने जल्दी से लकी को उठा लिया, जैसे उसके पीछे अपनी शर्म छुपा रही हो। फेरिस व्हील नीचे पहुंच गया और सरीना कैट को बाहों में लिए आगे चलने लगी। उसका फेस अभी भी रेड था, जबकि मैं चुपचाप उसके पीछे चल दिया। मैंने मन ही मन सोचा, मुझे एक वीक के अंदर एस रैंक क्वेस्ट कंप्लीट करनी होगी और वेल फैमिली की गेल फैमिली को हराने में हेल्प करनी होगी। सिर्फ सिस्टम के मुझे एलिमिनेट करने का रिस्क खत्म होने के बाद ही मैं सरीना के साथ बिना किसी टेंशन के रह सकता था। मार्कस का प्लान बहुत स्लो था। गेल फैमिली को गिराने में आधा मंथ लग रहा था, लेकिन मैंने सरीना से एक वीक बोला था तो एक वीक में ही करना था। सीन कोल पर कट हुआ, जो घास पर सीधा लेटा हुआ थोड़ी दूर गेल फैमिली की एक फैक्ट्री को देख रहा था। रात बिल्कुल शांत थी। फैक्ट्री के एंट्रेंस पर लोग इधर उधर मूव कर रहे थे। सिक्योरिटी काफी टाइट थी। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने धीमी आवाज में कॉल उठाया। यह फोन से मार्कस की आवाज आई। कैसा लग रहा है? कोल ने अपनी नजर वेयरहाउस पर ही रखी और धीरे से जवाब दिया, जो फाइल में था उससे मैच करता है। यहाँ पक्का एक फैक्ट्री है। कंफर्म हो गया कि ये गेल फैमिली की ही है। मार्कस ने पूछा, अंदर जा सकते हो? कोल कुछ सेकंड्स तक चुप रहा। एंट्रेंस पर पेट्रोल करते लोगों को देखता रहा, फिर सिर हिला दिया। नो वे, हर तरफ गार्ड हैं, लेकिन शायद बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुमने एक्सपेक्ट किया था। यही गेल फैमिली गन्स और एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर करती है। मार्कस ने थोड़ी देर सोचा। ठीक है, वापस आ जाओ। इस फैक्ट्री को बाद में कैसे खत्म करना है मैं सोच लूंगा। कॉल कट करने के बाद कोल ने फोन उठाया और फैक्ट्री की जल्दी से कुछ फोटोज ले ली। फोटोज लेने के बाद उसने फोन पॉकेट में रखा, बॉडी नीचे की ओर झुकाई और पीछे की तरफ क्रॉल करते हुए चुपचाप रात में गायब हो गया। इवेंट खत्म होते ही बस बिल्कुल टाइम पर आ गई सबको वापस ले जाने के लिए। मेरी नजर टिकट बूथ पर पड़ी। वहाँ कोई नहीं था। कोल जा चुका था। मैंने धीरे से खुद से कहा, लगता है असली काम करने चला गया। अभी भी समझ नहीं आया मार्कस ने इसे यहाँ किस काम के लिए भेजा था। ज्यादा सोचने के बिना मैं भी भीड़ के साथ बस में चढ़ गया। डोर्स बंद हुए और बस धीरे धीरे अम्यूजमेंट पार्क से निकल गई। बस रोड पर चल रही थी। मैं विंडो के सहारे बैठा हुआ था। मेरा दिमाग इधर उधर भटक रहा था। तभी मेरी नजर एकदम शार्प हो गई। कोल पूरी स्पीड से वापस अम्यूजमेंट पार्क की तरफ स्प्रिंट कर रहा था। वेल फैमिली मैंशन के गेट पर मैंने सरीना का हाथ पकड़ा और उसे धीरे से अपनी बाहों में खींच लिया। हम दोनों कुछ देर चुपचाप वैसे ही खड़े रहे। सरीना मेरी बाहों से अलग हुई, ऊपर मेरी तरफ देखा और हमारी नजरें मिली। हम दोनों में से किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। ऊपर ट्री में छुपकर वॉच कर रहा बस कट वाला आदमी ये सब देख रहा था। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गईं। उसने जल्दी से इधर उधर देखा कि किसी ने नोटिस तो नहीं किया, फिर चुपचाप फोन निकाला और एक फोटो खींच ली। उसने तुरंत उसे वेल फैमिली के बॉडीगार्ड ग्रुप चैट में भेज दिया और पूरा ग्रुप फट पड़ा। एक के बाद एक मैसेजेस आने लगे। बस कट वाला आदमी मैसेजेस का रिप्लाई देते हुए खुद से बोला, मेरे से तो लगभग गलती से ट्रिगर दब ही जाता। मुझे वो बंदा याद है, ये यंग मास्टर वेल के साथ मिस वेल से मिला था। मैंने अपना बैग उतारा और सरीना को दे दिया। सरीना ने ब्लिंक किया और थोड़ी कंफ्यूज होकर बैग ले लिया। तुम चाहते हो मैं तुम्हारा बैग क्यों पकड़ूं? मैंने थोड़ी से बैग की तरफ इशारा किया। लकी अंदर सो रही है, आज रात उसे अपने पास रखना, मैं कल आकर उसे ले जाऊंगा। मुझे अब जो करना है वो बिल्कुल भी कैट फ्रेंडली नहीं है। सरीना ने फूले हुए बैग की तरफ देखा और समझते हुए सिर हिला दिया। ओह ठीक है, फिर मैं अंदर जा रही हूँ। इतना कहकर उसने बैग को बाहों में पकड़े हुए मुझे हाथ हिलाकर बाय किया और अंदर चली गई। वेल फैमिली मैंशन से निकलने के बाद मैं नाइट मार्केट की तरफ चला गया। बारबेक्यू स्टॉल के आसपास धुआं उठ रहा था। वेंडर तेज हाथों से स्क्यूअर्स पलट रहा था। छोटे छोटे ग्रुप्स में कस्टमर्स बातें कर रहे थे। पूरी जगह काफी लाइवली थी। मैं स्टॉल के पास गया। मेरे लिए 10 लैम्ब स्क्यूअर्स ग्रिल कर दीजिए। वेंडर ने ऊपर देखते हुए जल्दी से जवाब दिया, बिल्कुल, आप बैठ जाइए, अभी बना देता हूँ। मेरी आवाज सुनते ही साइलस का एक्सप्रेशन तुरंत टाइट हो गया। उसने सतर्क होकर ऊपर देखा और उसकी नजर जल्दी से पूरी जगह पर घूम
घूम गई। मैं आराम से साइलस की टेबल तक गया और उसके जवाब का वेट किए बिना बिल्कुल नेचुरली उसके सामने बैठ गया। मैं हल्की सी स्माइल के साथ बोला, मेरी टोन बिल्कुल लाइट ही, सॉरी काफी भीड़ है, अगर मैं तुम्हारी टेबल शेयर कर लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक पल के लिए साइलस के फेस पर पैनिक की झलक दिख गई। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। ये ही क्यों? क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसने इंस्टिंक्टिवली आसपास देखा। वहां काफी खाली टेबल्स थी, फिर भी ये लड़का सीधा उसी की टेबल पर आया था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसे पूरा यकीन हो गया कि उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी है। मैं शांति से साइलस की तरफ देखता रहा, हल्की सी सांस छोड़ी, बॉटल ओपनर उठाया और प्रैक्टिस की हुई आसानी से बियर की बॉटल खोल दी। फिर कैजुअली बोला, इतना चुप क्यों हो? मैं अचानक आकर बैठ गया, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? साइलस के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी नजर सीधी मुझ पर टिकी रही, सतर्क और मुझे परखती हुई। मैं सीधा बैठ गया और बिना जल्दी किए बोला, मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा, अभी गन निकालकर मुझे शूट करने का मत सोचना। तुम जानते हो ये जगह वेल फैमिली एस्टेट से ज्यादा दूर नहीं है और उनके साथ मेरा रिलेशन देखते हुए अगर उनके गेट के पास मेरी डेड बॉडी मिली तो तुम्हारे हिसाब से उनका रिएक्शन क्या होगा? साइलस की प्यूपल्स हल्की सी सिकुड़ गई। वो कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुमने मुझे पहचाना कैसे? मैं मुस्कुराया और सिर्फ एक वर्ड बोला, सीक्रेट। साइलस की नजर और ठंडी हो गई, उसकी आवाज भी नीची हो गई। तो अब क्या चाहते हो? मुझे घसीट कर वेल फैमिली के पास ले जाओगे या बस वार्निंग देने आए हो? मैंने जवाब देने की जल्दी नहीं की। वेंडर से एक लैम्प स्क्यूअर लिया और उसका एक बाइट लिया। 2-3 बार चबाने के बाद आराम से बोला, इतना टेंस होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है मैं सिर्फ बारबेक्यू खाने आया हूँ। साइलस मुझे घूरता रहा, उसके होठों के कोने पर ठंडी सी स्माइल आ गई। तुम्हें लगता है मैं इस बात पर बिलीव कर लूंगा? मैंने अपनी थोड़ी को हाथ से रब किया, जैसे अभी कुछ याद आया हो, फिर धीरे से बोला, ठीक है, फिर बताओ तुम किस फैमिली से हो? साइलस एकदम से जम गया, उसकी आंखों में एक पल के लिए हिचकिचाहट चमकी। उसने तेजी से दिमाग में हिसाब लगाया, क्रॉस फैमिली का नाम नहीं ले सकता, गेल फैमिली सबसे अच्छी पावर स्टोरी है। डिसाइड करने के बाद उसने बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया, गेल फैमिली। मेरे हाथ में पकड़ा स्क्यूअर एक पल के लिए रुक गया और मैंने ऊपर देखकर उसकी तरफ देखा। मैं हल्का सा मुस्कुराया, मेरी टोन अब पहले से ज्यादा हैवी थी। तुम्हें हेजिटेट नहीं करना चाहिए था। तो तुम क्रॉस फैमिली से हो, जूलियन ने ही तुम्हें भेजा है ना? साइलस ने गुस्से में दांत भींच लिए, लेकिन फिर भी झुकने से मना कर दिया। मैंने कहा ना, मैं गेल फैमिली से हूँ। उसे देखते ही मुझे अपना जवाब मिल गया, समझ गया। जूलियन तुम्हारी क्रॉस फैमिली वाली आइडेंटिटी को सीक्रेट रख रहा है। क्यों? क्योंकि तुम उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, है ना? जूलियन के लिए तुम एक हिडन ट्रम्प कार्ड हो। ठंडा पसीना साइलस की पीठ पर बहने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल रह गया, ये लड़का बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। जोना को आज ही मरना होगा। अगर ये आज जिंदा यहाँ से निकल गया तो सिर्फ मेरी और क्रॉस फैमिली की आइडेंटिटी ही एक्सपोज नहीं होगी, बल्कि क्रॉस फैमिली एक बहुत खतरनाक दुश्मन भी बना लेगी। मैं शांति से खड़ा हो गया। ठीक है, इतना जान लेना ही काफी है कि तुम क्रॉस फैमिली से हो। मैंने आखिरी लंबा स्क्यूअर उठाया, उसे खत्म किया और अपने हाथ झाड़ लिए। मैंने साइलस की तरफ उंगली करके वेंडर से कहा, बॉस मेरा बिल ये देगा। साइलस मुझे दूर जाते हुए देखता रहा, उसकी नजर और भी ठंडी हो गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए मार डालने का इरादा चमक उठा। उसने टेबल पर रखी बियर उठाई और एक ही सांस में खत्म कर दी। ग्लास नीचे रखा, अपनी कैप और नीचे खींच ली और जल्दी से मेरे पीछे निकल पड़ा। मैं बिना किसी जल्दी के चल रहा था, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साइलस संभल कर थोड़ी दूरी बनाए मेरे पीछे आ रहा था। मैंने हाथ उठाकर एक पीली टैक्सी रोकी, दरवाजा खुला और मैं अंदर बैठ गया। टैक्सी आराम से चल पड़ी और ट्रैफिक में मर्ज हो गई। मुझे टैक्सी में बैठते देख साइलस ने छुपने का नाटक छोड़ दिया, साए से बाहर निकला और कुछ कदम तक टैक्सी के पीछे भागा। जब उसे समझ आ गया कि पैडल पकड़ नहीं पाएगा तो उसने तुरंत एक और टैक्सी रोकी और उसमें बैठ गया। उसकी नजर सामने रोड पर टिकी हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आगे वाली कार का पीछा करो, नजर से गायब मत होने देना। ड्राइवर ने बिना इम्प्रेस हुए कहा, क्या भाई कोई मूवी चल रही है क्या? साइलस ने पॉकेट से 2 लाल नोट निकाले और पैसेंजर सीट पर फेंक दिए। उसकी आवाज बिल्कुल सीधी थी, कम बोलो, ये 200 हैं। ड्राइवर ने पैसे देखे, उसकी आंखें चमक उठी और उसकी टोन तुरंत बदल गई। हो जाएगा, अच्छे से बैठ जाओ। साइलस ने मन ही मन सोचा, आखिर ये कर क्या रहा है? ये ख्याल आते ही ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबा दिया और कार तेज रफ्तार से आगे निकल गई, सीधा आगे वाली टैक्सी के पीछे लग गई। दोनों कार्स एक के बाद एक रोशनी से भरे शहर से निकलकर माउंटेन रोड पर पहुंच गईं। आसपास की लाइट्स धीरे धीरे कम होती गईं, जब तक सिर्फ हेडलाइट्स ही सामने के टेढ़े मेढ़े रोड को रोशन नहीं कर रही थी। मैंने ड्राइवर से माउंटेन रोड के काफी अंदर एक जगह कार रोकने को कहा। मैंने पेमेंट की, दरवाजा खोला, बाहर निकला और बिना पीछे देखे सीधा घने जंगल के अंदर चला गया। दूसरी कार से साइलस ने मुझे पेड़ों के बीच गायब होते देखा, हल्की सी हंसी छोड़ी और अपना डोर खोलकर बाहर आ गया। उसने अपना हमेशा साथ रखने वाला डैगर निकाला, जिसकी ब्लेड मूनलाइट में ठंडी चमक रही थी। उसने आसपास नजर डाली, टेरेन और पेड़ों के सायों का यूज करते हुए बिना आवाज किए आगे बढ़ा। एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गया। उसकी नजर उसी डायरेक्शन में टिकी थी जहां मैं गया था, सही मौके का वेट करते हुए। मेरे कदम एक पल के लिए रुक गए। मैं रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही सिस्टम की अर्जेंट नोटिफिकेशन मेरे दिमाग में गूंज उठी, डेंजर अलर्ट, साइलस किड को मेले वेपन यूज करके हराओ। ओह, साइलस की नजर और तेज हो गई। डैगर को मजबूती से पकड़कर वो सीधा मेरी तरफ झपटा। मैं आगे की तरफ रोल करके उसका अटैक डॉज कर गया। फिर आराम से खड़ा हुआ, अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और मजाक भरी टोन में बोला, तो आखिर तुमने मूव कर ही दिया। साइलस ने चिढ़कर कहा, पूरा रास्ता तुम्हारा पीछा करते करते मेरी टांगे दर्द कर रही हैं। तुम्हें पहले से पता था कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? मैं मुस्कुराया और बिल्कुल सच्ची टोन में बोला, नहीं, एक्चुअली तुम्हारी टेलिंग स्किल्स काफी सॉलिड थी। पूरा रास्ता मुझे तुम्हारी
तुम्हारी जरा सी भी प्रेजेंस फील नहीं हुई, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि आज तुम मुझे किसी न किसी तरह मारने की कोशिश जरूर करोगे, क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज होने का रिस्क तुम ले ही नहीं सकते। सही कहा ना? इसीलिए तुम सच में मेरा पीछा कर रहे थे या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतना जानना ही काफी था तुम्हें यहाँ तक खींच लाने के लिए। मैंने अपनी कमर के पीछे से एक शॉर्ट ब्लेड निकाली। वो ज्यादा लंबी नहीं थी और मूनलाइट में ठंडी चमक रही थी। हम दोनों जंगल के एक खुले हिस्से में कुछ कदम की दूरी पर सामने सामने खड़े थे। हम दोनों में से किसी ने भी पहला मूव नहीं किया। साइलस ने मेरे हाथ में पकड़ी ब्लेड की तरफ देखा और हल्की सी हंसी उड़ा दी। तुम्हें लगता है इस खिलौने जैसी नाइफ से तुम मेरा सामना कर लोगे? मैं उस कार फेस कचरे जैसा नहीं हूँ और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। मैंने मन ही मन सोचा, साइलस की स्किल जरूर काफी जबरदस्त होंगी, लेकिन उसमें और मुझमें सबसे बड़ा फर्क ये था कि मेरे पास बैकअप प्लान्स थे। गलती की गुंजाइश थी। साइलस के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। साइलस ने अपनी कैप उतारकर एक तरफ फेंक दी और पहला अटैक उसने ही किया। मैं भी पीछे नहीं हटा। मैंने अपनी ब्लेड उठाकर उसका अटैक रोका। मेरी कलाई घूमी और शॉर्ट नाइफ ने हवा में एक ठंडी आर्क बनाते हुए उसका वार बिल्कुल क्लीन ब्लॉक कर दिया। वो एक सेकंड के लिए जम गया। उसकी आंखों का एक्सप्रेशन साफ बदल गया। वो अपनी हैरानी छुपा नहीं पाया। तुम्हारे पास सच में स्किल्स हैं? मैं बस तंज भरी स्माइल दी। जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझी। साइलस तुरंत संभला और रिवर्स स्लैश के साथ दोबारा अटैक कर दिया। मूनलाइट के नीचे हमारी ब्लेड्स बार बार टकरा रही थी। स्टील के टकराने की आवाज रात की खामोशी में बहुत तेज सुनाई दे रही थी। साइलस आधा कदम पीछे हटा और फिर पूरी फोर्स से दोबारा मुझ पर टूट पड़ा। हम दोनों के बीच जबरदस्त फाइट चल रही थी। हमारी ब्लेड्स टकराकर बार बार स्पार्क्स उड़ा रही थी, जो अंधेरे में और भी ज्यादा चमक रहे थे। मैंने जोर से उसकी ब्लेड को एक तरफ हटा दिया और फुल पावर के साथ हॉरिजॉन्टल स्लैश मारा, लेकिन वो साइड में हट गया और तुरंत पलटकर मुझ पर थ्रस्ट कर दिया। कुछ और एक्सचेंजेस हुए, लेकिन हम दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटा। मौका देखकर मैंने अपनी ब्लेड पूरी ताकत से नीचे मारी। अटैक इतना पावरफुल था कि साइलस के डैगर की एज का एक हिस्सा टूट गया। साइलस वहीं जम गया और डैमेज हुई ब्लेड को घूर कर देखने लगा। ये कैसे हो सकता है? मैं कॉलेज स्टूडेंट से पीछे कैसे पड़ रहा हूँ? कोई नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसकी तरफ ठंडी नजर से देखता रहा। मेरे अटैक की फोर्स से उसका डैगर उसके हाथ से उड़कर दूर गिर चुका था। मौका देखते ही मैं आगे बढ़ा और अपनी ब्लेड सीधा उसके बाजू में घुसा दी। साइलस दर्द से तड़प उठा और मैंने ब्लेड को थोड़ा और अंदर धकेल दिया। उसने दांत भींच लिए, जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। मैं भी एक कदम पीछे हटा, अपनी सांस संभाली और मन ही मन बोला, चलो सिस्टम, जल्दी डिसीजन सुनाओ, इससे विन काउंट होगा ना? सिस्टम की मैकेनिकल आवाज गूंजी। वर्डिक्ट कंप्लीट। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, यू हैव डिफीटेड योर ओपोनेंट। क्वेस्ट कंप्लीटेड। एडिशनल रैंडम रिवॉर्ड ऑब्टेन। ड्रॉइंग रैंडम रिवॉर्ड। मैं सीधा खड़ा रहा और शांति से रिवॉर्ड का वेट करता रहा। कांग्रेचुलेशंस, यू हैव ऑब्टेन्ड द इंटरमीडिएट स्किल साइकोलॉजिकल एनालिसिस। मैंने ब्लेड को हल्का सा झटका दिया और साइलस की तरफ ठंडी नजर से देखा। वो अपने जख्मी बाजू को पकड़े हुआ था। धीरे से उसने अपनी कमर के पीछे से गन निकाली। उसने काली बैरल मेरी तरफ तानी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने गन की तरफ देखा और अचानक मुस्कुराया। मैंने धीरे से 2 उंगलियां उठा दी, जैसे किसी को सिग्नल दे रहा हूं। मेरी टोन बिल्कुल शांत थी। मैंने जूलियन से पहले भी एक बार कहा था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई मुझ पर गन तानता है। साइलस एक पल के लिए रुक गया। मैंने अपनी 2 उंगलियों को हल्का सा हिला दिया। अगले ही पल गोली चलने की आवाज गूंजी और उसके हाथ पर जा लगी। साइलस दर्द से चीख उठा और गन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। कोई नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता। उसकी हथेली में गोली का खूनी छेद बन चुका था। वो उसे पकड़कर खड़ा था। उसका फेस बिल्कुल सफेद पड़ गया था और पैनिक उस पर साफ दिख रहा था। अचानक उसे सब समझ आ गया और उसने पागलपन की तरह आसपास देखना शुरू कर दिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। तुमने स्नाइपर सेट किया हुआ था, मैं तंज भरी स्माइल के साथ बोला। और क्या एक्सपेक्ट किया था? क्या तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ हूं कि तुम्हें इतनी दूर सिर्फ फेयर 1-on-1 फाइट के लिए बुलाऊंगा? मैंने मन ही मन सोचा, अगर सिस्टम ने स्पेसिफिकली मेले वेपन से जीतने की कंडीशन ना रखी होती तो मैं इस बंदे के साथ इतनी देर फाइट ही नहीं करता, सीधा गोली मार देता। कितना सिंपल होता। साइलस अपना खून से भरा हाथ पकड़े हुए जोर से गाली देने लगा। डैम इट, तुम फेयर प्ले नहीं कर सकते थे क्या? ये मेले फाइट होनी चाहिए थी। फिर ये स्नाइपर कहां से आ गया और तुमने इसे कब सेट किया? असल में टैक्सी में बैठते ही मैंने पहले ही अपना फोन निकाला था, मार्कस का नंबर ढूंढा और उसे कॉल कर दिया था। दूसरी तरफ मार्कस की आवाज तुरंत सीरियस हो गई। तुम कह रहे हो कोई सरीना पर नजर रखे हुए हैं और कभी भी मूव कर सकता है? मैंने सीरियस टोन में सर हिला दिया। बिल्कुल, मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता, इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मार्कस कुछ देर तक चुप रहा, जैसे किसी बात का हिसाब लगा रहा हो। फिर उसने कहा, अभी मेरे ज्यादातर लोग गेल फैमिली की सर्वेलेंस में हैं। मैं तुम्हारी हेल्प के लिए सिर्फ एक आदमी भेज सकता हूँ। मैंने तुरंत पूछा, कौन? मार्कस ने सीधा जवाब दिया, कोल। उसे गेल फैमिली की सर्वेलेंस से निकलने में काफी मेहनत लगी है, लेकिन वो सिर्फ आज के लिए तुम्हारे पास होगा। मुझे जैसे सब समझ आ गया। मैं धीरे से बोला, अम्यूजमेंट पार्क के पास, जोंग डू के एज पर? मार्कस हैरान हो गया। बिल्कुल सही। तुम्हें कैसे पता? वहाँ गेल फैमिली की वेपन्स फैक्ट्री है, मैंने उसे चेक करने भेजा था। वो अभी भी वहीं होगा। मैंने जवाब दिया, ठीक है, मैं उससे कांटेक्ट कर लेता हूँ। फ्लैशबैक खत्म हुआ और मैंने साइलस की तरफ ठंडी नजर से देखा। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ चला और जोर से एक लात मारी, जिससे वो उड़कर जमीन पर जा गिरा। वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर सिकुड़ गया। फिर भी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। मैं उसे लगातार बेरहमी से लात मारता रहा। मैं गुस्से में बोला, मैंने पहले ही कहा था ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई मुझ पर गन तानता है। और ऊपर से तुमने गेल फैमिली का नाम लेकर झूठ भी बोला। सीधा ये भी बोल देता कि तुम रेन फैमिली से हो। मैंने उसे एक और लात मारी। मेरी आवाज में सिर्फ तंज था। तुम्हारे जैसे दिमाग वाले को जूलियन अपना हिडन कार्ड बोलता है? मजाक लग रहा है। आखिरकार साइलस पूरी तरह बेहोश हो गया। वो जख्मों से
से भरा हुआ जमीन पर पड़ा था। कोल भी छुपना छोड़कर पेड़ों के साए से बाहर आ गया। गन हाथ में लिए वो आराम से मेरी तरफ चलता हुआ आया। उसने मुझे देखा, हल्की सी स्माइल दी, फिर साइलस के पास जाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी टोन में यकीन था। क्रॉस फैमिली, इस फेस को पहले कभी नहीं देखा। गेल फैमिली ऐसे किसी बंदे को छुपा कर नहीं रखती। जूलियन ही ऐसा स्टंट कर सकता है। मैंने ब्लिंक किया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तुम्हें ये कैसे पता? फिर अचानक सब समझ आ गया। इसीलिए ये मुझे मरने के लिए इतना पागल हो रहा था। एक बार इसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती तो सब तुरंत समझ जाती कि ये क्रॉस फैमिली का है। कोल ने अपने लेग होल्स्टर से नाइफ निकाली और साइलस को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने तुरंत रिएक्ट किया और उसका हाथ पकड़ लिया। रुको। कोल ने नाइफ वापस रख दी और इस बार गन उठाकर ट्रिगर दबाने लगा। मैंने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। इसे जिंदा रखो, जिंदा ये ज्यादा काम का है। कोल ने वेपन वापस रख दिया। वो थोड़ा परेशान लग रहा था। उसकी टोन में यकीन था। इसे टॉर्चर करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्रॉस फैमिली के बारे में इसके मुंह से कुछ नहीं निकलवा पाओगे। ऐसे स्वॉन फैमिली मैन कभी अपनी फैमिली को बिट्रे नहीं करते। अगर कभी किया भी तो सिर्फ अंडरवर्ल्ड की हर फैमिली ही उनका शिकार नहीं करेगी। उनका नाम भी पूरे क्राइम वर्ल्ड में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैंने सीधी टोन में कहा। मैंने टॉर्चर की बात कब की? मैंने मन ही मन सोचा, इसके पास थोड़ा दिमाग तो है, ये मानना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं। मैं बोला, कोल जरा सोचो, तुम यहाँ गेल फैमिली की वेपन्स फैक्ट्री देखने आए थे, सही? मैंने साइलस की तरफ इशारा किया। कोल ने सर हिला दिया। बिल्कुल। मैंने उंगली अभी भी साइलस की तरफ रखी और शांति से बोला, और ये बंदा पक्का क्रॉस फैमिली का है। कोल अभी भी मेरी बात नहीं समझा। हाँ तो? उसे इतना कंफ्यूज देखकर मैंने माथा मसला और हल्की सी सांस छोड़ी। मेरी टोन में थोड़ी सी बेबसी थी। तो अगर हम गेल फैमिली की वेपन्स फैक्ट्री उड़ा दें और इस बंदे को वहीं छोड़ दें तो गेल फैमिली क्या सोचेगी? मैं हल्का सा मुस्कुराया। क्या उन्हें ये नहीं लगेगा कि जूलियन ने मौका देखकर उनकी कमर तोड़ने की कोशिश की, वेल फैमिली के साथ मिलकर उन्हें खत्म करने की? ये सुनते ही कोल की आंखें खुल गईं। डैम किड, तुम सच में बहुत रूथलेस हो। इतना कट थ्रोट प्लान सोच लोगे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों मिलकर पूरी वेपन्स फैक्ट्री को कैसे उड़ाएंगे? बाहर ही इतने गार्ड्स हैं। मैंने आईब्रो उठाई, थोड़ा प्राउड होते हुए मजाक भरी टोन में बोला, किसने कहा हमें अंदर जाना है? मैंने अचानक टॉपिक बदल दिया। हे कोल, तुम इतना सारा गियर लेकर आए हो ना? कोल ने थोड़ा कंफ्यूज होकर सर हिला दिया। हाँ, जितना कैरी कर सकता था सब लाया हूँ। सब अम्यूजमेंट पार्क के स्टाफ डॉम्स में रखा हुआ है। मेरी आंखें चमक उठी और मैंने उत्साह से पूछा, एक्सप्लोजिव्स हैं? कोल ने ब्लिंक किया और हिचकिचाते हुए बोला, हैं तो, लेकिन ज्यादा नहीं, पूरी फैक्ट्री उड़ाने के लिए काफी नहीं होंगे। मैं बिल्कुल कैजुअल टोन में बोला, थोड़े भी हैं तो काफी हैं। कोल ने भौवें चढ़ा दी। उसकी टोन सीरियस हो गई। जो ना, बेवकूफी मत करो। अगर ये प्लान उल्टा पड़ गया तो निकलने का कोई क्लीन रास्ता नहीं होगा। ये बोलते हुए भी उसने मन ही मन सोचा, अगर जोना सच में इतने से पूरी फैक्ट्री उड़ा दे तो मैं उसे वहीं खड़े खड़े बॉस बोल दूंगा। मैंने अपनी बेल्ट निकाली और जल्दी से साइलस के हाथ पीछे बांध दिए। फिर झुककर उसे कंधे पर उठाया और हल्का सा झटका देकर उसका वेट सेट किया। मैं आराम और कॉन्फिडेंस के साथ बोला, रिलैक्स कोल, बस एक्सप्लोजिव्स दे दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो और शो एंजॉय करो। आधा घंटा बाद गेल फैमिली की वेपन्स फैक्ट्री सामने दिखाई देने लगी। पूरा कंपाउंड रोशनी से जगमगा रहा था और सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। मैं और कोल पेड़ों के साए में बैठकर धीमी आवाज में प्लान बना रहे थे। साइलस जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। हम अभी भी सिचुएशन देख रहे थे। कोल ने बाइनोक्यूलर्स से फैक्ट्री गेट के पास की मूवमेंट देखी। कुछ देर तक देखने के बाद धीरे से बोला, लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है जो मैं इतने पागल प्लान में तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। तो प्लान क्या है? मेरे हिसाब से हमें वापस जाकर पहले मार्कस से बात करनी चाहिए। तभी कोल को अपने पास कुछ मूवमेंट महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो मैं वहाँ था ही नहीं। कोल एकदम शॉक में रह गया। डैम इट, कहीं ये सीधा फैक्ट्री के अंदर तो नहीं घुस गया? थोड़ी देर बाद मैं वापस आ गया। मुझे देखते ही कोल से रहा नहीं गया, अभी तुम कहाँ नए थे? मैंने सीधी टोन में जवाब दिया, रिलैक्स, बस थोड़ी सी हेल्प बुलाने गया था। इतना कहकर मैंने बैग से एक बॉक्स्ड मील निकाला, बैठ गया और बड़े मजे से खाना खाने लगा। मैं खुद ही बोल पड़ा, सच कहूँ तो स्टाफ का खाना बुरा नहीं है, इसमें तो ब्रेस्ट पोक भी है। कोल ने मन ही मन हैरानी से सोचा, ये कौन सा टाइम है बैठकर खाना खाने का? कोल लगातार सवाल पूछता रहा, किसकी हेल्प बुलाई, वो कब आएंगे और इस टाइम आखिर कौन हमारी हेल्प करेगा? मैंने उसे तसल्ली दी, रिलैक्स, बस वेट करना है। फिर जैसे मुझे कुछ याद आया, ओ हाँ, तुम अपना खाना नहीं खा रहे हैं? मेरे अचानक टॉपिक बदलने से कोल बिना सोचे बोल पड़ा, नहीं। मैंने सर हिलाकर सीधा कहा, अच्छा है, थोड़ी देर में इसे अपने छोटे हेल्पर्स को रिवॉर्ड के तौर पर खिला दूंगा। कुछ ही देर बाद एक चूहा पेड़ के होल से बाहर निकला और मेरी तरफ देखकर स्क्वीक करने लगा। बीस्ट एम्पैथी की वजह से मुझे उसकी हर बात समझ आ रही थी। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चूहा दौड़ता हुआ मेरे पैरों के पास आ गया और लगातार स्क्वीक करता रहा। मैंने सर हिला दिया, अंदर 36 लोग हैं, सही? मैंने आगे बोला, जो 4 डायरेक्शंस में एक्स्ट्रा लंबे लोड बेरिंग पिलर्स हैं वो भी देखे? मैंने खुशी से फैक्ट्री की तरफ इशारा किया। तुम लोग चीजें अंदर ले जा सकते हो ना? अपने दोस्तों को भी बुला लो, सब मिलकर अंदर ले जाना। फिर मेरी आवाज अचानक रुक गई, एक मिनट, क्या अंदर ब्लैक पाउडर भी है? ये गन पाउडर है। कोल ये सब देखकर बिल्कुल सन रह गया। वो धीरे धीरे खुद से बोला, हे भगवान, आखिर मैं देख क्या रहा हूँ? जोनास सच में एक चूहे के साथ बात कर रहा है। कोल धीरे धीरे मेरी तरफ आया, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच कर ले जाने लगा। मुझे समझ ही नहीं आया उसे अचानक क्या हो गया, इसलिए मैं हिला भी नहीं। कोल ने चिंता भरी आवाज में कहा, जोना, चलो तुम्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं, जो भी प्रॉब्लम है ट्रीटमेंट छोड़ नहीं सकते। मुझे तुरंत समझ आ गया और मैंने बिना देर किए जवाब दिया, ट्रीटमेंट की जरूरत तुम्हें है। मैंने अपने बैग से एक्सप्लोजिव्स का एक बंडल निकाला और जमीन पर रख दिया। मैं झुककर चूहे से बोला, ये सब तुम अकेले कैरी नहीं कर पाओगे, अपने दोस्तों को बुलाओ। चूहा समझ गया और अपने साथियों को स्क्वीक करके बुलाने लगा। कुछ ही देर में चूहों का पूरा झुंड वहां आ गया। एक्सप्लोजिव्स रखने के बाद मैंने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए, ठीक है अब जाओ, ध्यान रखना किसी की नजर तुम पर ना पड़े, इन्हें हर लोड बियरिंग पिलर के पास रख देना। मैं फिर बोला, और ज्यादा ध्यान से रखने के बाद वापस आ जाना और खुद को चोट मत लगने देना। इंस्ट्रक्शंस मिलते ही चूहों का झुंड एक्सप्लोजिव्स उठाकर फैक्ट्री की तरफ दौड़ गया। सबको
कुछ होने के बाद मैंने मुड़कर देखा तो कोल अपने फोन में कुछ कर रहा था। थोड़ा कंफ्यूज होकर मैंने पूछा, क्या कर रहे हो कोल? कोल परेशान सी आवाज में बोला, हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूँ। तुम सही कह रहे थे, शायद सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कोल फोन पर टाइप करता रहा। उसे देखकर मैंने समझाया, एक्चुअली मैं पैदा ही एक स्पेशल एबिलिटी के साथ हुआ था, मैं छोटे एनिमल्स से बात कर सकता हूँ। तभी कोल ने पूछा, उसकी आवाज में कंफ्यूजन था, मुझे याद है तुम पहले कभी हमारी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ना नहीं चाहते थे, फिर अब गेल फैमिली को खत्म करने के लिए इतने ईगर क्यों हो? उसके सवाल पर मेरा एक्सप्रेशन हल्का सा उदास हो गया। हाथ में आधा खाया हुआ मील पकड़े हुए मुझे सरीना की चमकती हुई मुस्कान याद आ गई। फिर मेरे होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। लोग बदल जाते हैं, है ना? मूनलाइट बिल्कुल साफ और चमकदार थी। जंगल में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। तभी चूहों का झुंड वापस आ गया। मिशन कंप्लीट। वो सब मेरे पैरों के पास इकट्ठा होकर स्क्वीक करने लगे। मैंने बॉक्स्ड मील खोला और उनके साथ खाना शेयर करते हुए बोला, आराम से खाना, ज्यादा नहीं है, सब मिलकर बांट लेना। चूहे एक एक करके शुक्रिया कहते हुए ऊपर देखने लगे और फैक्ट्री की सिचुएशन की रिपोर्ट देने लगे। मुझे पता चला कि सारे एक्सप्लोजिव्स अब फैक्ट्री के लोड बियरिंग पिलर्स के पास लगा दिए गए हैं। अगर एक भी ब्लास्ट हुआ तो बाकी सब भी चेन रिएक्शन में उड़ जाएंगे। पिलर्स गिरते ही पूरी फैक्ट्री धड़ से गिर जाएगी। हम क्रॉस फैमिली वाले बंदे को वहीं छोड़ देंगे और निकल जाएंगे। कोल ने पूछा, तो फिर ब्लास्ट कैसे करेंगे? मैंने इशारा किया, वो विंडो दिख रही है, उसके थ्रू स्नाइपर राइफल से एक एक्सप्लोजिव को शूट करेंगे। कोल ने बिनोकुलर्स निकाले और मेरी दिखाई हुई विंडो की तरफ देखा। फिर बिनोकुलर्स नीचे करके उसका फेस उतर गया और वो तुरंत गाली दे बैठा। क्या समझ रखा है मुझे? इतनी दूर से विंडो के थ्रू सीधा एक्सप्लोजिव पर शॉट मारना, ये कौन कर सकता है? मैं शांति से बोला, अगर तुमसे नहीं होगा तो मैं कर लेता हूँ। इतना कहकर मैंने स्नाइपर राइफल उठाई। मैं जमीन से उछलकर सीधा एक पेड़ पर चढ़ गया। हाइट का एडवांटेज लेते हुए मैंने अपना एम सेट किया। फायर करने से पहले मैं थोड़ा खुश होते हुए बोला, एक और स्पेशल एबिलिटी बताना भूल गया था, स्नाइपर राइफल से मेरा शॉट कभी मिस नहीं होता। इतना कहकर मैंने ट्रिगर दबा दिया। एक ही गोली सीधा टारगेट पर लगी। अगले ही पल बहरा कर देने वाला ब्लास्ट पूरी फैक्ट्री में गूंज उठा। आग की लपटें आसमान तक उठ गईं और ब्लास्ट की हीट वेव इतनी तेज थी कि हमारे कपड़े हवा में जोर से फड़फड़ाने लगे। फैक्ट्री आग के बीच जोर की गरज के साथ गिर पड़ी। रीबार और कंक्रीट टूटकर हर तरफ उड़ने लगे। कोल की आंखें फट गईं। वो खुद को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये पहले ही चूहों से बात कर लेता है तो स्नाइपर से कभी बेस ना करना भी शायद नॉर्मल ही होगा, है ना? सच कहूं तो कोल भी खुद स्नाइपर राइफल का काफी अच्छा शूटर था, लेकिन वो भी इतनी दूर से विंडो के थ्रू सीधा एक्सप्लोजिव पर शॉट नहीं मार सकता था। अगर वो शॉट मिस हो जाता तो हम दोनों की आइडेंटिटी पक्की एक्सपोज हो जाती। फैक्ट्री को ब्लास्ट होते देख मैंने संतुष्टि भरी स्माइल दी, फिर पेड़ से नीचे जंप कर गया। मैंने राइफल को हाथ में उठाया। मेरी आंखों में फख्र साफ दिख रहा था। क्या लकी ब्रेक था। लगता है अंदर और भी काफी गन पाउडर रखा हुआ था। ब्लास्ट में और भी एक्स्ट्रा पावर आ गई। कोल अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। पूरी फैक्ट्री सच में उड़ गई? नहीं, एक मिनट, ये हुआ कैसे? मैं बोला, प्लान तो मस्त काम कर गया। इतना कहकर मैंने राइफल उसके हाथ में दे दी। फिर जमीन पर पड़े साइलिस की तरफ देखकर मैंने कोल को आवाज दी, क्या खड़े हो, जल्दी से उधर फेंक आओ जब तक वहां अफरा तफरे मची हुई है। लेकिन मन ही मन मैंने सोचा, अभी मेरा फेस दिखाना ठीक नहीं होगा। इस स्केपगोट वाले प्लान के लिए किसी न किसी को सामने आना ही पड़ेगा, तो कोल ही सही। कोल ने ब्लिंक किया, फिर सिर हिलाकर मान गया। सब कुछ अरेंज करने के बाद मैंने अपना फोन चेक किया। रात के 2 बज चुके थे। स्क्रीन सरीना के मैसेजेस से भरी हुई थी। मैं एक पेड़ के सहारे खड़ा हो गया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं एक एक मैसेज स्क्रॉल करके पढ़ने लगा। शुरू के मैसेजेस गुस्से और धमकियों से भरे थे, लेकिन धीरे धीरे वो सिर्फ फिक्र में बदल गए थे। मेरा गला एकदम भर आया, जैसे किसी ने दिल को जोर से पकड़ लिया हो। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। काफी देर तक फोन को देखता रहा। फिर आखिर कॉल बटन दबा दिया। काफी देर तक रिंग बजती रही। गेल फैमिली की बॉडीगार्ड सीधे खड़े हो गए और उनका लीडर आगे बढ़कर रिपोर्ट देने लगा, फैमिली हेड, फैक्ट्री पर अटैक हो गया है। गैरेज का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा। तुमने अभी क्या कहा? शहर के बाहर वाली फैक्ट्री उड़ा दी गई है। गैरेज तुरंत खड़ा हो गया। मार्कस, उसके पास ये इंटेलिजेंस कहां से आई और इतने लोग उसने कहां से ला दिए? लीड बॉडीगार्ड ने रिपोर्ट जारी रखी। जब तक हम वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारे काफी लोग मारे गए और हमें वहां ये आदमी मिला। 2 बॉडीगार्ड्स एक स्ट्रेचर अंदर लेकर आए। ये साइलस केड है। 10 साल पहले ये विलो फैमिली का टॉप असैसिन था, जो उस वक्त लीडिंग फैमिलीज में से एक थी। लगता है बाद में जूलियन ने इसे अपने साथ मिला लिया। गैरेथ ने अपनी मुट्ठियां कस ली। अब समझ आया मार्कस इतना पागल क्यों हो रहा है। क्रॉस और वेल फैमिली ने हाथ मिला लिया है। रेन फैमिली के यहाँ शिफ्ट होने से पहले ही हमें रेस से बाहर करना चाहते हैं। बहुत चालाक चाल चली है। क्या गेल फैमिली सच में तबाह होने वाली है? उसी वक्त 2 लोग अंदर आए। एक ग्रे सूट में था और दूसरा एक आर्म्ड असैसिन। ग्रे सूट वाला आदमी आराम से बोला, लगता है मैं गलत दिन आ गया। गेल फैमिली के बॉडीगार्ड्स ने तुरंत अपनी गन्स उसकी तरफ तान दी। तुम लोग कौन हो? गार्ड्स कहाँ हैं? ग्रे सूट वाला बिल्कुल शांत था। इतना टेंस होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैं पार्टनरशिप की बात करने आया हूँ। पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम एड्रियन वेन है, कैपिटल से। कैपिटल की पावर्स के बारे में तो तुम जानते ही होगे, और वहाँ वेन नाम का क्या मतलब होता है ये भी। गैरेथ ने तुरंत ऑर्डर दिया, सब लोग वेपन्स नीचे करो। एड्रियन चलते हुए सोफे की तरफ बढ़ा और बोला, हेड गेल वाकई समझदार आदमी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। इससे बात करना काफी आसान हो जाएगा। एड्रियन बिल्कुल घर के मालिक की तरह सोफे पर बैठ गया और बिना पूछे एक एप्पल उठाकर खाने लगा। गैरेथ के दिमाग में सवालों का ढेर था, लेकिन उसने अपनी टोन में तमीज बनाए रखी। मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है कि कैपिटल से इतनी दूर गेल फैमिली के पास आने
आने की वजह क्या है? एड्रियन ने बिल्कुल कैजुअल अंदाज में कहा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पार्टनरशिप की बात करने आया हूँ। गैरेथ का एक्सप्रेशन और सीरियस हो गया। कैसी पार्टनरशिप? एड्रियन हल्का सा हंसा। उसके कॉन्फिडेंस में जरा भी कमी नहीं थी। मुझे गेल फैमिली की करंट सिचुएशन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, इस क्राइसिस से निकलने में तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, लेकिन नेचुरली मेरी भी कुछ कंडीशंस होंगी। गैरेथ की नजर उस पर टिक गई। और वो कंडीशंस क्या है? एड्रियन धीरे से खड़ा हुआ, गैरेथ के कान के पास झुककर धीमी आवाज में बोला, जब गेल फैमिली जोंगडू सिटी की लीडिंग फैमिली बन जाए तब तुम फैमिली का टोकन मुझे दे दोगे। जैसे ही वो टोकन तुम्हारे हाथ से निकलेगा, गेल फैमिली हमेशा के लिए वेन फैमिली की वफादार बन जाएगी, मौत तक। गैरेथ ने मन ही मन सोचा। फैमिली टोकन देने का मतलब था अपनी पूरी फैमिली की तकदीर किसी और के हाथ में दे देना। जिंदगी और मौत का फैसला भी फिर वही करेगा। एड्रियन ने आईब्रो उठाई। उसकी स्माइल में हल्की सी प्रेशर वाली फीलिंग थी। क्या हुआ हेड गेल? जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके हिसाब से गेल फैमिली के पास जीतने का कोई चांस नहीं है। वेल फैमिली तुम्हें पक्का कुचल देगी। उस वक्त तुम्हारी शान का क्या फायदा? मैं सिर्फ तुम्हारी लॉयल्टी मांग रहा हूँ। जब वेन फैमिली रूलिंग फैमिली बनने की तरफ मूव करेगी तब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा तुम पूरी तरह फ्री रहोगे और मैं कभी भी तुम्हें कैनन फॉडर की तरह यूज नहीं करूंगा। गैरेथ की भौं और ज्यादा सिकुड़ गई। उसकी आवाज भारी थी। मैं ही क्यों? वेल फैमिली या क्रॉस फैमिली क्यों नहीं? अगर वेन फैमिली को अपने लिए लड़ने वाले लोग चाहिए तो वो दोनों हमसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। एड्रियन हल्की सी मुस्कुराया। बिल्कुल, वो दोनों तुमसे ज्यादा बेहतर हैं, लेकिन वही तो प्रॉब्लम है, उनके पास जूलियन और मार्कस हैं। सच कहूं, अगर ये दोनों उन पुरानी ग्रेट फैमिलीज के फाउंडिंग एरा में पैदा हुए होते तो आज लीडिंग फैमिलीज की पूरी लिस्ट ही अलग होती। एड्रियन ने एक एप्पल उठाया और धीरे से बोला, उनमें से एक फ्यूचर का एम्बिशियस वॉर लॉर्ड है। फिर उसने दूसरा एप्पल उठाया। उसकी नजर थोड़ी गहरी हो गई। और दूसरा एक स्ट्रेटेजिक जीनियस है जो 10 मूव्स पहले से प्लान बना लेता है। एड्रियन ने अपनी टेबल पर अपनी उंगलियां हल्की सी टैप की। उसकी आवाज में ठंडी कैलकुलेशन साफ महसूस हो रही थी। ऐसे दो लोगों के होते हुए मुझे कभी कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं उन्हें अपने कंट्रोल में ला सकता हूँ। इसलिए इस वक्त गेल फैमिली मेरे लिए सबसे आसान चॉइस है। और मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं कि तुम मेरे लिए कभी प्रॉब्लम बनोगे, क्योंकि गेल फैमिली के पास उतनी पावर ही नहीं है। और कोई रास्ता ना देखकर गैरेथ ने गहरी सांस छोड़ी। गेल फैमिली यंग मास्टर वेन के प्रति अपनी लॉयल्टी प्लेज करती है। गेल फैमिली के सारे बॉडीगार्ड्स एक साथ झुक गए और जोर से बोले, यंग मास्टर वेन के लिए मौत तक वफादारी। गैरेथ को मान जाते देख एड्रियन जोर से हंस पड़ा। हेड गेल, उठ जाइए, अब तो हम प्रैक्टिकली एक ही फैमिली हैं। उसने हाथ बढ़ाकर गैरेथ को उठाया। फिर दोनों वापस बैठ गए। गैरेथ ने भौं चढ़ाते हुए पूछा, मैं जानना चाहता हूँ वेल फैमिली को गिराने का प्लान क्या है? एड्रियन ने हाथ हिलाकर बेपरवाह अंदाज में कहा, मैं खुद इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता। कैपिटल में मेरे बहुत राइवल्स हैं और मैं वेन फैमिली के लोगों को भी इतनी दूर नहीं भेज सकता। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि फाइनल शोडाउन के वक्त अपनी प्राइवेट फोर्सेस भेजकर उन्हें सरप्राइज दे दूं। गैरेथ ने अपनी उंगलियां आपस में फंसा ली। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। एक बात शायद तुम्हें नहीं पता, क्रॉस और वेल फैमिली पहले ही अलायंस कर चुकी है। मुझे डर है। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो दोनों सच में हाथ मिला लेंगे। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें रोज दे देता हूँ। गैरेथ ने कंफ्यूज होकर पूछा, ये मिस रोज कौन है? एड्रियन ने सीधा जवाब दिया, मर्सनरी रैंकिंग्स में नंबर 15, ब्लड गन रोज। गैरेथ का दिल जोर से धड़क उठा। बेइंतहा महंगी, टॉप 30 की रूथलेस मर्सनरी, जिसके बॉडी काउंट का कोई हिसाब नहीं है। एड्रियन ने गैरेथ की तरफ देखते हुए यकीन भरी आवाज में कहा, रोज की एबिलिटीज और गेल फैमिली के रिसोर्सेज मिलकर तुम्हारे लिए काफी होने चाहिए। मुझे मत कहना कि इसके बाद भी तुम वेल और क्रॉस फैमिली को हैंडल नहीं कर पाओगे। वो धीरे से गैरेथ के कान के पास आया। उसकी आंखों में ठंडी सी सर्दी उतर आई। लेकिन एक बात मत भूलना, मुझे गेल फैमिली को लीडिंग फैमिली के रूप में देखना है। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो गेल फैमिली के जिंदा रहने की भी कोई वजह नहीं बचेगी। इतना कहकर एड्रियन खड़ा हुआ और रोज की तरफ देखा। रोज, चलते हैं। वो बिना पीछे देखे चल दिया। जाते जाते बस इतना कहा, जब भी जरूरत हो कांटेक्ट कर लेना, रोज हेल्प करने आ जाएगी। गैरेथ झुककर बोला, सेफ ट्रैवल्स यंग मास्टर वेन। एड्रियन के जाने के बाद गैरेथ मन ही मन सोचने लगा, क्या गेल फैमिली के लिए सही डिसीजन था या सबसे बड़ी गलती? अगली सुबह मैं मिरर के सामने खड़ा ब्रश कर रहा था। तभी सिस्टम की बात सुनकर मेरे मुंह से टूथपेस्ट का फोम लगभग बाहर ही निकल गया। गुस्से में मैंने कहा, सिस्टम एक बार फिर बोल, दोबारा बोल, क्वेस्ट फेल होने की पनिशमेंट क्या है? सिस्टम ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, होस्ट की अब तक मिली हुई सारी स्किल्स टेम्परेरीली डिसेबल हो जाएंगी। डिसेबल होने का ड्यूरेशन होस्ट के ओवरऑल क्वेस्ट कंप्लीशन रेट पर डिपेंड करेगा। मैंने टूथब्रश को जोर से पकड़ लिया और गुस्से में बोला, ये बात पहले नहीं बता सकते थे? सिस्टम ने सीधा जवाब दिया, तुमने कभी पूछा ही नहीं। मैंने मन ही मन सोचा, मैं इतने टाइम से हर क्वेस्ट को लेकर टेंशन में था। हर नई क्वेस्ट आती थी तो लगता था पनिशमेंट बहुत खतरनाक होगी, और निकला क्या? मैं बेकार में इतना डरा हुआ था। उसके बाद मैं वेल फैमिली एस्टेट पहुंच गया। गेट के पास आते ही बॉडीगार्ड्स को मेरी ही बातें करते सुना। अरे अरे, ये वही बंदा है ना जिसने कल रात मिस वेल को हक किया था? स्पाइकी हेयर वाला तुरंत बोला, कैसा हक? वो फोटो फेक है, पक्का फोटोशॉप्ड। बस्कट वाला धीरे से बोला, खुद को झूठ मत बोल, अगर फेक होती तो बॉस कल इतना गुस्सा होते क्या? बिल्कुल रियल है, मैं तो बेट लगा सकता हूँ। स्पाइकी हेयर वाला एक्साइटेड होकर बोला, अच्छा बताओ, तुम्हारे हिसाब से पहले किसने प्यार का इजहार किया? मैं तो अपनी सारी प्रॉपर्टी लगा दूं, मिस वेल ने ही पहले कन्फेस किया होगा। मेरे होठों में हल्की सी खिंचाव आ गई। मुझे सच में समझ नहीं आता इन वेल फैमिली के बॉडीगार्ड्स के दिमाग में चल क्या रहा होता है। उन्हें इग्नोर करके मैंने डोर खोला। लिविंग रूम में मार्कस और कोल कुछ
डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे। मुझे देखते ही कोल मन ही मन सोचने लगा, इस लड़के की वजह से ब्लेम लेना पड़ा और आज सेरीना से कितनी डांट सुननी पड़ी। बस मुंह पर डांट पड़ना ही बाकी रह गया था। मार्कस ने ऊपर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आ गए? मैंने हल्का सा सर हिला दिया। हाँ, मन ही मन मैंने सोचा, पता ही नहीं चला कब मैं यहाँ इतना कंफर्टेबल हो गया, जैसे ये मेरा ही घर हो। मार्कस बोला, सेरीना अभी ऊपर है, बुला दूं उसे? मैंने सर हिला दिया। नहीं, पहले काम की बात करते हैं। मार्कस ने आईब्रो उठाई। अच्छा बोलो। मैं सीरियस टोन में बोला, मैं चाहता हूँ 1 वीक के अंदर गेल फैमिली पूरी तरह खत्म हो जाए और ये वॉर भी इसी के साथ खत्म हो। कोल का सर झटके से ऊपर उठ गया। शौक उसके चेहरे पर साफ था। मैंने अभी क्या सुना? 1 वीक में गेल फैमिली को खत्म करना? ये बंदा भी क्या बोल गया? मैं सीधा बोला, कोई भी तरीका हो, क्या ये पॉसिबल है? मार्कस कुछ देर तक सोचता रहा। उसकी भौं हल्की सी सिकुड़ गई। 1 वीक बहुत कम टाइम है, काफी चीजें टाइम पर रेडी नहीं हो पाएंगी। मैं बिना हिचकिचाए बोला, जो भी मेरी तरफ से चाहिए बस बोल दो, मैं सब करूंगा। मुझे ये हर हाल में करना है। मार्कस ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, अगर ऐसा है तो शायद एक तरीका हो सकता है, मुझे थोड़ा सोचने दो। कोल अब भी हैरान था। तुम लोग सीरियसली डिस्कशन कर रहे हो 1 वीक में गेल फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की? इतना पागल प्लान, और तुम दोनों सच में इसे ट्राई करने वाले हो? मार्कस ने धीरे से कहा, हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम है। सबसे सीधा रास्ता हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन है, लेकिन अभी की सिचुएशन में अगर हम सीधा वॉर शुरू कर देते हैं तो सिर्फ जल्दी जीत मिलना मुश्किल ही नहीं होगा, बल्कि वेल फैमिली को भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उसमें हमारे बहुत सारे लोग मर भी सकते हैं। मेरी भौहें जोर से सिकुड़ गई। कोई और तरीका है? मार्कस ने जवाब दिया, है लेकिन मुश्किल है। हुआवू ओवरसाइट ब्यूरो को इन्वॉल्व करना। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हुआवू ओवरसाइट ब्यूरो, ये कैसा डिपार्टमेंट है? मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। कोल ने समझाया, हुआवू ओवरसाइट ब्यूरो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। इसका काम सोसाइटी में स्टेबिलिटी मेंटेन करना है और लीगल या क्रिमिनल फैमिलीज दोनों को कंट्रोल में रखना, ताकि उनकी पावर हद से ज्यादा न बढ़े। ये डिपार्टमेंट इसी पर्पस के लिए बनाया गया है। इनके पास बहुत अथॉरिटी होती है। ये ग्रेट फैमिलीज को मॉनिटर करते हैं और इंश्योर करते हैं कि उनकी वजह से नॉर्मल लोगों की लाइफ डेंजर में ना आए। मार्कस ने सर हिलाकर कहा, बिल्कुल, जोंगडू में भी ब्यूरो की एक ब्रांच है। अगर ब्यूरो इस मैटर में इन्वॉल्व हो गया तो गेल फैमिली के सारे काले काम बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हम ब्यूरो के साथ मिलकर सीधा गेल फैमिली पर एक्शन ले सकते हैं। मैंने मन ही मन सोचा, वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना यूजफुल डिपार्टमेंट भी होता है। मतलब 2 लोग फाइट करने वाले हों और मैं सीधा पुलिस को रिपोर्ट कर दूं। मेरा एक्सप्रेशन चमक उठा और मैंने जल्दी से कहा, तो फिर वेट किस बात का है? चलो सीधा ब्यूरो चलते हैं। मार्कस ने हल्की सी सांस छोड़ी और नजर नीचे कर ली। इतना आसान नहीं है। ब्यूरो बहुत हाई थ्रेशोल्ड पर ही एक्शन लेता है। हमारी जैसी नॉन लीडिंग फैमिलीज के डिस्प्यूट्स में वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता और फैमिली से जुड़े हुए किसी भी इंसान को ब्यूरो ज्वाइन करने की इजाजत नहीं होती। इस रूल पर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं तुरंत बोला, तो मतलब ये रास्ता तो डेड एंड हुआ? फिर मैंने जल्दी से पूछा, अगर हम गेल फैमिली के क्राइम्स के एविडेंस कलेक्ट करके रिपोर्ट करें तो? मार्कस सोफा पर पीछे टेक लगाकर बोल, कोई फायदा नहीं। एक तो एविडेंस कलेक्ट करने में बहुत टाइम और मेहनत लगेगी और ब्यूरो के इंटरनल प्रोसीजर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड और स्लो हैं। ऊपर से लोकल ब्रांच को एक्शन लेने के लिए रेडी करना और भी मुश्किल है। मैं नाराज होकर बोल, कमाल है, इतने सारे रिसोर्सेज होते हुए भी कुछ काम नहीं करते। कोल ने बात आगे बढ़ाई, पिछले कुछ सालों में ब्यूरो ने काफी आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए, साइकोलॉजिस्ट्स, मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स और भी बहुत लोग। लेकिन फैमिली बैकग्राउंड की चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है, लीगल हो या क्रिमिनल। फैमिली से कनेक्टेड किसी भी इंसान को नहीं लेते। मैं एक पल के लिए रुक गया। 1 मिनट, साइकोलॉजिस्ट भी हायर करते हैं? कोल ने जवाब दिया, हाँ, आजकल किस इंसान को कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं होती। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया चमका, अगर मैं खुद ब्यूरो ज्वाइन कर लूं तो? मार्कस धीरे से बोला, तुम्हारी आइडेंटिटी से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो के रिकॉर्ड्स में तुम्हारा बैकग्राउंड सस्पिशियस नहीं लगेगा, लेकिन असली सवाल ये है कि तुम अंदर जाओगे कैसे। जहां तक मुझे पता है, मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर की पोजीशंस बहुत कम होती हैं और अभी शायद कोई वैकेंसी भी नहीं होगी। बाकी हर पोजीशन के लिए प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन चाहिए। मैं बिल्कुल शांत होकर बोला, मैं साइकोलॉजिस्ट बनकर ज्वाइन कर सकता हूँ। कोल का चेहरा देखने लायक था। उसके दिमाग में जैसे तूफान आ गया। तुम अपनी बात सुन भी रहे हो? तुम जॉना, साइकोलॉजिस्ट? इस रूम में सबसे ज्यादा मेंटली अनस्टेबल बंदा तुम खुद हो। जो चूहों से बात करता है वो थेरेपिस्ट बनेगा। फिर ट्रीटमेंट कौन करेगा और किसका? मैंने मन ही मन हंसी उड़ा दी। इन लोगों को क्या पता, मेरे पास सिस्टम और साइकोलॉजिकल एनालिसिस स्किल तो इसी काम के लिए है। मैं अब सिर्फ जॉना नहीं हूँ, मैं हूँ जॉना द थेरेपिस्ट। मैंने अपनी चेस्ट पर हाथ मारा। कॉन्फिडेंस से भरा हुआ मैंने बोला, रिलैक्स, मैंने साइकोलॉजी ऑनलाइन पढ़ी है, हायरिंग असेसमेंट में पक्का पास कर लूंगा। कोल मन ही मन बुदबुदाया, लो फिर शुरू हो गया। ऑनलाइन सीखा है, इस बंदे को इंटरनेट से क्या क्या मिल जाता है। मार्कस ने शांत आवाज में कहा, साइकोलॉजिस्ट की पोजीशन अभी भी ओपन। पर अगर तुम ब्यूरो ज्वाइन भी कर लो तब भी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हायर ही होगे और सिर्फ तुम अकेला पूरे ब्यूरो को बदल दो, ये बहुत ही मुश्किल काम है। ऊपर से हम बाहर से भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। मैंने उसे तसल्ली दी, रिलैक्स, मेरे पास प्लान है। मन ही मन मैंने सोचा, बस कुछ कामचोर लोग हैं जिनकी वर्क प्लेस कल्चर खराब है, उन्हें ठीक करना ही तो है, इसमें इतनी मुश्किल क्या है। कोल ने मन ही मन सोचा, पिछली बार मैंने इसे इतना कॉन्फिडेंस के साथ हंसते हुए कल देखा था और उसके बाद गेल फैमिली की पूरी फैक्ट्री उड़ गई थी। ब्यूरो ठीक रहेगा ना? ठीक ही रहेगा ना? कोल ने फोन देखते हुए कहा, मैंने अभी चेक किया, ब्यूरो में साइकोलॉजिस्ट की पोजीशन अभी भी ओपन है, तुम कभी भी इंटरव्यू देने जा सकते। मेरा मूड एकदम अच्छा हो गया। परफेक्ट, वैसे भी मुझे जल्दी है, मैं अभी इंटरव्यू देने चला जाता हूँ। कोल कुछ बोलने ही वाला था लेकिन मैंने तुरंत पूछा, लेकिन क्या? कोल ने थकी हुई आवाज में कहा, मिनिमम रिक्वायरमेंट मास्टर्स डिग्री है और तुम तो अभी फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट हो, सही, और तुम्हारे पास काउंसलिंग सर्टिफिकेशंस भी हैं। मैंने मन ही मन शिकायत की, आजकल सोसाइटी इतनी कॉम्पेटिटिव हो गई है क्या? इस हिसाब से जब तक मेरी ग्रेजुएशन
खत्म होगी तब तक जॉब भी मिलेगी या नहीं? मार्कस धीरे से बोला, डिग्री और सर्टिफिकेशंस का अरेंजमेंट हम कर देंगे, लगभग 80% ऑथेंटिक होंगे, बस तुम्हारे पास एक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। ब्यूरो पेपर वर्क को इतनी गहराई से चेक नहीं करेगा। इतना कहकर उसने फोन निकाला और किसी को कॉल की। उसकी आवाज सीरियस थी। एक फेवर चाहिए, मास्टर्स डिग्री और साइकोलॉजिस्ट के जितने भी सर्टिफिकेशंस चाहिए सब। डॉक्यूमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि चेकिंग में टिक सके, जितनी इन्वेस्टिगेशन सर्वाइव कर सके उतना अच्छा। मार्कस कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, थैंक्स। कॉल खत्म करके उसने मेरी तरफ देखा। आज आफ्टरनून तक डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। मैंने मन ही मन सोचा, कमाल है। तभी सरीना लकी को बाहों में लिए सीढ़ियों से उछलती हुई नीचे आई। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। हे जोना, तुम आ गए। वो सोफा पर बैठ गई और क्यूरियोसिटी से पूछा, कल रात कितनी ड्रिंक की थी तुमने? इतनी लेट घर क्यों आए? फिर उसने कोल की तरफ देखकर हल्की सी नाराजगी से कहा, और तुम भी कोल, अगली बार ड्रिंक करनी हो तो जोना को साथ मत ले जाना। एक स्टूडेंट को शराब पिलाने ले जाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कोल को लगा जैसे उसकी रूह ही रो देगी। मन ही मन उसने सोचा, हाँ, मैं ही बुरा इन्फ्लुएंस हूँ, रात भर इसे ड्रिंक पिलाता रहा। तुम्हें क्या पता, तुम्हारा ये सीधा साधा मॉडल स्टूडेंट मुझे रात में फैक्ट्री उड़ाने ले गया था। मुझसे हंसी रोकना मुश्किल हो गया। मैं आराम से बोला, अरे ठीक है, कोल को मत डांटो, हमने बहुत कम ड्रिंक की थी और ये मुझे घर तक छोड़ने भी आया था, है ना कोल? कोल के चेहरे पर इतनी तकलीफ थी कि शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। फिर भी उसे हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। हाँ, हमने बहुत कम ड्रिंक की थी। सरीना ने धीरे से मुझसे पूछा, तुमने कुछ खाया? तभी बिल्कुल सही वक्त पर मार्कस बोल पड़ा, सरीना, जोना को फैमिली कैफेटेरिया ले जाओ, लंच भी करवा देना और इसे थोड़ा एस्टेट भी दिखा देना। हर बार यहाँ आकर लिविंग रूम में ही बैठ जाता है। वैसे भी तुम अभी फ्री हो, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे तो मैं तुम दोनों को बुला लूंगा। मेरे और सरीना के जाने के बाद मार्कस ने कोल की तरफ देखा। जोना के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कोल काफी देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सच कहूँ मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आता। वो हद से ज्यादा अलग, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर है, स्नाइपर भी कमाल का है, चूहों से बात कर लेता है और अब पता चल रहा है कि साइकोलॉजी का एक्सपर्ट भी है, और ये सब सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट होते हुए। क्या सच में एक ही इंसान के पास इतनी सारी स्किल्स हो सकती हैं? मार्कस की टोन बिल्कुल पक्की थी, उसका एक्सप्रेशन सीरियस था। हो सकती हैं, जब तक वो जोना है। वो जो भी करता है मुझे उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता, समझे? मुझे अपने जजमेंट पर भरोसा है और सरीना के जजमेंट पर भी। लंच के बाद मैं और सरीना वेल एस्टेट के ग्राउंड्स में आराम से साथ साथ चल रहे थे। माहौल बिल्कुल शांत था, ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ही धीमा पड़ गया हो। रास्ते भर वेल फैमिली के बॉडीगार्ड्स चुपके चुपके हमें देख रहे थे। सरीना ने मुड़कर उन्हें एक ठंडी सी नजर से देखा और सारे बॉडीगार्ड्स तुरंत इधर उधर भाग गए। फिर वो मेरी तरफ मुड़कर धीरे से बोली, जोना, तुम और मेरे भाई सुबह क्या बात कर रहे थे? मैं शांत आवाज में बोला, कुछ खास नहीं, बस नॉर्मल बात। उसने अपने होंठ खींच लिए, उसकी आवाज में दर्द था। मुझे ऐसे इग्नोर मत करो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुम और मेरे भाई हमेशा मुझे छोड़कर अलग बात करते हो और कोल भी हमेशा तुम दोनों के साथ होता है। जो भी है वो पक्का डेंजरस है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसकी आंखें भर आईं, आंसू बहने लगे और उसकी आवाज भरा गई। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत वरिड रहती हूँ। ये देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने हल्का सा सिर झुका लिया जैसे कुछ सोच रहा हूँ। अचानक सरीना सीधा मेरी बाहों में आ गई और मुझे जोर से पकड़ लिया। उसकी आवाज रुक रुक कर निकल रही थी, मैं और नहीं सह सकती। मुझे अंधेरे में मत रखो, मैं अकेली ही तुम दोनों की टेंशन में घुलती रहती हूँ। मैंने प्यार से उसके बाल सहलाए और उसे तसल्ली दी। ठीक है, तुम जो पूछोगी सब बताऊंगा और अगर मार्कस मना करेगा तो उसे भी समझा दूंगा। सरीना ने सरप्राइज से ऊपर देखा। सच? मैंने उसकी आंखों में देखकर सीरियस होकर सिर हिला दिया। सच, अगर तुम्हारे भाई को प्रॉब्लम हुई तो मैं देख लूंगा। उसके गाल हल्की सी लाल हो गए। वो धीरे से बोली, थैंक यू जोना, मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुमसे मिली। मैंने उसे प्यार भरी नजर से देखा। मुझे भी खुशी है कि उस दिन मैंने तुमसे ही कन्फेस किया था। अचानक कैमरे का फ्लैश चमका। मैंने इंस्टिंक्टिवली आसपास देखा और भौं चढ़ा दी। मेरी आवाज में थोड़ी चिढ़ थी। इस वक्त फोटो कौन खींच रहा है? जो बॉडीगार्ड्स चुपके से फोटोज ले रहे थे उन सब ने एक साथ आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। एक बॉडीगार्ड के हाथ से फोन गिर गया और उसका फ्लैशलाइट अभी भी ऑन था। वो जल्दी से फोन उठाते हुए बोला, अरे मेरा फ्लैशलाइट किसने ऑन कर दिया? ऐसा मत किया करो। इतना बोलकर सारे बॉडीगार्ड्स हवा हो गए। सरीना का फेस तुरंत लाल हो गया। अगले ही पल वो भागते हुए बॉडीगार्ड्स के पीछे चिल्लाई, एक भी फोटो डिलीट किए बिना मत रहना। नेकलेस पहने हुआ बॉडीगार्ड उस बॉडीगार्ड के पीछे भागा जिसे बेस्ट एंगल मिला था। भाई, मेरी साइड से अच्छा शॉट नहीं आया, एक फोटो मुझे भी भेज दे। बज कट वाले ने आईब्रो उठाई। 50 रुपए लगेंगे। सरीना ने मेरी तरफ देखा और धीरे से पूछा, जो तुमने एक वीक वेट करने की बात कही थी, क्या इसलिए क्योंकि तुम एक वीक के अंदर हमारी फैमिली के लिए गेल फैमिली को खत्म करना चाहते हो? मेरी प्यूपिल्स एकदम से कुड़ गई। जो भी हो, सरीना की बॉडी से बाहर आ जा। सरीना इतनी स्मार्ट नहीं हो सकती। अगले ही पल सरीना ने जोर से मेरे पैर पर पैर रख दिया। उसकी आवाज में खतरनाक शांति थी। दोबारा बोलना जरा। मेरे पैर में तेज दर्द उठा। ठंडा पसीना तुरंत माथे पर आ गया। मैंने बिना देर किए सिर झुका लिया। मेरी गलती। सरीना ने पैर हटा लिया और आईब्रो उठाकर आधी डांट आधा मजाक वाले अंदाज में बोली, तुम दिन ब दिन ज्यादा हिम्मत वाले होते जा रहे हो। सीधा मेरे मुंह पर मुझे बेवकूफ बोलने लगे हो। फिर उसने सीधा पूछा, टॉपिक मत बदलो, क्या मैं सही हूँ या नहीं? मैं चुप रहा और मेरी खामोशी ही जवाब थी। ये देखकर सरीना के चेहरे पर जीत वाली स्माइल आ गई। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं ब्लिंक करके उसकी तरफ देखने लगा। उसकी नजर बिल्कुल सीरियस थी। वो धीरे धीरे हर लफ्ज सोचकर बोलने लगी, जो भी तुम करने वाले हो मैं भी तुम्हारे साथ करूंगी और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हारी कन्फेशन एक्सेप्ट करूंगी। मुझे पता है मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती,
लेकिन कम से कम तुम्हारे साथ तो रह सकती हूँ। हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, बस वहीं खड़े एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। मैंने आगे बढ़कर सरीना का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसने हाथ नहीं छुड़ाया, आराम से मेरा हाथ पकड़े रहने दिया। उसी आफ्टरनून मैं और कोल ओवरसाइट ब्यूरो के एंट्रेंस के बाहर खड़े थे। मैंने अंदर देखते हुए धीरे से कहा, ये ओवरसाइट ब्यूरो कुछ वैसा नहीं लग रहा जैसा मैंने इमेजिन किया था। ये सच में लेजिट है? कोल ने मेरी तरफ देखकर सीधा जवाब दिया, ऑफ कोर्स लेजिट है। तुमने क्या सोचा था ब्यूरो कैसा दिखेगा? कोल ने मुझे डॉक्यूमेंट्स का एक बंडल दिया। ये तुम्हारी डिग्री सर्टिफिकेशन और ये काउंसलिंग लाइसेंस। मैं यहीं वेट करूंगा, तुम बस अंदर जाओ और नॉर्मल इंटरव्यू दो। याद रखना, बिल्कुल नॉर्मल रहना, और जो भी करना कोई सीन मत क्रिएट करना। ये ओवरसाइट ब्यूरो है, जंगल के बीच वाली कोई फैक्ट्री नहीं। मैं शांत टोन में बोला, रिलैक्स, मैं एक मॉडल सिटीजन हूँ, मैं भला क्या सीन क्रिएट करूंगा? मैं तो बस एक सिंपल इंटरव्यू के लिए आया हूँ। मन ही मन मैंने नाराज होकर सोचा, इसे मेरे खिलाफ इतना प्रेजुडिस क्यों है? क्या मैं सच में इतना अनरिलायबल लगता हूँ? मैंने कोल को हाथ हिलाकर कहा, मिलते हैं। इतना कहकर मैं मुड़ गया और ब्यूरो के एंट्रेंस की तरफ चल दिया। मैंने डोर खोला। अंदर काफी साफ सुथरी और खुली जगह थी और आम से ज्यादा ब्राइट भी। चश्मा पहना हुआ एक आदमी तुरंत मेरी तरफ आया। हेलो, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मैंने कहा, मैं साइकोलॉजिस्ट की पोजीशन के लिए अप्लाई करने आया हूँ। ये ओवरसाइट ब्यूरो ही है ना? बिल्कुल, यही ओवरसाइट ब्यूरो है। वो जल्दी से आगे बढ़ा और गर्मजोशी से हाथ बढ़ाया। हेलो, मेरा नाम ईथन है। फ्रंट डेस्क वाला किसी काम से बाहर गया है, इसलिए आज मैं उसकी जगह हूँ। फिर हंसते हुए बोला, हम तो तुम्हारा वेट बिल्कुल क्रिसमस मॉर्निंग की तरह कर रहे थे। मैं कंफ्यूज होकर पूछा, उसका क्या मतलब? ईथन ने सांस छोड़ी और समझाया, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। तुमसे पहले 3 साइकोलॉजिस्ट्स यहाँ आए और सब तंग आकर रिजाइन कर गए। 2 पूरे मंथ से यहाँ एक भी काउंसलिंग सेशन नहीं हुआ। मैं बहुत चढ़ाकर बोला, मतलब? ईथन ने और कुछ नहीं समझाया, बस मुझे अंदर घुमाने ले गया। एक नजर देखते ही मुझे सब समझ आ गया। सेंटर पार्ट हेयर स्टाइल वाला आदमी बोल रहा था, मैं बीमार हूँ, मैं काम नहीं कर सकता, मुझे थेरेपिस्ट से मिलना है। साइड पार्ट वाला आदमी थकी हुई आवाज में बोला, मेरी वर्क परफॉर्मेंस बहुत गिर गई है, अगर थेरेपिस्ट जल्दी नहीं आया तो मुझे लीव लेनी पड़ेगी। ओल्ड वोंग बड़े मजे से मुस्कुराते हुए बोला, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे घर जाना है, आज काम खत्म। व्हाइट कोट पहने हुए आदमी ने ये देखकर तुरंत कहा, ओल्ड वोंग फिर से जल्दी निकल रहा है। ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी डिप्रेस्ड हूँ। ईथन ने अपना सर पकड़ लिया, परेशान होकर बोला, लगता है तुमने सिचुएशन देख ली। 2 मंथ से यही चल रहा है। मुझे याद भी नहीं किसने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद से सब मेंटल हेल्थ का एक्सक्यूज देकर काम से बचने लगे। जितने भी आउटसाइड साइकोलॉजिस्ट आए सब भाग गए और अब इंटरव्यू देने के लिए सिर्फ तुम आए हो। मैं सीधी टोन में बोला, तो मतलब ये लोग रोज ये ड्रामा करते हैं और ऊपर से फुल सैलरी और बेनिफिट्स भी लेते रहते हैं। ईथन थोड़ा शर्मिंदा सा लग रहा था। हम सिचुएशन इंप्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच कहूं तो हम अपनी तरफ से बेस्ट दे चुके हैं। अगर तुम अभी भी बैकआउट करना चाहो तो अभी भी टाइम है। मैं बिना हिचकिचाए बोला, नहीं, मैं यहीं रहूंगा। ईथन ने सुकून की सांस ली, ठीक है तो मेरे साथ आओ, अगर तुम्हारा बैकग्राउंड क्लियर हुआ तो तुम आज से ही ऑफिशियली ज्वाइन कर सकते हो। मैंने ब्लिंक किया, थोड़ा सरप्राइज हो गया। ईथन ने सर हिला दिया, हाँ तुमने सही सुना। फिर उसने पूरे ऑफिस की तरफ देखकर जोर से आवाज लगाई, सब लोग 1 मिनट शांत हो जाओ, मैं तुम सबको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये है जोना, हमारे नई साइकोलॉजिस्ट। ये अभी थोड़ी देर में ऑफिशियली ज्वाइन करेंगे, सब लोग इनका वेलकम करो। सेंटर पार्ट वाला आदमी वहीं जम गया। क्या सच में साइकोलॉजिस्ट आ गया? 1 मिनट, इसका मतलब मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। छोटा सा इंट्रोडक्शन खत्म होते ही ईथन मेरी तरफ मुड़कर बोला, मेरे साथ आओ, तुम्हारी ऑनबोर्डिंग कंप्लीट कर देते हैं। मैंने सर हिला दिया, ठीक है। मन ही मन मैंने सोचा, बस देखते जाओ, अगर मैंने तुम सबको सीधा नहीं कर दिया तो मैं अपना सरनेम ही बदल दूंगा। ईथन कंप्यूटर पर मेरा पेपर वर्क प्रोसेस कर रहा था। मैंने पूछा, तुम्हारे बॉस इस पूरी सिचुएशन में कुछ करते नहीं? ईथन सीधी टोन में बोला, तुम डायरेक्टर रीव्स की बात कर रहे हो? सच कहूं तो इस पूरी प्रॉब्लम में उनकी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसे याद आने पर कहा, ओ हाँ, डायरेक्टर रीव्स का एक रूल है, हर नया एम्प्लॉय उनके ऑफिस में जाता है और उनके एक ही सवाल का जवाब देता है। टेंशन मत लो, इससे तुम्हारी हायरिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए, या बस देखना चाहते हैं कि नया एम्प्लॉय कैसा दिखता है? ईथन ने कंधे उचका दिए, कौन जाने, शायद उन्हें सच में उस सवाल का जवाब चाहिए होता है। ईथन ने ड्रॉअर से कॉन्ट्रैक्ट निकाला, ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, टैक्स के बाद 8000 पर मंथ सैलरी, स्टैंडर्ड बेनिफिट्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस सब इंक्लूडेड है। एक बार देख लो, सब ठीक है ना? मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, शुरू से एंड तक पढ़ा और सर हिला दिया, सब ठीक है। ईथन मुस्कुराया, बढ़िया, अब से हम को-वर्कर्स हैं। वो आगे बढ़ा और मुझसे हाथ मिलाया, चलो अब तुम्हारी डायरेक्टर से मुलाकात करवा देता हूँ। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, इतनी जल्दी? ईथन मुस्कुराया, टेंशन मत लो, बस एक छोटा सा सवाल पूछेंगे और कुछ नहीं। मैंने हाँ में सर हिला दिया और उसके साथ डायरेक्टर से मिलने चल दिया। डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर ईथन ने नॉक किया, उसकी आवाज में रिस्पेक्ट था। डायरेक्टर रीव्स, नया एम्प्लॉय आ गया है, मैं उसे ले आया हूँ। कुछ सेकंड्स तक रूम में खामोशी रही, मैं ध्यान से सुनने लगा। फिर अंदर से भारी सी आवाज आई, वो से अंदर भेजो। मैंने डोर खोला और अंदर चला गया। मैं डायरेक्टर रीव्स के सामने खड़ा हो गया, वो फाइल्स देख रहे थे। बिना ऊपर देखे धीरे से बोले, बैठो। परमिशन मिलते ही मैंने सामने वाली चेयर खींचकर शांति से बैठ गया। हेलो डायरेक्टर रीव्स, मैं आज से नया साइकोलॉजिस्ट ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरा नाम। डायरेक्टर रीव्स ने मेरी बात बीच में ही काट दी। उन्होंने धीरे से फाइल से नजर उठाई और सीधा मेरी तरफ देखते हुए बोले, जोना, कल रात तुम और वेल फैमिली का कोल जोंगडू के वेस्ट एज पर गेल फैमिली की वेपन्स फैक्ट्री उड़ाकर आए हो और उसका इल्जाम क्रॉस फैमिली पर डाल दिया। वो एक पल के लिए रुके, फिर शांत
आवाज में बोले, इतने इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड वाला बंदा अगर मेरे ब्यूरो में जॉब लेने आ रहा है तो तुम असल में चाहते क्या हो? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मार्कस और मैंने ब्यूरो को अंडर एस्टिमेट किया था। नहीं, ब्यूरो को नहीं, मेरे सामने बैठे डायरेक्टर रीव्स को। कोल, तुमने कभी नहीं बताया था कि ब्यूरो में इतना खतरनाक आदमी भी है। ठंडा पसीना मेरी पीठ पर बहने लगा, लेकिन मैंने बाहर से खुद को बिल्कुल काम रखा। मैं सीधा बोला, मैं चाहता हूँ ब्यूरो इस मैटर में इन्वॉल्व हो और वेल फैमिली की हेल्प करे। डायरेक्टर रीव्स ने आईब्रो उठाई, उनकी नजर मुझे परख रही थी। क्यों? मैंने बिना एक सेकंड सोचे जवाब दिया, क्योंकि अगर ब्यूरो हेल्प करेगा तो बहुत सारा टाइम बचेगा और दोनों तरफ होने वाले लॉसेस भी काफी कम हो जाएंगे। ये सुनते ही डायरेक्टर रीव्स थोड़ा आगे झुके। उन्होंने दोनों हाथ डेस्क पर जोड़ लिए और सीधा मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, और हम तुम्हारी हेल्प क्यों करें? मैं कुछ पल चुप रहा। जब बोला तो मेरी आवाज पहले से धीमी थी, क्योंकि ये ब्यूरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? डायरेक्टर रीव्स अचानक हंस पड़े। उनकी हंसी में अजीब सी ठंडक थी। ब्यूरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो धीरे से बोले, हाँ, ब्यूरो का काम फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल करना है, नॉर्मल लोगों को उनकी लड़ाई का शिकार होने से बचाना है और उन फैमिलीज को सजा देनी है जो किसी भी तरीके से अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करती है। ये सब पहले हुआ करता था, लेकिन जब तुम अंदर आए थे तुमने खुद देख लिया ना ब्यूरो की करंट हालत। तुम्हें लगता है इन लोगों को अब भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये लोग सिर्फ किसी एब्स्ट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर ग्रेट फैमिली से लड़ेंगे? मैं चुप रहा, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। डायरेक्टर रीव्स अपनी चेयर पर पीछे टिक गए। उनकी आवाज और ठंडी हो गई। घर चले जाओ किड, वेल फैमिली ने इतने सालों में काफी डिसिप्लिन दिखाया है। सिर्फ उसी रिस्पेक्ट की वजह से मैं तुम्हें यहाँ रोक नहीं रहा। मैं अपनी सीट से तुरंत नहीं उठा। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने कहा, डायरेक्टर रीव्स, अगर मेरे पास ब्यूरो की करंट सिचुएशन बदलने का तरीका हो तो? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी नजर मुझे परख रही थी। उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो सिर्फ सिम्टम का ट्रीटमेंट होगा, डिजीज का नहीं। आखिर में सब बेकार ही जाएगा। मैंने उनकी आंखों में देखकर शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, लेकिन कुछ करना कुछ ना करने से तो बेहतर है ना? डायरेक्टर रीव्स हल्की सी हंसी हंसे। ठीक है, बताओ क्या प्लान है? मैं धीरे से बोला, मेरे पास एक आइडिया है। डायरेक्टर रीव्स ने हाथ से इशारा किया कि मैं आगे बोलूं। हम ब्यूरो के अंदर की इंटरनल फ्रिक्शन का यूज कर सकते हैं, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देंगे। डायरेक्टर रीव्स का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला। अगर तुम सीरियस हो तो ट्राई करना बनता है। मेरी आवाज में एक्साइटमेंट आ गई और मैं बिना सोचे थोड़ा आगे झुक गया। तो मतलब आप मान गए? डायरेक्टर रीव्स ने धीरे से सिर हिला दिया। उनकी आवाज शांत थी लेकिन बिल्कुल फाइनल। नहीं, मैं नहीं मानता। मेरे चेहरे की स्माइल वही जम गई। मैं हैरान होकर बोला, क्यों? प्लान तो अच्छा है, हाँ थोड़ा रिस्की है, कुछ कॉस्ट भी होगी, लेकिन इससे ब्यूरो की करंट सिचुएशन काफी जल्दी बदल सकती है ना? डायरेक्टर रीव्स ने दोनों हाथ हल्का सा फैलाए। मान लो तुम सक्सेसफुल हो गए, फिर ब्यूरो की कल्चर वापस ट्रैक पर आ जाएगी। तुम और वेल फैमिली हमारी हेल्प से गेल फैमिली को खत्म कर दोगे। और उसके बाद मैं वहीं रुक गया। सच कहूं तो मैंने उसके बाद का कभी सोचा ही नहीं था। डायरेक्टर रीव्स ने सीधी आवाज में कहा, घर चले जाओ जोना, जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आता कि मुझे असल में क्या चाहिए तब तक तुम मुझे कभी कन्विंस नहीं कर पाओगे। मैंने एक आखिरी कोशिश की। डायरेक्टर रीव्स, ईथन ने बताया था कि हर नया एम्प्लॉय आपसे एक ही सवाल का जवाब देता है। डायरेक्टर रीव्स ने हल्का सा आईब्रो उठाया। बिल्कुल। मैंने गहरी सांस ली। मैं वो सवाल सुनना चाहता हूँ। डायरेक्टर रीव्स धीरे से बोले, सवाल बहुत सिंपल है। अगर एक दिन तुम्हारे पास पूरी दुनिया के हर कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की पावर आ जाए तो तुम क्या करोगे? मैंने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, अगर वैसे दिन सच में आया तो मैं वैसे ही जीना जारी रखूंगा जैसे अब जीता हूँ। खाना खाऊंगा, सोना, दिन में स्कूल जाऊंगा और रात को जिस इंसान से प्यार करता हूँ उसके साथ चांद के नीचे वॉक करूंगा। जिंदगी वैसे ही चलती रहेगी जैसे हमेशा चलती आई है। डायरेक्टर रीव्स की भौं सिकुड़ गई। वो कंफ्यूज्ड थे। क्यों? मैं धीरे से बोला, हो सकता है मेरे पास दुनिया के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रोकने की पावर हो, लेकिन मैं इंसानों की ग्रीड और सेल्फिशनेस को कभी खत्म नहीं कर सकता। डायरेक्टर रीव्स ने तुरंत कहा, लेकिन जितनी बड़ी पावर उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने सीधा उनकी तरफ देखा। मेरी आवाज शांत थी लेकिन उसमें एक तेज धार थी। ये लाइन अपने आप को रिस्पॉन्सिबल रखने के लिए यूज कीजिए, लेकिन मुझे गिल्टी फील करवाने के लिए मत यूज कीजिए। मुझे अपनी तरफ नहीं कर पाए तो डायरेक्टर रीव्स ने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस छोड़ी। तुम जा सकते हो। मैंने और कुछ नहीं कहा, बस उठकर उनके ऑफिस से बाहर निकल गया। मुझे बाहर आते देख ईथन तुरंत मेरे पास आ गया। वो परेशान था। इतनी देर क्यों लग गई? डायरेक्टर ने, मैं सीधी टोन में भला, मेरा मूड ठीक नहीं है, डिप्रेशन हो गया है, रिकवर करने जा रहा हूँ। ईथन ब्लिंक कर गया। वो बिल्कुल सरप्राइज हो गया। मैं मुड़कर सीधा ब्यूरो के मेन एंट्रेंस से बाहर निकल गया। ईथन मेरे पीछे पीछे आया, शायद मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं बिना रुके ब्यूरो से बाहर निकल गया। मुझे देखते ही कोल खुद को छेड़ने से रोक नहीं पाया। वाह, इतनी जल्दी वापस आ गए डॉक्टर जोना। मेरे एक्सप्रेशन को देखकर कोल की टोन तुरंत सीरियस हो गई। क्या हुआ? सब ठीक है? मैं धीरे से बोला, हम बुरी तरह फंस गए हैं। ब्यूरो के डायरेक्टर का नाम रीव्स है, तुम्हें ये पता था? कोल कंफ्यूज हो गया। हाँ, मुझे तो लगता था डायरेक्टर का नाम फॉस्टर है। मैंने तुरंत पूछा, कब की बात है? कोल ने सर खुजाया, शायद 2 साल पहले। वैसे ब्यूरो डायरेक्टर की पोस्ट इतनी आसानी से चेंज नहीं होता। चलो ये सब स्ट्रीट जाकर बात करते हैं। ब्यूरो वाला प्लान शायद अब खत्म हो गया। वेल फैमिली के लिविंग रूम में वापस आने के बाद मार्कस भी उतना ही कंफ्यूज था। डायरेक्टर रीव्स, जहां तक मुझे पता है ब्यूरो में इस नाम का कोई डायरेक्टर नहीं है। सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, उसे रिसेंटली ट्रांसफर किया गया हो। ब्यूरो की इंटेलिजेंस निकालना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अगर हमें पता ना चला हो तो अजीब बात नहीं। दूसरी, वो काफी टाइम से जोंगडू में ही पोस्टेड हो, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी हमेशा छुपा कर रखी हो। तुम्हारी बातों से उसका तरीका देखकर
मगर मुझे दूसरी पॉसिबिलिटी ज्यादा सही लगती है। ऐसे इंसान को समझना लगभग नामुमकिन होता है और उससे डील करना उससे भी मुश्किल। फिलहाल इस बात को यहीं छोड़ देते हैं, मुझे इस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं धीरे से एक चश्मा निकाला और पहन लिया। ड्यूक सही, तो बताओ प्रॉब्लम क्या है? ड्यूक बड़ी सी स्माइल के साथ बोला, डॉक मैं डिप्रेस्ड हूँ काफी टाइम से। मैं शांत आवाज में थोड़ा आगे झुककर बोला, समझ गया। तो क्या तुम ज्यादातर टाइम उदास रहते हो? ड्यूक ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, रोज ऑफिस आने का बिल्कुल मन नहीं करता। जैसे ही डेस्क पर बैठता हूँ लगता है मर ही जाऊं। मैंने अपनी उंगली आपस में जोड़ ली। तो तुम कह रहे हो कि अगर तुम्हें काम ना करना पड़े तो तुम डिप्रेस्ड भी नहीं रहोगे, मैं सही समझा? ड्यूक खुश होकर तुरंत सर हिला दिया, हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। मैं आराम से चेयर पर पीछे टिक कर बोला, अच्छा तो इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। थोड़ी देर में फ्रंट डेस्क पर इथन के पास जाओ और अपना रेजिग्नेशन प्रोसेस करवा लो। ड्यूक के चेहरे की स्माइल वहीं जम गई। मैं आगे बोला, बस इथन को बोल देना कि मैंने भेजा है, वो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। आज के बाद तुम्हें ऑफिस आना ही नहीं पड़ेगा और तुम्हारा डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगा। ड्यूक बिल्कुल सन्न रह गया। रेजिग्नेशन? डॉक्टर जोना, बात रेजिग्नेशन तक कैसे पहुंच गई? पॉलिसी के हिसाब से तुम मुझे सीधा फायर नहीं कर सकते, तुम्हें मुझे सेवरेंस देना पड़ेगा। मैं आराम से पीछे टिक कर बोला, ठीक है, हम सेवरेंस दे देंगे, जाकर इथन से बात करो, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मेरा काम सिर्फ तुम्हारा ट्रीटमेंट करना है। तुम्हारी बातों के हिसाब से तुम्हारा डिप्रेशन का रीजन काम है, तो काम ही मत करो, प्रॉब्लम सॉल्व। ड्यूक घबराकर दोनों हाथ हिलाने लगा। उसका फेस लाल हो गया। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था काम की वजह से डिप्रेशन होता है, इसलिए बस मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। मैं बिल्कुल शांत होकर उसकी बात में साथ देते हुए बोला, छुट्टी तो कुछ ही दिन की होती है। मेरी बात सुनो, तुम्हारी कंडीशन अभी सीरियस है, तुम्हें रेजिग्नेशन देना होगा और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ड्यूक और भी घबरा गया। नहीं, मुझे सच में बस कुछ दिन की लीव चाहिए। मैं अपनी कंडीशन सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने जोर से टेबल पर हाथ मारा और अचानक खड़ा हो गया। मेरी आवाज भारी थी। तुम ज्यादा जानते हो। यहाँ डॉक्टर कौन है, मैं या तुम? तुम्हारे पास साइकोलॉजी लाइसेंस है, मास्टर्स डिग्री है? मैंने बिना रुके बोला। नहीं ना, फिर भी मुझसे बहस कर रहे हो। बाहर जाओ और अपना रेजिग्नेशन प्रोसेस करवाओ। मैं वापस चेयर पर बैठ गया और ड्यूक की तरफ उंगली करके ऑफिशियल टोन में बोला, ये ब्यूरो के साइकोलॉजिस्ट के रूप में मेरा ऑफिशियल मेडिकल ऑर्डर है। अगर तुमने मना किया तो ये ट्रीटमेंट रिफ्यूज करना माना जाएगा, और जब ट्रीटमेंट रिफ्यूज करने की वजह से तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा तब तुम्हें सेवरेंस भी नहीं मिलेगा। ड्यूक का सब्र आखिर टूट गया। उसने दोनों हाथ डेस्क पर पटके आगे झुक गया और धीमी लेकिन धमकी भरी आवाज में बोला, लड़के, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस बात को दोबारा सोचता। तुम अभी जवान हो, इस ब्यूरो में तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। मैं जरा भी नहीं डरा, सीधी आवाज में बोला, लगता है तुम्हारी कंडीशन वाकई काफी सीरियस है पेशेंट। मैंने बिना झिझक उसकी कमर से गन निकाली और सीधा उसकी थाई में गोली मार दी। ड्यूक चीखते हुए जमीन पर गिर गया, अपनी टांग पकड़कर दर्द से तड़पने लगा। गन शॉट की आवाज सुनते ही बाहर के कोवर्कर्स अपनी गन्स निकालकर दौड़ते हुए अंदर आ गए। मैंने आराम से गन जमीन पर फेंक दी और वापस चेयर पर बैठ गया। सब लोग अंदर घुसते ही जोर से चिल्लाए, हैंड्स अप, हिलो मत। सबकी गन्स एक साथ मेरी तरफ तन गई। मैंने बिल्कुल ब्लैंक और कंफ्यूज्ड फेस बनाया। गोली किसने चलाई? मैं? ड्यूक ने गुस्से से मेरी तरफ उंगली की और चिल्लाया, इसने मेरी गन छीनकर मुझे गोली मारी। मैंने दुखी सा एक्सप्रेशन बनाया। लगता है अब चाहे कुछ भी बोलूं कोई बिलीव ही नहीं करेगा। क्या जबरदस्त चाल चली तुमने, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें रेजिग्नेशन देने को बोला तुमने खुद को गोली मार ली सिर्फ मुझे फंसाने के लिए। इथिन भी भागते हुए अंदर आ गया और सबसे पूछा, यहाँ हुआ क्या? मैंने शांति से समझाना शुरू किया। बात ऐसी है, मैंने ड्यूक की कंडीशन असेस की और डिसाइड किया कि उसके डिप्रेशन का बेस्ट ट्रीटमेंट रेजिग्नेशन है। इसलिए मैंने उससे कहा कि वो तुम्हारे पास जाकर रेजिग्नेशन प्रोसेस करवा ले। मैं अभी बात ही कर रहा था कि इथिन झुककर ड्यूक का वूंड चेक करने लगा। फिर अचानक वो मेरी तरफ मुड़कर बोला। फिर मैंने बात जारी रखी। उसने कहा कि अगर मैंने वाकई ऐसा किया तो वो मेरी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। मुझे लगा वो मुझे मारने वाला है, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो खुद अपनी थाई में गोली मारकर मुझे फंसा देगा। वूंड देखने के बाद इथिन खड़ा हुआ और ड्यूक से पूछा, जब गोली चली तब जोना तुमसे कितनी दूर था? ड्यूक दर्द से हांफते हुए बोला, 1 मीटर से भी कम शायद। इथिन का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला। 1 मीटर से कम मतलब थ्योरी के हिसाब से जोना के गन चलाने और गोली लगने के बीच नोटिसेबल डिस्टेंस होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा वूंड तो बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे गन की बैरल सीधा टांग से लगाकर फायर की गई हो। जो कोवर्कर्स पहले दौड़कर आए थे वो भी पास आकर वूंड देखने लगे। ग्रांट बोला, इथिन बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा वूंड तभी बनता है जब मसल ऑलमोस्ट स्किन से चिपका हुआ हो और जिस जगह गोली मारी गई है वो भी बहुत प्रिसाइज है। कर्ली हेयर वाला आदमी भी वूंड की तरफ इशारा करके बोला, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जिसने भी गोली चलाई है उसकी मार्क्समैनशिप बहुत हाई लेवल की है। अगर पहले से कैलकुलेट ना किया होता तो इतनी परफेक्ट शॉट लग ही नहीं सकती थी। इथिन ने ठंडी नजर से ड्यूक की तरफ देखा। ड्यूक दर्द से हाफ रहा था, फिर भी अपनी बात पर अड़ गया। सच में इसी ने गोली चलाई है, मैं इसे फ्रेम नहीं कर रहा। अचानक जैसे उसे कुछ याद आ गया, वो मुश्किल से उठकर बैठने लगा और जल्दी से बोला, हाँ, गन पर फिंगरप्रिंट्स चेक कर लो। दूसरी तरफ मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं था। मैं बस हल्की सी स्माइल के साथ ड्यूक को देख रहा था। मेरी नजर देखकर ड्यूक के दिल में ठंडक सी दौड़ गई। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। जोना ने गन फेंकने से पहले एक पल के लिए रुककर कुछ किया था। क्या उसने पहले ही अपने फिंगरप्रिंट साफ कर दिए थे? और ऊपर से इस ऑफिस में एक भी सिक्योरिटी कैमरा नहीं था, कोई भी उसके खिलाफ गवाही नहीं दे सकता था। इथिन ने जमीन से गन उठाई, ड्यूक के सामने झुककर धीरे से बोला, तुम्हें पता है ना, अगर इस गन पर जोना के फिंगरप्रिंट्स ना मिले और सिर्फ तुम्हारे ही फिंगरप्रिंट्स मिले तो उसका मतलब क्या होगा? ड्यूक का कॉन्फिडेंस हिल गया। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। एक सीधा साधा साइकोलॉजिस्ट
टेक्नोलॉजिस्ट मेरे जैसे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर से सर्विस वेपन छीन लेगा, फिर इतनी परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ थाई के सबसे सेफ पॉइंट पर गोली मारेगा और ऊपर से एक भी फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ेगा? ऐसी कहानी पर कौन बिलीव करेगा? ड्यूक चुप रहा तो ईथन ने ठंडी नजर से दोबारा पूछा, ड्यूक एक बार और पूछ रहा, गोली किसने चलाई? काफी देर तक सोचने के बाद ड्यूक ने धीरे से सर झुका दिया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैंने खुद ही गोली चलाई थी। ईथन ने गहरी सांस छोड़ी। बाकी सब लोगों के बीच धीमी आवाज में बातें होने लगी। कितनी शर्म की बात है, सच में बहुत शर्म की बात है। ईथन खड़ा हुआ और ऑर्डर दिया, कोई इसे हॉस्पिटल ले जाओ, और देर हुई तो इसकी टांग परमानेंटली खराब हो जाएगी। दूसरे कोवर्कर्स ड्यूक को उठाकर ले जाने लगे। मैं काफी देर से चुप था, फिर आराम से बोला, एक सेकंड ड्यूक, अब हम कोवर्कर्स हैं, इसलिए जो तुमने किया उसका मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। ड्यूक दर्द सहते हुए मुश्किल से खड़ा हुआ और झुककर बोला, आई एम सॉरी डॉक्टर जोना, इस बार मेरी ही गलती थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया, मेरी टोन बिल्कुल लाइट थी। कोई बात नहीं, मुझे लगता है बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फिलहाल हॉस्पिटल जाओ, बाद में फुर्सत से बात करेंगे। बाकी लोग ड्यूक को लेकर बाहर निकल गए। ड्यूक के जाने के बाद मैंने बाकी सब कोवर्कर्स की तरफ देखा। ठीक है, सेशंस कंटिन्यू करते हैं और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। फिर मैंने फ्रेंडली टोन में याद दिलाया, लेकिन इस बार अंदर आने से पहले नॉक जरूर करना। ग्रैंड धीरे से बाकी लोगों से बोला, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये ऐसे काम कंटिन्यू कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कर्ली हेयर वाला सबसे पहले बोला, डॉक्टर जोना, मैं मान गया, मैं एक्चुअली बिल्कुल भी सिक नहीं हूँ। आज के बाद दिल लगाकर काम करूंगा, कसम। लॉन्ग हेयर वाली औरत भी बोली, डॉक्टर जोना, मेरे घर में बूढ़े पेरेंट्स हैं और छोटे बच्चे भी हैं। मैं अपना लेट आऊंगी और न जल्दी जाऊंगी। ब्यूरो के लिए अपना पूरा एफर्ट दूंगी। मेरा गोल पूरा हो चुका था, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। ठीक है, सब लोग वापस काम पर जाओ। सबके जाने के बाद मैंने मन ही मन सोचा, अब तक मुझे पूरी सिचुएशन समझ आ चुकी थी। अब वक्त आ गया था इस कामखोर गैंग को असली सबक सिखाने का। ड्यूक तो बस स्टार्टर था, आज पूरा ब्यूरो मेरे कंट्रोल में होगा। यार इतना ड्रामा हो गया कि लंच भी नहीं कर पाया। ग्रैंड बुदबुदाया और कुछ खाने के लिए डोर की तरफ चल दिया, लेकिन जैसे ही उसने डोर खोला वो लॉक था। उसने हॉलवे की तरफ आवाज लगाई, डोर किसने लॉक किया? आवाज सुनते ही सब लोग दौड़कर आ गए। सबने मिलकर जोर जोर से डोर हिलाया, लेकिन वो हिला तक नहीं। उसी वक्त ब्यूरो की एक विंडो का ग्लास टूट गया और एक गोली अंदर आ लगी। सब लोग घबराकर इधर उधर भाग गए। इंटरकॉम से कोल की आवाज आई, हेलो हेलो हेलो, सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओवन ने भारी आवाज में पूछा, तुम चाहते क्या हो? स्पीकर से कोल की हल्की सी हंसी सुनाई दी। मैं क्या चाहता हूँ? लगता है सुबह जो थ्रेटनिंग लेटर तुम सबको मिला था वो सबने पढ़ लिया होगा। सबको लगा था वो लेटर इसी मिस्ट्री आदमी ने भेजा था। कोल की आवाज फिर गूंजी, टेंशन मत लो, जब तक तुम मेरी बात मानोगे मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, गारंटी। ओवन गुस्से से बोला, तो आखिर चाहते क्या हो? कोल ने सीधा जवाब दिया, मैं चाहता हूं तुम सब ब्यूरो की जॉब से रेजिग्नेशन दे दो, ताकि जोंगडू ब्रांच हमेशा के लिए बंद हो जाए। ओवन ने पूरे यकीन के साथ कहा, बकवास, ब्यूरो को बंद करना कभी पॉसिबल नहीं। तुरंत सब लोग एक साथ चिल्लाए, कभी नहीं, हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। कोल की आवाज अचानक ठंडी हो गई, लगता है तुम लोगों ने मेरी बात गलत समझ ली। तुम्हें रेजिग्नेशन देने को कहना कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, सिर्फ नोटिफिकेशन थी, और आज तो बस शुरुआत है। तुम सबकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं कभी भी किसी के खिलाफ मूव कर सकता हूँ, और अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं तो अपनी फैमिली का क्या? ग्रैंट का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा, मेरी बेबी अभी अभी पैदा हुई है, प्लीज मेरी वाइफ और बच्चे को कुछ मत करना। कोल खुश होकर बोला, गुड ग्रैंट, नाम ग्रैंट ही है ना, जब तक तुम मेरी बात मानोगे तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होगा। और कोई? एक के बाद एक आवाज आने लगी, मैं रेजिग्नेशन देता हूँ, मैं भी रिजाइन करता हूँ। मैंने समझा टाइमिंग बिल्कुल सही है। ईयरपीस में धीरे से कोल से बोला, अब ब्लास्ट कर दो। अगले ही पल जोर का एक्सप्लोजन हुआ, पूरी बिल्डिंग हिल उठी। ग्रैंट गुस्से से चिल्लाया, डैम इट, इसकी हिम्मत कैसे हुई? लॉन्ग हेयर वाली विंडो के पास खड़ी बाहर उठते हुए घने धुएं को देखकर सीरियस टोन में बोली, स्टोरेज रूम, ब्लास्ट स्टोरेज रूम में हुआ है। ओवन ने तुरंत हाथ हिलाकर ऑर्डर दिया, फायर क्रू को तुरंत बुलाओ।